बाकी सब लोग क्या रिकॉर्डेड देखते हो क्या ऑप्शनल? 3 और 3.5 मिलके फिरौती की रकम है, नहीं तक है। हाँ, ऐसे कैसे ऑप्शनल चलेगा रे? थोड़ा लोगों को बुलाओ लाइव क्लास में सर, बुलाओ बुलाओ लोगों को और बोलो कोई ऑप्शनल की क्लास में आया करो। हाँ ऐसे कैसे चलेगा फिर? हाँ नहीं, अब तो संडे ये भी हमने कंसिस्टेंटली सब दिन किया है ना। आई गेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल डेज इन दिस वीक। पिछले एक वीक से हम लोग नॉन स्टॉप कर रहे हैं, मतलब 27 तारीख को हमारा ब्रेक है सर, शायद 27 को ब्रेक रखा है मैंने, मतलब सटासटी बुला दी इस बार तो, है ना। हाँ ठीक है, बट यार ऐसे ही होता है ऑप्शनल, फिर आप उसमें फिर राह नहीं देखने की आपको। खैर गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। हाँ चलिए सर, है ना, हमने कल जर्मन यूनिफिकेशन देख लिया था, थोड़ा स्लाइड्स में खोल देते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। कल हमारे स्टूडेंट ने कंप्लेन भी किया था, बोले सर आप स्लाइड से नहीं पढ़ा तो हमारा पूरा डिस्टर्ब हो गया सर, है ना। तो उनका डिस्टर्बेंस भी थोड़ा दूर कर देते हैं अपन सर, है ना। इट इज माय ड्यूटी टू सॉल्व द डिस्टर्बेंस एज वेल। देखिए बुलेट पॉइंट्स तो स्लाइड्स में ही हमेशा रहेंगे। अच्छा, आप में से किन किन लोगों ने चार्टिस्ट मूवमेंट को पूरा लिखा है? आई एक पहले क्लास शुरू करने से पहले चार्टिस्ट मूवमेंट किसने पूरा लिखा है? हाउ हु हैज कंप्लीटेड ईच एंड एवरी स्क्रिबल नोट्स? स्क्रिबलिंग किया हुआ किसने है? पूरा स्क्रिबल किया हुआ है? हाँ बोर्ड के ऊपर मैं पढ़ा रहा था सर, है ना। मतलब बॉल बाय बॉल कमेंट्री किसने की अच्छी वाली? ओके। तो एक काम करो, उसका पीडीएफ फोटो खींच के नोट्स में से आपने हैंड रिटन जो भी लिखा मेरे को भेज दो, है ना, मैं उसकी स्लाइड्स बना रहा हूँ। तो मैंने कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी, अब मैं कल बनाने बैठा था तो मैं भूल गया, फिर मैं लेक्चर देख रहा था खुद का ही, ठीक है। मैंने कहा यार ये कुछ कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स की इंप्लीकेशंस किताब में तो दिए नहीं है सर, ठीक है, मैं तो लिंक अप करके पढ़ा था, वो तो ऑन द स्पॉट आते हैं, वो तो कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। तो कल धोखा हो गया सर, ठीक है। वो 40 मिनट क्योंकि 40 मिनट में दिल्ली में किया था ना, तो मेरे पास हाथ से लिखा हुआ बहुत एड़ा टेढ़ा स्क्रिबल है सर। और लेक्चर का फ्लो वाला जो है उस दिन तो क्लास में ही आया सर, वो तो हर बार ऐसे ही होता है सर, ठीक है। मैं कभी कभी ऑफलाइन में भी ऐसा करता था, चिंता मत करिए। ओके नहीं नहीं, मेरे को पर्सनली डीएम करिए, यूडीएम ही पर्सनली, वहाँ ग्रुप के अंदर मेरा वो है सर, ठीक है। अभी मृत्युंजय, ओके। 2-3 लोग कर दीजिएगा, मृत्युंजय करिएगा और फिर मनिया और फिर दूसरे कौन है अपने शुभम। हाँ 1-2 लोग कर दीजिएगा, तो क्या मैं कंपेयर कर दूंगा और थोड़ा बहुत उसमें से प्लस माइनस कर दूंगा सर, हाँ। तो आज वो 40 मिनट की स्लाइड बता दूंगा मैं बैठे नहीं, कल मैं बनाने बैठ गया था बट फिर धोखा हो गया मेरे साथ, मैंने कहा यार मौज नहीं आ रही भाई सर, तो फिर कुछ करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, है ना, कर देंगे बाद में। सो वेरी कल के क्लास में हमने जर्मन यूनिफिकेशन को ऑलमोस्ट देख लिया था, एंड इनफैक्ट हमने आपको ये समझाया था कि जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ और किस तरह से जर्मनी का मुद्दा जो है वो खत्म किया जाता है सर, ठीक है। ओके। सो आप बात क्या कर रहे हैं? मैं किस बात कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं, मैं चार्टर मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, चार्टिस्ट मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो कोई सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, चिंता मत करिए। नोट्स जिसने स्क्रिबल की हो ना उनकी बात कर रहा था मैं, ओके। तो चलिए सर, तो अपन जर्मन यूनिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं स्लाइड्स के अंदर से। एक्चुअली ज्यादातर हमने डिस्कस कर लिया है, आज मुझे जर्मन यूनिफिकेशन के बाद की थोड़ी बात करनी है सर, ठीक है। आई वांट टू डिस्कस व्हाट हैपेंड आफ्टर द जर्मन यूनिफिकेशन, और कैसे जर्मन यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर के रूप में निकल के आया सर, ठीक है। सो एक्चुअली वो हमने डिस्कस किया हुआ, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दैट पॉइंट एज वेल, बट छोटी मोटी बातें उसके अंदर से थोड़ी चर्चा में ले लेंगे सर, ठीक है। तो कल हमने जर्मनी के बारे में डिस्कस किया था, जर्मनी की जो स्टोरी थी उसमें बिस्मार्क का क्या रोल है वो हमने देख लिया है सर, ठीक है। आज बिस्मार्क के ऊपर थोड़ा आगे देखेंगे, और बिस्मार्क जर्मनी को आगे कैसे लेके जाता है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर बिस्मार्क का क्या रोल प्ले है जर्मनी के अंदर, और नेशन बिल्डिंग का काम क्या करेगा सर, रोल ऑफ बिस्मार्क की नेशन बिल्डिंग, ओके। तो कैन एन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? ये प्रश्न ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, और बेसिकली जानबूझ के पूछा था क्योंकि यूपीएससी चाहती है कि आपसे फिर खेली जाए सर, ठीक है, है ना। तो जर्मनी इस तरह से हुआ करता था, नेपोलियन आके यूनिफाई करता है, हमने आगे की कहानी बताई है। जर्मन नेशनलिज्म के अंदर नेपोलियन का खुद का रोल बहुत है सर, ठीक है। नेपोलियन ने साम्राज्य बनाया और बेसिकली डायट जो वियना कांग्रेस के ऊपर जो ऑस्ट्रिया बेसिकली 300 स्टेट्स से 39 स्टेट्स के बीच में डायट बनवा दी जाती है, राइट कॉन्फेडरेशन कहते हैं उसको। उसके ऊपर फिर ऑस्ट्रिया आया, ऑस्ट्रिया ने अपना एस्टैब्लिशमेंट किया, ओवर पीरियड ऑफ टाइम लीडर्स निकल के आए, ऑर्गेनाइजेशंस बने, और जर्मन यूनिफिकेशन 1870 में होता है सर, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ज़ोल्वरिन का भी अपना रोल है, ये सब फैक्टर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, वी हैव कवर्ड अप दिस फैक्टर्स इन वेरी वेरी, मतलब वियना कांग्रेस के ऊपर 2 घंटा बात की है, नेपोलियन के ऊपर 5 घंटा बात किया है सर, ठीक है। तो अब इसमें से बहुत सारे लेक्चर्स में इंटरकनेक्टिविटी मिल गई है आपको सर, ठीक है। तो आपको मसाला मिल जाना चाहिए, लेक्चर्स को लिखोगे, स्लाइड्स को पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड सर, ठीक है। हम सीधा बिस्मार्क के ऊपर चले जाते हैं, बिस्मार्क ने क्या किया था सर, है ना। तो पिछले क्लास के अंदर बताया कि बिस्मार्क एक एम्बेसडर के रूप में था, और बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को स्थापना की। उसने कहा कि भाई देखो ये जर्मनी का यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन वैसा कुछ नहीं होगा सर, ठीक है। अगर जर्मनी को यूनिफाई करना है तो एक ही रास्ते से हो सकता है, वो कौन सा रास्ता है सर, ठीक है। दैट इज वाई द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो उसने वो स्पीच दी थी उसके संसद के अंदर, और जितने भी उठाली के बैंगन एमपीज हुआ करते सबको उठा के जेल में डाल दिया सर, ठीक है। कहा कि भाई नो मोर डेमोक्रेसी डिबेट्स डिस्कशन, पार्लियामेंट पार्लियामेंट कुछ होता नहीं है सर, ठीक है। यहाँ एक ही झटके से आपको इकट्ठा करना है, वो है आपका बेसिकली ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, और प्रशिया की अध्यक्षता के अंदर, ठीक है ना। तो यूज ऑफ फोर्स का उपयोग करना है, स्पीच बीच का कोई काम नहीं है। डिप्लोमेसी अभी टाइमिंग जरूरी है, डिप्लोमेसी आफ्टर यूनिफिकेशन करेंगे सर, ठीक है। तो प्रशिया को आर्मी वाला कंट्री बना दिया गया और कहा गया कि ऐसी बड़ी सेना बनाएंगे तो गोला गोला मार के सबको धुआं धुआं कर देंगे सर, ठीक है। ऑस्ट्रिया को हटाना था, फ्रांस को आइसोलेट करना था, 2 इसके टारगेट हुआ करते थे, और इसी के कारण डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस तीनों के साथ इसने संघर्ष किया अलग अलग फेजेस के अंदर से, ठीक है। ये कैसे करने की कोशिश करता है? वाया द यूज ऑफ डिप्लोमेसी, ओके। डिप्लोमेसी के तहत बिस्मार्क ने यहाँ पे जब स्लेस्विग होल्स्टीन लेने की कोशिश की तो उस टाइम के अंदर हमको ये पता चला है कि माहौल बनाया जाता है जर्मन पॉपुलेशन का सर, ठीक है। बिस्मार्क उस समय के दौरान ऑस्ट्रिया के राजा को कन्विंस करता है कि हम दोनों साथ में मिलकर डेनमार्क के ऊपर अटैक करते हैं, आपको एक रीजन दे दूंगा। स्लेस्विग प्रशिया ने रखा, होल्स्टीन ऑस्ट्रिया ने रखा, बात आगे चलती है, और उसके बाद हमको ये पता चलता है कि बिस्मार्क ने यहाँ से बहुत बड़ी डिप्लोमेसी खेली सर, ठीक है। भविष्य के अंदर आइसोलेट कर दिया जाता है ऑस्ट्रिया को, और कैसे आइसोलेट किया गया है तो मैंने आपको बताया था कि रशिया को पोलैंड का प्रवक्ता बना दिया गया है, उसको बेसिकली कंट्रोल दे दिया जाता है कि भाई तुमको जो करना है करो, पोलिश लोगों के साथ हमको कोई लेना देना नहीं है सर, ठीक है। प्रशियन और फ्रेंच एग्रीमेंट होता है जहां पे कुछ टेरिटरीज उसको दी जाती है, न्यूट्रलिटी की बात की जाती है कि भविष्य के हम लोग न्यूट्रल रखेंगे। ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर के दौरान सर बात आगे चलती है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंस्टिगेट किया गया होल्स्टीन के लोगों को, और बिस्मार्क बेसिकली जब इंस्टिगेट करता है तो ऑस्ट्रिया बौखला जाता है, और बेसिकली ऑस्ट्रिया को प्रोवोक किया गया। ऑस्ट्रिया सोलोवा की लड़ाई या कॉनिग्रेस की लड़ाई में हार जाता है, और इसी के कारण 21 स्टेट का जर्मन कॉन्फेडरेशन बनेगा। ये सबके सब नॉर्थ के स्टेट से अभी भी साउथ के स्टेट्स बाकी थे, क्योंकि साउथ के स्टेट्स फ्रांस के साथ सटे हुए थे, और उनकी पॉलिटिकल और
कल्चरल कंडीशन थोड़ी अलग हुआ करती थी सर, ठीक है। पराग की ट्रीटी होती है, पराग की ट्रीटी के बाद ऑस्ट्रिया को कह दिया जाता है कि आप जर्मनी से थोड़े हट जाएंगे, स्लेस्विग होल्स्टीन प्रोशिया को मिलेगा और वेनिस जो है इटली का पार्ट बन जाएगा। इसके सिवा कंपनसेशन दिया गया था, वो 30 लाख रुपए के आसपास उनको बोला गया था कि आपको देना पड़ेगा सर, ठीक है। इसके कारण ऑस्ट्रिया को ह्यूमिलेट नहीं किया गया और बिस्मार्क पूरा सेटल कर देगा सर, ठीक है। साउथ जर्मनी के ज्यादातर स्टेट्स दे वर नॉट पार्ट ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन। बिस्मार्क चाहता था कि उनको डायरेक्टली यूनिफाई किया जाए। अब कैसे करेगा, तो फ्रांस को बेसिकली वहां पे मोटिवेट किया गया लड़ाई के लिए सर, ठीक है। इनफैक्ट सोडवा की लड़ाई के बाद फ्रांस के अंदर एक फीलिंग चल रही थी कि यहाँ ऑस्ट्रिया नहीं आ रहा, यहाँ हम हार गए हैं क्योंकि हमारा काटा गया है बिस्मार्क के द्वारा। बिस्मार्क ने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हमारी न्यूट्रलिटी अज्यूम किया और उसके बाद हमको परेशान कर दिया सर, ठीक है। फ्रांस का आम आदमी फ्रांस के राजा को कहता है कि तुम करो वरना मार पड़ेगी हमको भी सर, है ना। और उसके बाद फ्रांस का जो राजा था वो बिस्मार्क को लेटर लिखता है, कहता है राइन नदी के आजू बाजू की जो टेरिटरी उसको न्यूट्रल रखना चाहिए। बिस्मार्क कहता है कि राइन नदी की आजू बाजू की टेरिटरी हमारी है, उसको न्यूट्रल नहीं रख सकते सर, ठीक है। और इसी के कारण यू विल फाइंड कि जो फ्रांस के राजा के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो फ्रांस का राजा आजू बाजू की टेरिटरीज खरीद लेगा अपनी पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए, जैसे कि लग्जमबर्ग जैसी टेरिटरी थी और बिस्मार्क को कहता है कि देखो ये हमारा मैटर है, आप इसमें मत पड़िएगा सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि फ्रांस का राजा लोगों को डाइवर्ट करवा रहा था, पर लोगों को एक ही चिंता थी कि रशिया का क्या कर रहा है, जर्मनी का क्या कर रहा है सर, ठीक है। उसी पीरियड के समय पे हमको ये पता चल रहा है कि भाई स्पेन के अंदर वहां की जो क्वीन है वो एब्डिकेट करती है अपने पावर को, उसके कारण स्पेन में राजा की गादी खाली पड़ी थी। रशिया के युवराज को खड़ा कर दिया गया बिस्मार्क के द्वारा और कहा गया कि आप जाइए और वहां स्पेन का राजा बनिए सर, ठीक है। फ्रांस कहता है कि ये तो गलत है, बर्बन डायनेस्टी हमारी है, हम स्पेन के ऊपर ट्रेडिशनल रूलर्स हुआ करते थे, आप इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते। ओवर पीरियड ऑफ टाइम किंग लियोपोल्ड विड्रॉ तो करते हैं, पर फ्रांस का जो फॉरेन मिनिस्टर था ग्रोमोंट उस पीरियड के समय पे बताता है कि भाई नहीं हमको आप लिख के दीजिए, है ना, यू राइट इट ऑन द पेपर कि आप इसके बाद भविष्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे सर, ठीक है। परिणाम इनफैक्ट इसके बाद आगे चलता रहता है और ग्रोमोंट ने उस पीरियड के समय पे रशिया के राजा जो बेसिकली उस टाइम पे एक एम्स नाम की जगह के ऊपर बैठे हुए थे, वहां पे हमने एम्बेसी के थ्रू बेसिकली ये बताया कि देखिए आप ये मत करिएगा सर, ठीक है। रशिया के राजा बड़े स्मार्ट थे, कैसर विलियम नाम था इनका सर, इन्होंने बिस्मार्क को जानकारी दी कि आप बिस्मार्क को मुझे बताना पड़ेगा, मेरे साथ ये प्रेशर करवा रहे हैं फ्रांस वाले सर, ठीक है। बिस्मार्क कहता है कोई बात नहीं सर, आप चिंता मत करिए, आपने जो टेलीग्राम भेजा है उसको मैं अच्छी तरह से पढ़ लेता हूं और उसके बाद मैं 4-5 और भी ग्रुप बना दूंगा जहां इसको अपलोड भी कर दूंगा और पता नहीं लगेगा कि किसने अपलोड किया गया है, फेक आइडेंटिटी और फेक आईपी से करूंगा सर, ठीक है। एंड देन दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इवेंचुअली क्योंकि पब्लिक को पता चल जाएगा और ये डेटा पूरा टेलीसर्कुलेट भी हो जाएगा सर, खैर। तो इन परिस्थितियों में यू विल फाइंड कि बिस्मार्क अपनी अपॉर्चुनिटी को वेट कर रहा था। उसने बेसिकली प्रेस के बारे में बताया कि भाई देखिए ये क्या क्या हो रहा है, फ्रांस हमारे साथ किस प्रकार का गेम कर रहा है सर, ठीक है। बिस्मार्क ने पूरी पूरी सिचुएशन मैनिपुलेट की और बताया कि देखिए यहाँ पे फ्रांस के लोग जो है हमको प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रांस हमको बुली कर रहा है सर, ठीक है। दूसरी साइड पर बिस्मार्क ये भी बता रहा है कि देखिए हमारा जो राजा है उसने फ्रांस को कैसे ह्यूमिलेट किया और फ्रांस को और मोटिवेट किया गया सर, ठीक है। तो जब फ्रांस के अंदर बुली करने की बात है और फ्रांस को ह्यूमिलेट करने की बात है तो फ्रांस के लोग और बौखला गए और उसके बाद लड़ाई हो जाती है। एम्स टेलीग्राम बिकेम द बेसिस फॉर द इंस्टिगेशन और द इमीडिएट रिवॉर्ड सर, ठीक है। बिस्मार्क को पता चल गया कि साउथ जर्मनी के लोगों के ऊपर अटैक होगा, तो साउथ जर्मनी के लोगों को कन्विंस किया गया कि आप हमारे साथ नहीं होगे तो फ्रांस आपको खा जाएगा सर, ठीक है। और फिर नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। यू विल फाइंड कि बिस्मार्क ने पुराने लेटर्स पब्लिश किए, जो पुराने लेटर्स नेपोलियन ने एक साइड के ऊपर उसको लिखे थे कि हमको न्यूट्रलिटी अज्यूम करनी चाहिए, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए सर, ठीक है। यू विल फाइंड कि पूरे जर्मन स्टेट्स इकट्ठे हो गए, एक इमोशनल वेव क्रिएट होता है जर्मनी के अंदर, साउथ एंड नॉर्थ दोनों के दोनों यूनिफाई होंगे एंड दे विल फाइटिंग अगेंस्ट द फ्रेंच पीपल सर, ठीक है। इसी लड़ाई को बैटल ऑफ सेडान के रूप में पहचानते हैं। 1870 के अंदर सेडान की लड़ाई के बाद बिस्मार्क बेसिकली जीत जाता है, नेपोलियन से सरेंडर करता है। प्रैक्टिकली युद्ध यहाँ पे रुकना चाहिए था, बिस्मार्क कहता है कि नो युद्ध रुकेगा नहीं, हम इसे एक स्टेप आगे जाएंगे। बोले कहां जाएंगे, तो हम जाएंगे बोले पेरिस के अंदर सर, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप हमको ये पता चलता है कि धीरे धीरे करके जब सेडान की लड़ाई तो खत्म हुई, बट वी विल फाइंड कि मोर एंड मोर पीपल विल बी एंटरिंग द पेरिस ऑफ वर्साई। और जब वर्साई के पेरिस में गए तो पेरिस के अंदर सिविल वॉर की शुरुआत होती है। 4 महीने तक फ्रांस के अंदर सिविल वॉर चलता है, जहां फ्रांस की आम जनता प्रशियन फोर्सेस के सामने आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करेगी। इनफैक्ट गैम्बेट करके लीडर हुआ करते थे, वो गैम्बेट ने तो पूरा तखाट मचा दिया था गुरिल्ला वॉरफेयर करके सर, ठीक है। बट देन यू विल फाइंड कि पर्शियन स्टेट की अध्यक्षता में फाइनली जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, रशिया के ही राजा जर्मनी के राजा बनते हैं और इसी के कंटिन्यूएशन में हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्साई, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हुई। ये ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के बाद कहानी बदल जाएगी सर, ठीक है। ओके, तो बाय द मंथ ऑफ मे एंड अगस्त 1871, मे के अंदर शुरुआत हुई थी और अगस्त तक आते फाइनल सेटलमेंट होता है सर, ठीक है। द वर्साई ट्रीटी वाज फ्रैंकफर्ट ट्रीटी वाज साइंड एंड इन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी वी विल सी दैट बिस्मार्क जो है वो फाइनली फ्रांस को कट आउट कर देगा और कहानी उसके बाद खत्म हो जाएगी सर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बता दी थी कि क्या हुआ था, किस तरह से होता है। इनफैक्ट जर्मन रिवॉल्यूशन के दौरान या जर्मन यूनिफिकेशन के दौरान भी इस प्रकार से आइडियाज को प्रपोज किया गया था। जैसे आप देखोगे तो ये मदर जर्मनिया का फिगर है, या आप देखोगे तो ये सिंबल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। तो आप यू कैन सी द फ्लैग है ना, ब्लैक रेड एंड येलो वाला जो है, ये ब्लैक ये इसके थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सर, ठीक है। पीछे आपको सन दिख रहा होगा, ये सन दिखा रहा है कि राइजिंग ऑफ न्यू एरा है सर, ठीक है। ये ब्लैक रेड एंड गोल्ड जो है ये ट्राई कलर है, नेशनलिस्ट के द्वारा बेसिकली यूज किया गया था और जर्मनी के बहुत सारे राजाओं ने उसको बैन भी कर दिया था क्योंकि राजा को पसंद नहीं आ रहा था सर, खैर। यू विल फाइंड कि इस प्रकार की ओलिव ब्रांच भी दिखेगी जो पीस के लिए दर्शाती है, ये स्वॉर्ड दर्शाती है जर्मनी की ताकत को सर, ठीक है। और फिर आप समझने की कोशिश करें ओक लीव्स का क्राउन आपको दिखेगा यहाँ पे सर, ठीक है। ओक लीव का जो क्राउन है वो दर्शाता है कि भाई देखो हम हीरोइज्म के साथ इस प्रकार की पूरी हुई कहानी है। एक ईगल का एक यहाँ पे एक प्लेट लगता है सर, ठीक है ना, जो जर्मन स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और ब्रोकन चेन्स है, ब्रोकन चेन्स क्यों है, क्योंकि भाई हम अब फ्री हो चुके हैं, हमारे ऊपर कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है। तो जैसे फ्रांस में सिंबल्स है वैसे जर्मनी के अंदर भी आपको सिंबल्स दिखते रहेंगे। अब हमको आगे देखना है कि जर्मनी ने किया क्या था सर, ठीक है। समझा लोगों को, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये एक्चुअली देखिए ऑल ऑफ देम वर द प्रेसिंग ऑफ द, आपको थोड़ा बता देता हूं, इनका नाम था काइजर। ये काइजर आया कहां से, सीजर से आया है सर, ठीक है। ऑल ऑफ द यूरोपियन मोनार्की ट्रेस्ड देयर रूट्स फ्रॉम द रोमन एम्पायर सर, ठीक है। क्योंकि रोमन किंग्स एक टाइम के ऊपर अपने आप को सीजर का टाइटल देते थे सर, ठीक है। तो रशिया में ये लोग गए तो सीजर से जार बन गया सर, ठीक है। ये वेस्टर्न यूरोप में गए तो वहां से काइजर बन गया सर, ठीक है ना, सीजर कैजर सीजर जार सर, यू कैन सी द सिनोनिमस द नेम्स हाउ दे आर एक्चुअली इवॉल्विंग आउट ऑफ अ सिंगल रूट वर्ड, ओके। तो ऐसे बहुत सारे टाइटल्स आपको दिखेंगे सर, समझा लोगों को। ये जो टाइटल्स आप देख रहे हो ये ओरिजिनली सीजर से निकल गया है। तो आप जो कह रहे हो ना कि भाई ये क्राउन और ये सब चीजें हमको ये पता चलता है सर, ठीक है। ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है और लैटिन लैंग्वेज के अंदर आपको सिमिलरिटी दिख जाएगी, समझा आपको, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। अब देखते हैं आगे कि जर्मनी के अंदर आगे क्या होता है, बिस्मार्क आगे क्या करेगा सर, ठीक है। अब फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी का परिणाम तो मैंने आपको बता दिया है और हमने आपको कल प्रीवियस क्वेश्चन भी थोड़े बहुत डिस्कस करवाए थे सर, ठीक है। तो एक तो ये प्रश्न हमने देख लिया था 1871 का और 28 जून 1990 अभी बाकी है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की कहानी है सर, ठीक है। वो डे ऑफ प्राइड ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्राइड ऑफ जर्मनी एंड डे ऑफ चेस्टिडेंट फॉर जर्मनी सर, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की हालत क्या हो गई थी सर, 100-200 ज्यादा लेवल लैंड करा दे सर, है ना। कोई ट्रीटी करवा के हमको यहां से निकलवाइए सर, समझा तो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको। तो उसके पीछे का कारण ये था कि भाई मतलब बहुत दुख का दिन था सर, उसका दंड का दिन था। देखिए सर कैसा लिखा गया टेस्टामेंट का, मतलब क्या है दंड लिखा गया यहाँ पे सर, ठीक है। सो यू फाइंड कि जर्मन कह रहे 100-200 ज्यादा लेवल लैंड करा दे भाई मेरे को सर, ठीक है ना, हमारी हालत खराब हो गई यहाँ पे सर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर में हम लोग पूरी तरह से तहस नहस हो चुके
ओके, जर्मनी का राजा जिसने युद्ध किया था वो तो भाग गया था सर, वो भी हेलीकॉप्टर कर दिया था सर, ठीक है, द किंग हु एक्चुअली स्टार्टेड द वॉर, कैसर विलियम टू उस टाइम पे हुआ करता था जर्मनी के अंदर सर, ठीक है, वो निकल गया है, बोला चलो अपनी तो टाइम आ गया सर, ठीक है, बिस्मार्क तब तक मर चुका है, बिस्मार्क 1890 के बाद वो पावर से हट जाएगा सर, है ना, वर्ल्ड वॉर 1914 में होता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कहानी किस तरह से रहती है, खैर, तो आपको पहली कहानी समझ में आ गई कि क्या-क्या चीजें हुई सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो डिटरमिनेंट फैक्टर्स है अलोंग विद डिप्लोमेसी सर, है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स है शेपिंग ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ये फैक्टर्स एक्चुअली मैंने आपको एक स्लाइड में यहाँ पे लिखवा दिया है, आप पता नहीं गोलू बच्चे हो, पर आपको तो फिर फैक्टर्स ना भी दिखे सर, ठीक है, बट ये फैक्टर्स इस तरह से डाला हुआ है यहाँ पे सर, ठीक है, पढ़ लीजिएगा और फिर इसको इलॉबरेट करने की आपकी जवाबदारी है, क्योंकि 4-4 घंटे जब आदमी बोलता है तो फिर थोड़ा तो दिमाग में जाना चाहिए सर, ठीक है, और स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन है दैट इज मोर देन इनफ टू राइट 250 वर्ड्स आंसर्स, ओके, 250 शब्दों के आंसर लिखने के लिए आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप थोड़ा प्रोसेस के अंदर आप सोचोगे सर, है ना, शेप द प्रोसेस, लिखा ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है, तो एक घटना इवेंट्स आपको उस तरह से आइडेंटिफाई करना फैक्टर्स के रूप में, ठीक है, फ्रैंकफर्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्रैंकफर्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या था सर, है ना, व्हाट वाज द प्रॉब्लम द फ्रैंकफर्ट सर, है ना, Bismarck's iron and blood speech, blood and iron speech and his forceful action to achieve German unification, Bismarck came to be known as the Iron Chancellor सर, है ना, ये 2020 के अंदर पूछा गया था कि बिस्मार्क की अपनी जो स्पीच थी और स्पीच के बाद उसने जिस तरह से अपनी एक्शन लिए, इसके कारण वो आयरन चांसलर के रूप में पहचान जाता है, लो चांसलर जैसे हम लोग कहते हैं, लो पुरुष के रूप में, ठीक है, तो आफ्टर द आयरन ब्लड स्पीच बिस्मार्क ने क्या काम किया, है ना, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट, ओके, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बिस्मार्क ने आयरन ब्लड स्पीच के बाद क्या गेम की थी कि नहीं की थी सर, ये ओके, तो बिस्मार्क बहुत क्लियर कट बता देता है कि इट इज नॉट बाय द स्पीचिफाइंग एंड द मेजॉरिटी दैट द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द टाइम विल हैव टू बी डिसाइडेड, दैट वाज अ मिस्टेक इन 1814 1849, बट दिस टाइम वी विल सॉल्व इट बाय आयरन ब्लड सर, है ना, कि ये बेसिकली स्पीच और बड़ी-बड़ी मेजॉरिटीज और पॉलिटिकल रिजोल्यूशन पास करने से हमारा सबसे बड़ा प्रश्न हल नहीं होगा सर, ठीक है, ये मिस्टेक हमने 1848 49 में की है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अब हमको क्या करना है, ब्लड एंड आयरन से करना है, ब्लड एंड आयरन का मतलब क्या है, सटासटी उड़ा के करना है, ये स्पीच अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे बिस्मार्क ने 1860 में दी थी सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसी के बाद हमको ये पता चलता है कि बिस्मार्क अलग से गेम कर देगा सर, ठीक है ना, 62 तक आते-आते बिस्मार्क आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को डिक्लेयर करता है कि भाई इसी के थ्रू हम लोग ये करेंगे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो वी विल सी दैट बिस्मार्क जैसे ही चांसलर बना 1862 में और वो लिबरल एमपीज मॉब बूम कर रहे थे, तब बिस्मार्क ने इनको पीपड़ी बजा दी, बोले तुम निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में, मेरे को मगजमारी चाहिए नहीं है सर, तो ये स्टोरी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कल मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, ये स्टेटमेंट भी यूपीएससी ने पूछा था कि यूरोप लॉस्ट द मिस्ट्रेस एंड गेन्ड द मास्टर सर, ठीक है ना, देखिए ये प्रश्न हमने आपको कल शायद तक बातों-बातों के अंदर बताया था, वो स्टेटमेंट कुछ अलग था, मतलब सिमिलर ही था, बट यूपीएससी उसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ दिया सर, ठीक है, तो वो पूछता रहता है, दे हैव दिस हैबिट ऑफ आस्किंग कि भाई क्या हुआ था, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है, गेटिंग ओके, एंड सेडान की लड़ाई कैसे होती है, सेडान की लड़ाई के बाद क्या परिणाम होता है सर, ठीक है, गेटिंग ओके, है ना, तो आपको आइडिया रह जाना चाहिए कि भाई कैसे डेवलपमेंट होता है और इवेंचुअली जर्मनी बिकेम द मिस्ट्रेस ऑफ यूरोप एंड बिस्मार्क द मास्टर ऑफ जर्मनी सर, है ना, तो ऐसा स्टेटमेंट एक ऑथर के द्वारा दिया गया था, उसी को यूपीएससी ने ट्विस्ट करके पूछ दिया है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, यूरोप लॉस्ट द मिस्ट्रेस एंड गेन्ड द मास्टर, अब ऐसा क्यों कहा गया सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो भाई गेन्ड द मास्टर मतलब बिस्मार्क को गेन किया गया है सर, सारी सारी भाषा के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, एंड लॉस्ट द मिस्ट्रेस का मतलब ये है कि बेसिकली यूरोप के अंदर जर्मनी जो थी जिस तरह से उसका शोषण किया जा रहा था सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, अब जर्मन स्टेट के अंदर से सब कुछ होने की शुरुआत हो गई है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था और ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अब देखिए जब लड़ाइयों के ऊपर प्रश्न आता है ना, वो 10 मार्कर से ज्यादा नहीं पूछता, वो ओवरऑल पॉलिसी लेवल जो क्वेश्चन पूछेगा 20 मार्कर में पूछेगा, जो मैक्रो आता है सर, ठीक है, बैटल्स के ऊपर से इंपैक्ट और वो सब अगर आप समझने की कोशिश करिए तो 10 के ऊपर पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि सड़वा की लड़ाई, जैसे आपको नेक्स्ट टाइम प्रश्न आएगा इन द बैटल ऑफ सड़वा इट वाज नॉट ऑस्ट्रिया दैट वाज डिफीटेड, इट वाज द फ्रांस, क्रिटिकली एग्जामिन सर, है ना, एक प्रश्न आपको पूछ देगा कि सड़वा की या कॉनिग्सबर्ग की लड़ाई में ऑस्ट्रिया का पराजय नहीं हुआ तो फ्रांस का पराजय हो, तो यू शुड बी एबल टू, फिर 10 मार्कर में 150 शब्द तो कहानी में लिख सकते हो ना सर, देखिए अगर समझ देखो वर्ल्ड हिस्ट्री इज वेरी मैथमेटिक, इसमें से इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे ना, जो जहां इसमें कमेंट करना था, यू आर सपोज टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन सर, कि भाई ऐसा तो क्या हुआ था सर, है ना, कि भाई कैसे टिप्पणी की है कि यूरोप वाई यूरोप लॉस्ट द मिस्ट्रेस, ठीक है ना, बाकी तो यहां आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं सर, है कि इट इज इन द आयरनीज ऑफ हिस्ट्री दैट नेपोलियन वाज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न जर्मनी, अब देखिए हमने आपको नेपोलियन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सर, इतनी सारी चर्चा की है कि नेपोलियन ने फर्स्ट फेज में जर्मन यूनिफिकेशन कैसे किया है सर, ठीक है ना, 300 से 39 स्टेट्स के बीच में कैसे इकट्ठा किया गया है, किया कि नहीं किया, तो आपको उसके साथ लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, उसके सिवाय अगर आप समझने की कोशिश करिए, काउंट केवर के बारे में पूछा था, द कंपैरिजन बिटवीन केवर्स एंड बिस्मार्क अचीवमेंट रिवील्स स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस एंड नो द स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटीज, है ना, केवर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर एंड बिस्मार्क बीइंग द चांसलर ऑफ जर्मनी, इनके बीच में बहुत सारी रिजेम्बलेंस भी थी और बहुत सारी डिसिमिलरिटीज भी थी सर, ठीक है, केवर कुड नॉट अचीव द यूनिफिकेशन बाय द आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, द रियलिटी वाज दैट ओनली सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर बिस्मार्क ने कहा कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी होगा, बहुत क्लियर कट था सर, ठीक है, सिमिलरिटीज क्या थी कि पिडमोंट सर्डिनिया की अध्यक्षता के अंदर हमको ये पता चल रहा है, यहाँ सिमिलरिटी रशिया की अध्यक्षता में हो रहा है, पिडमोंट सर्डिनिया को भी मॉडल स्टेट बनाया, यहाँ रशिया को भी मॉडल स्टेट बनाया, पिडमोंट सर्डिनिया भी इकोनॉमिक लैंड रिफॉर्म्स बैंकिंग रिफॉर्म्स और बाकी सारे रिफॉर्म्स शुरू हुए, यहाँ रशिया के अंदर भी होने की शुरुआत होती है सर, ठीक है, दूसरी बात हमको ये पता चलती है कि भाई काउंट केवर जो था, काउंट केवर प्रैक्टिकल था, काउंट केवर ने अपनी डिप्लोमेसी का भी उपयोग किया, कैसे डिप्लोमेसी का उपयोग किया, क्रीमिया की वॉर के अंदर किया सर, ठीक है, बिस्मार्क ने डिप्लोमेसी का क्या यूज किया सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब पोलैंड का रिवॉल्ट हुआ और पोलिश लोगों को उकसाने की बात हो रही थी तब उसने रशिया की मदद की सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो आपको इस तरह से लिंक अप करना पड़ेगा सर, है ना, डिसिमिलरिटीज के पॉइंट कौन से आएंगे, नो स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटीज, नो ब्लड एंड आयरन सर, ठीक है, दूसरा लिबरलिज्म के अगेंस्ट में है सर, ठीक है, तीसरा बोलता है मिलिट्री एक्शन इज द ओनली एक्शन सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा हमको पता चल रहा है कि केवर कुड नॉट कंटिन्यू till the last moment of unification, but Bismarck was there even after the unification. In fact, Bismarck played a very important role in the integration of Venetia as well. हमने पढ़ा था कि 1866 के अंदर क्या हो रहा है सर, ठीक है, ओके, तो ये 5 पॉइंट्स को आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे कैसे इनके अंदर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज निकल के आती है सर, ठीक है ना, तो सोचिएगा इसके ऊपर, देखो कंपैरेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेपोलियन kindled the national sentiment but the German unity was achieved by Bismarck, है ना, नेपोलियन ने लोगों को राष्ट्रीय किया या बेसिकली राष्ट्रवाद का पिपड़ी बजाया, बट इट वाज जर्मन यूनिटी जो बिस्मार्क के द्वारा अचीव किया गया, तो वही है ना सर यहाँ पे कि इट इज इन द आयरनीज ऑफ द हिस्ट्री दैट नेपोलियन वाज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न जर्मनी, उसको इनडायरेक्टली सब करके पूछने की कोशिश की है सर, ठीक है, पॉइंट, ओके, बिस्मार्क यूनाइटेड जर्मनी नॉट बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एंड स्पीचेस, है ना, बिस्मार्क है पूरी पार्लियामेंट में नहीं चलती है, बट बाय पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी सर, समझे नहीं समझे, दूसरा आया था पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज सोली अकम्प्लिश्ड बाय बिस्मार्क सर, है ना, तीसरा देखो एक से एक प्रश्न सर, दे ऑल इंटरलिंक क्वेश्चन सर, ठीक है, राइट फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको उसको लिंक अप करने की आवश्यकता होनी चाहिए सर, ठीक है, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इक्वली कंस्टिट्यूटेड अ कॉन्ट्रास्ट इन रिस्पेक्ट टू व्हाट वेज दे वर अफेक्टेड इनफैक्ट दे लेफ्ट ऑन द लेटर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, है ना, अब देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर मैं आता हूं कि इनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ वो थोड़ा अलग है, जैसे बताया ना, कोई डिसिमिलरिटीज है सर, ना, इसकी इंपैक्ट इटालियन यूनिफिकेशन की इंपैक्ट पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा होगी कि जर्मन यूनिफिकेशन की, वो आपको लिखना है यहाँ पे सर, ठीक है, तो हमको पता चलता है कि इटालियन यूनिफिकेशन की इंपैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कम होती है, पर जर्मन यूनिफिकेशन की इंपैक्ट बहुत भारी होगी, अभी हम लोग पढ़ते हैं कि आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ अचीव्ड
व्हाट बिस्मार्क डिड है ना, यूनिफिकेशन अचीव करने के बाद बिस्मार्क ने क्या किया जर्मनी के अंदर से, ठीक है, और जर्मनी को सुपर पावर बना के गया सर, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना बड़ा सुपर पावर बना के गया कि जर्मनी बिकेम वन ऑफ द मेजर पावर्स इन द आइडिया ऑफ इंफीरियरिज्म, जिसे हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं सर, ठीक है, बस इटली कुड नॉट बिकम द मेजर सुपर पावर इन द इंपीरियलिस्टिक एजेंडा सर, ठीक है, इनफैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी छाप थी, इट रिजल्टेड इनटू द वर्ल्ड वॉर्स, ओके, गेटिंग अ पॉइंट, ओके, ये वर्ल्ड वॉर्स का कारण ही एक बन जाता है सर, ठीक, तो अभी हम लोग लिंक अप करते हैं कि कैसे उसकी इंपैक्ट होती है, आप सोचेगा इसके बारे में, आपको लिंक अप करेंगे सर, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक नंबर प्रश्न मुझे आया था सर, ठीक है, ये प्रश्न मेरे को बहुत अच्छा लगा, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज वन थिंग दैट बिस्मार्क वाज डिटरमाइंड टू अचीव सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, समझ प्रीवेंट सर, है बहुत बढ़िया सर, ये बिस्मार्क के लिए एक अर्ली फेज का प्रश्न पूछा यूपीएससी ने सर, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, व्हाट वी आर सीइंग सर, गेटिंग अ पॉइंट, हम लोग ये देख रहे थे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज अचीव्ड बाय बिस्मार्क, इट वाज बेसिकली, अगर आप समझने की कोशिश करिए, डन बाय बिस्मार्क, रोल ऑफ बिस्मार्क। अब यहाँ दूसरा प्रश्न पूछा यूपीएससी, तो ये पता नहीं 1980s में या 90s में अंदर पूछा गया था, पर बढ़िया प्रश्न था, इसको रिपीट किया जाएगा, चिंता मत करिए, यूपीएससी ऑप्शनल के क्वेश्चन को रिपीट करती है, नहीं करती तो थीम सेम रहती है, खाली शब्दों में फेरफार कर देते हैं वो, एक्टिव पैसिव पैसिव एक्टिव के अंतर्गत सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके, तो व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड इन व्हाट कंटेक्स्ट दिस कैन बी आंसर्ड, ओके सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, कि द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज द वन थिंग दैट बिस्मार्क वाज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट, हां यहाँ अचीव, ये बोल नहीं कर रहा है, या बोल रहा है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन बिस्मार्क रोकना चाहता था, ऐसा क्यों कहा है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, तो देखिए जर्मन यूनिफिकेशन के अंतर्गत बिस्मार्क की आइडिया बहुत क्लियर थी कि दो तरह से हो सकता है, एक तो थाली के बैंकर इकट्ठे होंगे सर, ये बैंकर इकट्ठे होकर पार्लियामेंट की स्थापना करेंगे, एंड पार्लियामेंट की स्थापना करने के बाद यहाँ पे मेजोरिटी वोट्स होगी, और उसके बाद हो सकता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू यहाँ पे रशिया के राजा को कह दिया जाए कि आप हमारे राजा बन जाइए सर, ठीक है, प्रॉब्लम ये था कि इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एस्टैब्लिश होगी और बेसिकली जर्मनी के अंदर राजा की पूरी बच जाएगी, स्ट्रॉन्ग स्टेट निकल के नहीं आएगा। दूसरा जर्मन यूनिफिकेशन रशिया की अध्यक्षता में हो सकता है सर, ठीक है, एंड अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ रशिया सर, है ना, ये कमांड एंड कंट्रोल का मतलब है कि रशिया ही सब कुछ दावेदारी करेगा, रशिया ही सब कुछ डिसाइड करेगा सर, ठीक है, तो बिस्मार्क का प्राइमरी बहुत क्लियर कट था कि रशिया की पोजीशन के थ्रू सब कुछ होना चाहिए सर, ठीक है, सो व्हेन द अर्ली पार्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन टुक प्लेस इन 1848, जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती है सर, हम लोग लिखेंगे कि 1848 में द जर्मन लिबरल्स ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एंड दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज एक्चुअली अ बॉडी वेयर द लिबरल्स ऑफ द जर्मन political parties and the representatives came up in huge numbers to support the unification. Bismarck was against this idea, क्योंकि बिस्मार्क का मानना था कि भाई इसके थ्रू हम लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है, सो बेसिकली वो कह रहा है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दैट शुड बी बाय द रशियन कमांड एंड कंट्रोल, रशिया शुड यूनिफाई द जर्मन स्टेट्स, है ना, सब्जेक्ट नहीं समझे। दूसरा, अगर रशिया के थ्रू करने की कोशिश करेगा तो ऑस्ट्रिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएगा सर, ठीक है, बिस्मार्क न्यू दिस पॉइंट कि अगर ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस काउंटर करना है तो दैट कैन नॉट बी डन बाय द पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस, है ना, अगर ये फ्रैंकफर्ट जैसी संस्था अगर काम भी कर रही है तो ऑस्ट्रिया हमको डोमिनेट करता रहेगा सर, ठीक है, बिस्मार्क वाज क्लियरली कंट्रोल, ही न्यू अबाउट दैट कि ही वांटेड टू मेक बर्लिन द मेन सेंटर ऑफ पावर, नॉट द वियना सर, ठीक है, कि भाई वियना के थ्रू सब कुछ चलेगा, ये कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है, ही वांटेड टू मेक श्योर दैट द किंग ऑफ रशिया शुड बी द अल्टीमेट रूलर ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन एंड नॉट एनी काइंड ऑफ लूज पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन वेयर द चेक्स एंड बैलेंसेस आर एस्टैब्लिश्ड ऑन द किंग एंड द मिलिटरी सिस्टम दैट ही वाज ट्राइंग टू प्रपोज, है ना, उसको काउंटर कर दिया जाए सर, ठीक है, इवन बिस्मार्क व्हेन ही रेज़ द बजट ऑफ द मिलिट्री, लिबरल एमपी लिबरल्स के सब जगह यही प्रॉब्लम होता है ना, लिबरल्स वो कर देते हो, तुम सेना का बजट क्यों बढ़ा रहे हो, बोले फिर किसी ने पूछा कि भाई क्यों ना बढ़ाए सर, है ना, समझे, यार तुमको पता नहीं कि लोगों के घर में इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारा घर बचेगा इसके लिए वो सेना का बजट बढ़ा रहा है, अभी घर में प्रॉब्लम है, थोड़ा दिन थोड़ा सहल हो सर, ठीक है ना, समझे नहीं, 4-5 दिन सहल लोगे तो दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी, है ना, घर बच रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में सर, है ना, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके, तो पता नहीं, ठीक है, देखो उदारवादी मैं भी लिबरल हूं सर, ठीक है, आई डोंट माइंड सेइंग माय सेल्फ, बट आई डोंट डू दैट हिपोक्रेसी सर, है ना, लिबरलिज्म के नाम के ऊपर आप देखोगे हिपोक्रेसी का जो आजकल माहौल बना हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है, ओके, तो बेसिकली बिस्मार्क ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई रशिया की अध्यक्षता में की जाए, ये रशिया की अध्यक्षता में मिलिट्री मूवमेंट के रूप में की जाए, और ये मिलिट्री मूवमेंट जो होगा इसी को ही ब्लड एंड आयरन कहते हैं सर, ठीक है, तो बिस्मार्क हैड टू ऑप्शंस फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वन वाज व्हाई द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय मेजॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, एग्री पॉइंट, दूसरा अगर आप देखोगे व्हाई द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, इसके कारण बिस्मार्क वाज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट द जर्मन यूनिफिकेशन इन द फर्स्ट फेज, बट आफ्टर 1860s once he took the command of the German state or the Prussian state as a chancellor, he made sure that the blood and iron policy should be implemented and the German unification should be take place under the we can say the command of Russia सर, समझे आप लोग, ठीक है, एग्री पॉइंट, ओके, तो ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि बिस्मार्क क्यों ये बताने की कोशिश कर रहा है, बिस्मार्क ने जर्मन स्टेट को कैसे कैपिटलाइज किया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू कैसे काम करवाया, और बिस्मार्क ने बेसिकली कैसे यूनिफाई किया, हमने आपको पढ़ाया है सर, ठीक है, तो ये डायमेंशन समझ में आ गया, ये प्रश्न का डायमेंशन बहुत बढ़िया पूछा था सर, यूपीएससी ने जानबूझ के थोड़ा उल्टा कर दिया था सर, ठीक है, तो पहली बार प्रश्न देखोगे यार ससुरा यार हम तो कल तक तो पढ़ रहे थे, बोले बिस्मार्क नहीं करवाया, बिस्मार्क नहीं करा, यहाँ पूछा जा रहा है कि वो डिटरमाइंड टू प्रिवेंट सर, ठीक है, समझे नहीं समझे, तो जिन लोगों ने शैलो रीडिंग किया होता है जो लिंकअप नहीं कर पाता है कि भाई घटनाएं क्या क्या चीजें हो रही है दुनिया के अंदर सर, ठीक है, तो एक्चुअली द होल वर्ल्ड हिस्ट्री इज इंटरलिंक्ड, है ना, आप वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी टॉपिक देखोगे ना सर, एवरी टॉपिक इज इंटरलिंक्ड, ओके, अब क्या होता है कि हिस्ट्री में आप आंसर तो लेके आते हो, आपको नंबर क्यों नहीं आता उसके पीछे का कारण ये है सर, ठीक है, यू राइट आंसर, यू राइट गुड आंसर, बट यू वोंट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, ओके, वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस इज दिस ओनली, यू वोंट बी एबल टू इंटरलिंक द पॉइंट्स, है ना, समझे आप लोग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई कि क्या क्या स्टोरी है बिस्मार्क के केस में और बिस्मार्क क्या करेगा सर, है ना, समझे आप लोग, अब थोड़ा आगे चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जर्मनी में आगे क्या हुआ सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस बिस्मार्क यूनिफिकेशन एंड जर्मन स्टेट के आगे क्या हालत हो जाती है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो अभी तक की स्टोरी समझ में आई, अब देखो बिस्मार्क अभी भी चालू है सर, चिंता मत करिए सर, ठीक है, बिस्मार्क स्टिल ऑन, है ना, बिस्मार्क कहता है रुकिए, है ना, अभी मैं रुका नहीं हूं सर, ठीक है, अभी मेरे जीवन का एक और मकसद बाकी है, बोले क्या है, बोले एक मकसद है वो है आइसोलेशन ऑफ फ्रांस सर, है ना, समझ गया कि नहीं है, तो बोले फ्रांस हार गया, तुमने उसको ह्यूमिलेट किया, तुमने वर्साई की पैलेस के अंदर चीयर्स किया, बोले नो 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 नो, अभी आइसोलेट किया है और आइसोलेट करूंगा, बोले कितना आइसोलेट करूंगा, बोले जमीन में दबा दूंगा उसको मैं सर, ठीक है, तो ये ह्यूमिलेशन अल्ट्रा प्रो मैक्स की अब शुरुआत होगी सर, समझे आप लोग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो बिस्मार्क एक्चुअली अगर समझने की कोशिश करिए कि आफ्टर द डिफीट एट फ्रैंकफर्ट, द बैटल ऑफ सेडान एंड द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी एंड वर्साई में अंदर जो हुआ, तो फ्रांस के लोग ऑलरेडी बौखला गए, 3 साल तक तो जर्मन आर्मी वहां पेरिस की सड़कों में, है ना, गलियां कर रही थी सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बेचारे नेपोलियन 3 ने पूरा पेरिस को ब्यूटीफाई किया था सर, है ना, पेरिस वाज ब्यूटीफाइड इन दिस पीरियड ओनली सर, है ना, पेरिस के अंदर सेकंड रिपब्लिक या थर्ड रिपब्लिक वो रिपब्लिक भी बन गया था सर, ठीक है, नेपोलियन 3 का हेलीकॉप्टर हो गया था, उसके बाद भी इनफैक्ट, है ना, आप समझिए कि बिस्मार्क कहता है कि मैं फ्रांस को परेशान कर दूंगा सर, ठीक है, समझा तो, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक था बेचारा सर, फ्रांस के लोग ऐसे बौखला हुए, बोले कब जाएंगे जर्मन सर, ठीक है, और हिटलर यही रिपीट करेगा, हिटलर देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे पहले अटैक के अंदर फ्रांस को ले लेता है, बोले पहले जाओ पेरिस में सर, है ना, और मेरे लिए वहां एफिल टावर के बाजू में सामने वो बड़ा सा गार्डन है, वहां बैंक्वेट ऑर्गेनाइज करो, मैं और अवध साहब को हेलीकॉप्टर में गाड़ी से गया था उस टाइम पे, सो देन यू फाइंड कि हां यस यू नो दैट वो पेरिस में रहता था सर, यू सी वर्ल्ड वॉर 2 के समय आपको बहुत सारे मूवीज दिखेंगे जहां बेसिकली हिटलर यूज्ड टू स्टे इन पेरिस, ओके, मजा आती है सर पेरिस, है ना, गाना भी है ना इवनिंग की पेरिस, है ना, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस बहुत हसीन शहर है सर, ठीक, बहुत रंगीन शहर है सर, एंड वेरी ब्यूटीफुल एज वेल सर, ठीक, वेरी ब्यूटीफुल, ओके, लंदन जो है ना, लंदन इज वेरी ग्लूमी सर, ग्लूमी समझ में आता है सर, है ना,
एक तो कभी भी बारिश आ जाएगी, कभी भी ठंड आ जाएगी, 2-4 घंटे तक सूरज आ जाएगा, बट बहुत ही आपको है ना शैडोई वेदर रहता है, मतलब क्लाउडी वेदर रहता है सर। एंड इतना क्लाउडी वेदर रहता है तो यू गेट टायर्ड एट टाइम्स एंड यू गेट डिप्रेसिंग एज वेल। यार ये क्या है सर, तो ठंड पड़ रही है 4-4 डिग्री, 2-2 डिग्री, 0 डिग्री सर, ठीक है। पेरिस इज क्वाइट लाइक सनी एज वेल सर एट टाइम्स, और घूमने की मजा भी आती है पेरिस के अंदर सर। खैर लेट्स कम बैक, तो आप जाए पेरिस जाइएगा सर, वो यूरोप, ये लॉन्ग वीकेंड आता है ना, व्हेनेवर द लॉन्ग वीकेंड कम्स ना सर, ये लंदन वाले लोग सब यूरोप आ जाते हैं इस साइड में सर। ऊपर ठंडी ज्यादा पड़ती है ना सर, ठीक है, सो दे कम डाउन सर। पुर्तगाल पे चले जाओ, 4-5 दिन की अगर छुट्टी आ गई ना तो सीधा स्पेन और पुर्तगाल, बोले बैग डालो और निकल जाओ सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ। चलिए, तो इंडिया में तो ऐसा है नहीं कि बैग डालो और निकल जाओ सर, हम लोग को तो बहुत सारी कंडीशन देखनी पड़ती है। बोले घर पे क्या सिचुएशन है, पापा हाँ बोलेंगे, वहां तो क्या इंडिविजुअल रह रहे लोग हैं, 5 दिन आपने मजदूरी किया है, 6-7-8 दिन पैसा उड़ा क्या है सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ। और वहां हो भी सकता है, आप 500,000 यूरो के अंदर आप पूरा हफ्ता मेहनत कर रहे हो, 500 यूरो बचाया हुआ है, तो यू कैन प्लान अ स्मॉल ट्रिप है ना, 500,000 यूरो में आपसे ट्रिप आपकी निकल जाएगी सर, ठीक है। इंडिया में ये पॉसिबल नहीं होगा। खैर लेट्स मी कम बैक टू, और हॉस्टल भी है बहुत सारे सर, बैकपैकर्स के हॉस्टल एंड ऑल दिस थिंग, तो स्टे देयर बाय 30-40 है ना, 30 यूरो के अंदर आपको रहना मिल जाएगा सर, ठीक है। खाने में तो क्या बर्गर खा लिया आपने ना, वही स्ट्रीट फूड वाला सर। खैर तो अब देखते हैं बिस्मार्क आगे क्या करेगा सर, ठीक है। तो प्रश्न आपको समझ में आया, द स्टोरी कि कैसे डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अब आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द फर्दर एक्सपेंशन एंड हाउ द फर्दर एक्सपेंशन विल टेक प्लेस आफ्टर द बिस्मार्क कमिंग इनटू द पिक्चर सर, ठीक है। अब देखिए बिस्मार्क क्या करता है, व्हाट बिस्मार्क डिड सर। सो आफ्टर बिस्मार्क एक्चुअली बिकेम द चांसलर और उसने जर्मन यूनिफिकेशन किया, फिर बिस्मार्क कहता है कि हमारे जीवन का एक ही मकसद है। बोले क्या मकसद है, बोले फ्रांस को और जमीन में डाल देना सर। तो बोले ऑलरेडी तुमने डाला तो हुआ है, बोले नहीं अभी जितना बाहर दिख रहा है उसको और भी गाड़ दूंगा मैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो बिस्मार्क उसके बाद गेम करने की शुरुआत करेगा। बिस्मार्क कहेगा कि नो आई विल कंटिन्यू माय आइडिया ऑफ इंपीरियलिज्म, और मैं फ्रांस को तहस नहस कर दूंगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो हमको क्या पता चलता है, व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल फाइंड कि यहाँ 19th सेंचुरी के लेटर पीरियड के अंदर जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी ट्राई टू सी द लेटर पीरियड ऑफ द बिस्मार्क है ना, तो वी कम टू नो कि बिस्मार्क यहाँ पे अपनी एक्सपेंशन करने की शुरुआत करेगा और अलग अलग प्रकार की अलायंसेस बनाने की शुरुआत करेगा सर, ठीक है। और जर्मनी के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि अब नए नए प्रकार की अलायंसेस के थ्रू बेसिकली फ्रांस को आइसोलेट करने की कोशिश करता है सर, ठीक है। यहाँ से जर्मन यूनिफिकेशन का सेकंड फेज शुरू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जर्मन नेशनलिज्म। यहाँ से शुरुआत होती है इंपीरियलिज्म की। यहाँ से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो शुरुआत होगी द एक्सपेंशन ऑफ द जर्मन स्टेट, सेकंड रीच का मतलब है द सेकंड बिग एम्पायर, जो जर्मनी के अंदर और जर्मनी के बाहर बिस्मार्क ने बनाया था सर, ठीक है। अब देखिए ये कंसेप्ट राइच का ये लोग बहुत मानते हैं। हिटलर ने कहा था कि मैं थर्ड राइच बना रहा हूँ, इफ यू सी द हिस्ट्री, हिटलर ये कहता है कि मैं एस्टैब्लिशिंग द थर्ड राइच, आई एम एस्टैब्लिशिंग द थर्ड एम्पायर ऑफ जर्मनी सर, ठीक है ना। बिस्मार्क के समय पे ये कहा गया था कि उसने सेकंड राइच की स्थापना की थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, फर्स्ट राइच जो है वो होली रोमन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर पहले एक्चुअली इनफैक्ट है ना जर्मनी वाले रीजन से कंट्रोल होता था, इसके लिए ये लोग का मानना था कि पहला इसने किया था, सेकंड हम कर रहे हैं, तीसरा हिटलर करवाएगा सर, ठीक है। और इसके बाद तो फिर एम्पायर बन ही नहीं पाया सर, है ना। अभी भी जर्मनी बौखला जाएगा तो कुछ बड़ा कर देगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि अभी आगे ज्यादा हो रहा है सर, ठीक है। अब बिस्मार्क क्या करता है, व्हाट बिस्मार्क है ना, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट है ना, फिर उसके बाद अभी थोड़ी चर्चा करेंगे कि बिस्मार्क ने 1870 के बाद क्या किया। अब देखिए बिस्मार्क का एक ही गोल था सर, ठीक है। 1870 के बाद बिस्मार्क ने दो काम किए सर, एक तो स्ट्रांग जर्मन स्टेट की स्थापना करनी थी उसको, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ वेरी स्ट्रांग जर्मन स्टेट, वो कहता है कि मैं सटासटी कर दूंगा सर, ठीक है। दूसरा बिस्मार्क का ये भी कहना था कि मैं जर्मनी को पूरी तरह से रिफॉर्म्स भी करूंगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आपको। तो बिस्मार्क बेसिकली जर्मनी के अंदर एक विचार कहता है कि जर्मनी वाज अ सैचुरेटेड स्टेट है एंड माय पॉलिसी इज मेंटेनिंग पीस एंड अवॉइडिंग वॉर सर, गेटिंग पॉइंट नॉट है। तो बिस्मार्क बेसिकली दो प्रकार का गेम करेगा। पहले तो इंटरनली स्ट्रांग जर्मनी की स्थापना करेगा व्हेन वी से रिफॉर्म्स इन जर्मनी सर, ठीक है। और दूसरा हमको पता चलता है कि साथ साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत हमको ये पता चलता है कि बिस्मार्क फ्रांस को आइसोलेट करने का प्लान करेगा सर, है ना। तो जर्मन यूनिफिकेशन में उसका एक गोल था कि मैं फ्रांस को डिफीट करूं, फ्रांस को ह्यूमिलेट करूं। उसने वियना में जो चीज नहीं की वो चीज उसने पेरिस में की। हमने बताया था आपको कि आफ्टर द बैटल ऑफ सडोवा, द कॉनिग्रेट्स, द ऑस्ट्रियंस कुड हैव बीन परस्यूड अप टिल वियना, और ऑस्ट्रिया का राजा मुंह छुपाने की तैयारी कर रहा था, ठीक है, फ्रेंच फर्डिनेंड। पर बिस्मार्क कहता है कोई बात नहीं राजा, तुम मित्र हो हमारे यार, हम तो साथी थे, तो खाली पावर ट्रांसफर हुआ है, तुम पहले जर्मन स्टेट को कंट्रोल करते थे, हम कर रहे हैं सर, ठीक है ना। तो तुम थोड़े एक्सक्लूड हो जाओ, हम आपको ह्यूमिलेट नहीं करेंगे सर, ठीक है। तो एक्चुअली ऑस्ट्रियंस एंड जर्मन थे सो मच ऑफ अफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। तो हिटलर भी ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता था, आपको पता होगा सर, ठीक है। तो हिटलर बहुत क्लियर कट मानता है कि ये दोनों एक ही है सर, ठीक है, अल्टीमेटली। एंड फिर वो एक होता है तो पहले ऑस्ट्रिया को एनेक्स करवा देगा सर। लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, व्हाई बिस्मार्क वाज सो मच अगेंस्ट फ्रांस, है ना। देखिए फ्रांस वाज द स्टेट जो इनडायरेक्टली बिस्मार्क और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन का आइडिया है उसको स्टॉप कर रहा था सर, ठीक है। रिसोर्सेज से लेके बाकी सारी कंडीशन में भी बेसिकली फ्रांस उसको डोमिनेट कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑलरेडी ऑस्ट्रिया सब्जुगेट हो चुका है, तो यूरोप में एक ही बड़ा एम्पायर बन सकता था, वो था फ्रांस का एम्पायर सर, ठीक है। तो बिस्मार्क को ये डर था कि अगर फ्रांस रिवाइवल करेगा, फिर से नेपोलियन जैसा कोई और राजा उभर के आएगा, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जर्मन स्टेट और जर्मन एम्पायर के लिए खतरा हो सकता है सर, है ना। तो आपको तो ये ध्यान रखना है ना कि आपका साम्राज्य बने ना बने पर किसी और का बनने ना दे सर, ठीक है। तो बिस्मार्क दो गेम कर रहा था सर, ठीक है ना। पहले तो स्ट्रांग जर्मन आर्मी बनानी है, जर्मन स्टेट को बनाना है सर, ठीक है। तो व्हाट ही डिड सर, पहले हम लोग थोड़ा डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की चर्चा कर देते हैं, लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द डोमेस्टिक रिफॉर्म्स इन जर्मनी, और उसके बाद मैं आपको उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लेके जाऊंगा सर, ठीक है। ये एक्चुअली प्रीफेस टू द वर्ल्ड वॉर बन जाता है, आपको ना पता हो तो बोल देता हूं, ये सब प्रीफेस टू द वर्ल्ड वॉर चल रहा है सर, ठीक है। बिस्मार्क ने 1870 से लेकर 1890 के बीच में बेसिकली जो जर्मनी के अंदर रिफॉर्म्स किए हैं, दे ऑल बिकेम द प्रीफेस टू द वर्ल्ड वॉर सर, क्योंकि 1890 तक आते आते पूरी कहानी बदल जाएगी अगर आप समझिए सर, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी देर के बाद आपको आइडिया लगेगा कि क्या काम करता है बिस्मार्क सर आगे सर, ठीक है। तो बिस्मार्क ने तीन चीजें की सर, है ना। पहली चीज अगर आप समझने की कोशिश करिए वो था बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रांग जर्मनी। अब स्ट्रांग जर्मनी कैसे करेगा सर, ठीक है। तो बिस्मार्क क्या करता है, इंटरनल रिफॉर्म्स के तहत हम लोग देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीजें। बिस्मार्क बहुत ही क्लियर कट आइडिया के रूप में था कि मैं जर्मनी को एक सैचुरेटेड स्टेट के रूप में बनाना चाहता हूं। सैचुरेटेड स्टेट का मतलब क्या है सर, ठीक है, कि एक ऐसा स्टेट बेसिकली जो हर एक चीज के अंदर पूर्ण हो सर, और वो सैचुरेट तभी हो पाएगा जब हम लोग यहाँ पे वॉर को अवॉइड करें सर, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम लोग पीस की तरफ जाए सर, शांति से रूप में जाए। तो पीस कैसे एस्टैब्लिश हो सकता है, डिप्लोमेसी के थ्रू हो सकता है। विदाउट डिप्लोमेसी ही वोंट बी एबल टू एस्टैब्लिश एनी काइंड ऑफ पीस, ठीक है, राइट और रॉन्ग। तो बिस्मार्क इंटरनल रिफॉर्म से एक साइड के ऊपर शुरुआत करेगा सर, ठीक है। उसने देखा कि जर्मन यूनिफिकेशन के अंतर्गत बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और बेसिकली जो एक कंट्री है, नेशन बिल्डिंग है, वो नेशन बिल्डिंग को कैसे किया जा सकता है। तो बिस्मार्क इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न जर्मनी एज वेल। यूनिफिकेशन किया, उसके बाद उसने बहुत सारे लॉज पास किए सर, है ना। ये लॉज बेसिकली पास किए जाते हैं टू यूनिफाई द लीगल सिस्टम ऑफ जर्मनी, क्योंकि पहले 40 से ज्यादा राज्य थे, मैंने आपको बताया, अराउंड 39-40 के आसपास स्टेट्स हुआ करते थे। यू विल सी कि जर्मनी के अंदर बहुत सारे लीगल इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, तो बेसिकली एक यूनिफॉर्म कोड की शुरुआत होती है। जैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की तारीख में, या भारत में आईपीसी सीआरपीसी की स्थापना हुई सर, वैसे ही बेसिकली जर्मनी के अंदर एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम की स्थापना हुई। ये जर्मनी के आधुनिक बेसिकली नींव रखी जाती है बिस्मार्क के द्वारा। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, उसके साथ लिंक अप कर सकते हो इस सब चीजों को सर, ठीक है।
दूसरे हमको क्या पता चल रहा है कि जर्मनी में रेलवे सबकी अलग अलग हर एक राज्य छोटा छोटा राज्य होता है 39-40 स्टेट से, तो 50 स्क्वायर किलोमीटर कोई अपना रेलवे चला रहा है, कोई 40 किलोमीटर के अंदर रेलवे चला रहा है। तो बिस्मार्क ने क्या किया, रेलवे यूनिफिकेशन कर दिया सर, ठीक है ना। रेलवे यूनिफिकेशन का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी रेलवे सिस्टम है उसको अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। एंड उसने बेसिकली ये रेलवे को लॉजिस्टिक्स से लेकर मिलिट्री से लेकर बैंकिंग के अंदर करने की शुरुआत कर दिया था, ठीक है। तो इसके बेसिस के रूप में हमको क्या पता चल रहा है कि बिस्मार्क ने पूरी जो कनेक्टिविटी का एस्पेक्ट है उसको अच्छी तरह से एस्टैब्लिश किया और लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। तीसरी पॉइंट बिस्मार्क क्या कर रहा है, बिस्मार्क बैंकिंग रिफॉर्म्स कर रहा है। जैसे देखो आप पकड़ के देखो नेपोलियन को, हमने देखा था नेपोलियन पावर के ऊपर है तो उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी कि नहीं की थी, ठीक है। तो हमको ये पता चल रहा है कि इस पीरियड के समय पे जर्मनी के अंदर बैंकिंग रिफॉर्म्स होने की शुरुआत हुई। बेसिकली एक इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है, इंपीरियल बैंक के थ्रू बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग की शुरुआत होती है, जैसे भारत में आरबीआई जैसी संस्था है, ठीक। 1875-76 तक आते आते ये बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। चौथी अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे नेशन बिल्डिंग के अंदर, उसने देखा कि आर्मी बनानी है सर, और आर्मी की स्ट्रेंथ करीबन 4 लाख के आसपास उसने सैनिक क्रिएट कर दिए थे। ये एक्चुअली ज्यादातर रशिया के अंदर से, ठीक है। उसका बहुत क्लियर कट मानना था कि स्टैंडिंग आर्मी जो है, ये स्टैंडिंग आर्मी पूरी जर्मन एम्पायर को क्लियर करेगी ग्राउंड के अंदर से, ठीक है। ओके, समझ लो। तो इन परिस्थितियों में हमको ये पता चलता है कि बिस्मार्क ने सेना की क्रिएशन की, ठीक है। इनफैक्ट एट टाइम हमको ये भी पता चल रहा था कि सेना के खर्चों के लिए बॉम्ब होती रहती थी जर्मनी के अंदर, पर बिस्मार्क ने जो पूरा वॉर वाला जो माहौल बनाया था उसके कारण लोग उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे, ठीक है। वी आल्सो सी कि बिस्मार्क बाय द टाइम वाज एबल टू चैंपियन द पॉलिटिकल पार्टीज इन जर्मनी एट द टाइम, ठीक है। तो हमको ये पता चल रहा है कि बिस्मार्क एंजॉयड द बैकिंग ऑफ मल्टीपल पीपल, उसमें कंजर्वेटिव्स भी थे, हमको ये पता चल रहा है उसमें लिबरल पार्टी के लोग भी थे, और क्योंकि उसने जिस तरह से कार्य किया था कि ही बिकेम द मास्टर ऑफ यूरोप, है ना। तो मास्टर ऑफ यूरोप का मतलब ये है कि अब वो जर्मनी का तो मास्टर है, पूरे यूरोप का भी मास्टर बन गया है, ठीक है। तो पॉलिटिकली हमको ये पता चल रहा है कि बिस्मार्क उस पीरियड के समय पे सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छी क्रिएट करेगा सर, ठीक है। और पॉलिटिकल सपोर्ट के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स बोथ द ग्रुप ऑफ पीपल सर, है ना, वर हेल्पिंग बिस्मार्क इन द नेशन बिल्डिंग। खाली एक खाली के बैंगन थे वो मना कर रहे थे, वो थे सोशलिस्ट, ठीक है। यू विल फाइंड कि कंटीन्यूअसली कार्ल मार्क्स उनके सपोर्टर इस पीरियड में पूरी बजा रहे हैं, क्योंकि 1870 का पीरियड है, मार्क्स अभी जिंदा है, 1883 में उसकी मृत्यु होगी सर, ठीक है। तो ये दो चार लोग थे जो बूम कर रहे थे, बाकी पॉलिटिकली एंटी पॉलिश लोग थे, वो पॉलिश मूवमेंट वाले जो लोग थे वो बिस्मार्क को लेकर बूम करवा रहे थे सर, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो फ्रांस वाले फेवर में थे, अल्सेस लोरेन के सपोर्टर्स थे, उनका मानना था बिस्मार्क ने गलत असर किया, पर उसका पूरी बस्ता नहीं है सर, ठीक है। तो पहली चीज तो हमको ये पता चलता है कि बिस्मार्क ने काफी सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू अपने आप को इंटीग्रेट करवा दिया सर, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग की स्थापना की, इंपीरियल बैंक कहते हैं सर, ठीक है, है ना। तो इट वाज नोन बाय सम अदर नेम, उसका नाम था रिच बैंक। रिच बैंक का मतलब है राइच बैंक। राइच बैंक बेसिकली जर्मनी का इंपीरियल बैंक होता है, क्योंकि राइच का मतलब होता है साम्राज्य सर, है ना। तो इस तरह से वो राइच बैंक की स्थापना करेगा, लीगल सिस्टम करेगा, रेलवे को रिओर्गनाइज करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने फेवर में लेता है, आर्मी को क्रिएट करता है, ठीक है। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट बिस्मार्क, क्योंकि सोशलिस्ट की अलग ही कहानी चलती है सर, ठीक है। क्योंकि सोशलिज्म नेशन स्टेट के अंदर मानते नहीं थे ना, वो तो क्लासलेस स्ट्रगल की बात करता है सर, ठीक है ना। वो तो बात करते हैं स्टेटलेस सिस्टम की सर, है ना। यहाँ बिस्मार्क जिस तरह से स्ट्रॉन्ग स्टेट की स्थापना कर रहा है वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा सर, ठीक है। बाकी कुछ कुछ लोग बेसिकली पोलैंड के सपोर्टर हुआ करते थे सर, ठीक है। तो उनका मानना था कि बिस्मार्क एंटी पोलिश है सर, है ना। बिस्मार्क ने पोलिश लोगों को दबाने के लिए रशिया को फ्री हैंड दिया हुआ है, इवन अपने स्टेट के अंदर जो पोलिश नागरिक बैठे उनकी भी पिटाई करवा रहा है सर, ठीक है। पांचवा छठा पॉइंट हम बिस्मार्क के अंदर लिख सकते हैं वो है रिलीजियस रिफॉर्म्स, है ना। अब बिस्मार्क वाज एंटी कैथलिक सर, है ना, समझे नहीं समझे। वो क्यों एंटी कैथलिक था, क्योंकि वो तो प्रोटेस्टेंट ओरिजिन के साथ उसका नाता है सर, ठीक है। और कैथलिक चर्च के साथ उसका मानना था कि कैथलिक चर्च जर्मनी को यूनिफाई करने नहीं दे रहा है सर, ठीक है। इनफैक्ट उसको ये लग रहा था कि ये कैथलिक चर्च का जो पोप है, मतलब जो इटली के अंदर बैठते हैं सर, ठीक है, उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई ना करने के लिए पूरा आदेश दिया हुआ था सर, ठीक है। वो पब्लिक को मोटिवेट किया करते थे सर, ठीक है। तो बिस्मार्क ने 1870 के अंदर ये बहुत क्लियर कट कह दिया था कि भाई आज के बाद बेसिकली पोप की अथॉरिटी है, या मेनली क्या कह सकते हैं कि पोप की जो सत्ता है वो खत्म कर दी जाएगी। इनफैक्ट जब ऑस्ट्रो पर्शियन लड़ाई हुई ना आपकी सड़वा की लड़ाई, कोनिग्सबर्ग की लड़ाई, जब ऑस्ट्रिया हारता है तो पोप ने पब्लिकली डिक्लेयर किया था कि ऑस्ट्रिया शुड विन एंड आई विल सपोर्ट द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया सर, है ना। तो फिर इवेंचुअली यू विल फाइंड कि फिर बिस्मार्क को तो पता चल ही गया था कि अब पोप ज्यादा कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकल हो गए हैं, तो आप पॉलिटिकल रहोगे रिलीजियस एंगल से बाहर निकल के सर, ठीक है। तो बिस्मार्क फिर उनको भी सर्विस कर देगा सर, समझ लो, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि बिस्मार्क जैसे पावर के ऊपर आया उसने कैथलिक्स को काफी परेशान किया सर, ठीक है। उनकी हायरार्की को तोड़ दिया जर्मनी के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज को ले लिया सर, ठीक है। यू विल आल्सो फाइंड कि ऐसी परिस्थिति होती है कि वेटिकन के साथ उसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसने कट आउट करवा दिए सर, ठीक है। और कहा कि हम आपको कोई भी लेना देना हम लोग रखेंगे नहीं सर, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन भी क्रिएट हुई जहां पोप जर्मनी के अंदर कैथलिक समुदाय के लोगों को कह रहा है कि आप रिवोल्ट कर दो सर, ठीक है। तो ऐसी भी कहानी हमको यहाँ से दिखेगी, यू सी की कैथलिक चर्च का जो होल्ड है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कैथलिक चर्च लैटिन में एजुकेशन देता था, इसने कहा कि लैटिन नहीं चलेगा, यहाँ पे जर्मन एजुकेशन चलेगा सर, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति जो बेसिकली कैथलिक इंस्टीट्यूशन में जर्मनी अपॉइंट होगा वो जर्मन स्टेट के थ्रू अपॉइंट होगा, मतलब जो नेपोलियन ने किया था नेशनलाइजेशन ऑफ चर्च प्रॉपर्टी सर, ठीक है। वही चीज हमको ये पता चल रहा है कि बिस्मार्क भी करने की कोशिश करेगा आफ्टर कमिंग टू पावर, एंड इवन बिफोर वो बेसिकली पहले के टाइम के अंदर भी जब चांसलर के रूप में काम कर रहा था उस पीरियड के अंदर भी हमको मिलेगा सर, ठीक है। तो काफी सारी कैथलिक पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी के अंदर उभर के आई थी सर, ठीक है। इसमें रिलीजियस एंगल बहुत सारा आपको दिखेगा, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म वर्सेस कैथलिक जो आइडिया है वो रेनेसां से चल रहा है। हमने आपको बताया था कि जर्मनी एक ऐसे स्टेट के रूप में था जहां प्रोटेस्टेंटिज्म वाज द गढ़, वहां से निकल के आया ना सर, ठीक है। बट या यू विल फाइंड कि ह्यूज मात्रा के अंदर हमको ये पता चलता है कि कैथलिक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको जॉब से निकाला गया, उनको जेल में पिटाई कर दी जाती है सर, है ना। और पॉलिटिकल पार्टीज भी बनने की शुरुआत हो जाएगी कि भाई कैथलिक के साथ क्या भेदभाव हो रहा है सर, ठीक है। ओके, तो ऐसी कंडीशन आपको यहाँ दिखती है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सर, है ना। तो ब्लड एंड आयरन का ही पार्ट था, बोले तो मेरे सामने पड़ोगे तो तुम्हारी पिटाई कर देंगे सर, ठीक है। ओके, तो ये कंडीशन आपको यहाँ से दिखाई बिस्मार्क के अंदर। बिस्मार्क बेसिकली कैथलिक पार्टी को क्लीन कर रहा है। खैर 1880 तक आते बिस्मार्क थोड़ा सॉफ्ट हो गया था ये इनके इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में, कहा कि भाई चलो तुमको काम करने देंगे पर औकात के अंदर सर, ठीक है। इसके सिवाय बिस्मार्क वाज एंटी सोशलिस्ट एज वेल। मैंने आपको बताया कि उस टाइम के अंदर यूरोप में पूरी सोशलिज्म की पूरी बज रही थी सर, ठीक है। अब बिस्मार्क को स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है सर, हाँ। तो बिस्मार्क को लोग काफी सारी मात्रा में कहते हैं कि ये सोशलिज्म के अगेंस्ट में बोलता है सर, और ये सोशलिज्म के अगेंस्ट में इसने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे सर, ठीक है ना। अब व्हाई बिस्मार्क वाज अगेंस्ट सोशलिज्म, आप देखिए हमने आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ जर्मनी बताया था सर, याद है कि नहीं आपको? अगर आप जर्मन इंडस्ट्रियल मॉडल को याद करोगे तो आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया होगा कि इन द जर्मन इंडस्ट्रियल मॉडल इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड रिफॉर्म्स, इट वाज द स्टेट एक्चुअली टेकिंग द लीडरशिप सर, है ना। प्राइवेट सेक्टर तो था पर स्टेट की अध्यक्षता में हो रहा है। अगर उस टाइम के अंदर सोशलिज्म की पूरी
पूरी बजाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही ना पाए और जर्मनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता यह है कि बिस्मार्क बहुत क्लियर कट कहता है कि देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जर्मनी के अंदर होना है तो सोशलिज्म को हमको काउंटर करना पड़ेगा सर, ठीक है, और जर्मनी के अंदर सोशलिज्म काउंटर नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम भी हो जाएगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एट टाइम्स बहुत सारे सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, उनके सामने कानून पास किए गए बिस्मार्क के द्वारा और उनको उठा उठा के जेल में भी डाल दिया गया। एक्चुअली जर्मनी में 1875 में एक पार्टी बनती है एसडीपी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सर, है ना। अगर आपको ना पता हो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो नाम है वो कौन सी पार्टी का नाम है सर, समझे नहीं समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया कि नहीं आपको सर, है ना। हाँ, उसका 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 रिक्रिश्चियनाइजेशन होता है, कैसे होता है सर, ठीक है। हाँ, किस नाम से पहचाना जाता है सर, ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सर, है ना, सीडीयू के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। हाँ, तो नाजी का ओरिजिन देख लीजिएगा कि नाजी पार्टी का नाम किस तरह से आया था सर। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके, समझ में आया कि नहीं आपको, चलिए लेट मी कम बैक, ओके, मैं आऊंगा जब हिटलर के ऊपर बात करेंगे कि भाई इवन नाजी का भी नाम आपको इस तरह से दिखेगा सर, नाजी भी अपने आप को सोशल डेमोक्रेट्स के रूप में एस्टैब्लिश करवाएंगे सर। खैर, तो आता हूं जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था जर्मनी के अंदर, बट या ही एक्चुअली ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट एट दैट टाइम, क्योंकि बिस्मार्क को लग रहा था कि सोशलिज्म इज एनिमी ऑफ द स्टेट, है ना, एनिमी ऑफ द स्टेट का मतलब है कि अगर ये आ गया तो बंटाधार हो जाएगा, इट इज एनिमी ऑफ द सिविलाइजेशन, बिस्मार्क वहां तक कहता है और कहता है कि बिस्मार्क कहता है कि सोशलिज्म इज लाइक अ कैंसर जो फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर देता है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यू विल फाइंड कि इन परिस्थितियों में बिस्मार्क ने सोशलिस्ट के अगेंस्ट में काफी काम किए सर, है ना, और इसके कारण जर्मनी के राजा को एक दो बार अटैक भी किया गया, ये मजदूरों की सेना के द्वारा, बड़े-बड़े आंदोलन के द्वारा सर, ठीक है। एंड देन यू विल फाइंड कि ह्यूज क्वांटिटी में काफी लोगों को पिटाई भी की जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि 1890 तक आ जाते हैं सर, बिस्मार्क जो था वो थोड़ा कमजोर हो गया था, ही बिकेम वेरी वीक एज़ वेल सर, ठीक है। और उसके बाद फिर सोशलिस्ट लोगों का प्रभाव जर्मनी की संसद में बहुत बढ़ जाता है सर, ठीक है, क्योंकि जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया, बिस्मार्क कमजोर है तो सोशलिस्ट लीडर्स और बढ़-बढ़ के शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पहली चीज तो हमको ये पता चल रही है कि सोशलिज्म के अगेंस्ट में था। अब देखिए सोशलिज्म के अगेंस्ट में था उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट वेलफेयर के अगेंस्ट में था सर, ठीक है। बिस्मार्क वाज वंस अ लीडर जो स्टेट बिल्डिंग के अंदर आगे कार्य करेगा और वो कहता है कि देखो आई एम अगेंस्ट सोशलिज्म बट दैट डजंट मीन आई एम अगेंस्ट माय वेलफेयर ऑफ माय ओन पीपल सर, ठीक है। तो बिस्मार्क को पता था कि मेरे मजदूर भाई लोग जिनके लिए प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज दैट कि उनको राइट्स नहीं मिलते, इसके लिए वो सोशलिज्म में चले जाते हैं। अगर मैं उनको अधिकार दे दूंगा तो सोशलिज्म में जाएंगे नहीं सर, ठीक है, तो बिस्मार्क वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स टू आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, द कंडीशन ऑफ द लेबर्स, द वर्किंग कंडीशंस, है ना। तो जैसे ब्रिटेन में फैक्ट्री बिल पास हुआ था 1832 के दौरान, फैक्ट्री बिल की शुरुआत हुई थी सर, फिर अलग 1813 में फैक्ट्री बिल पास हुआ था, उसके बाद और भी अलग-अलग पीरियड के दौरान फैक्ट्री बिल पास होता है, ट्रेड यूनियन बिल पास होता है सर, ठीक है। बिस्मार्क वर्कर्स के लिए यही काम कर देगा जैसे ही वो पावर के ऊपर आता है सर, ठीक है, पहले अगर आप देखोगे तो उनको सिक लीव देने की शुरुआत हो जाती है कि चलो बीमार होते हैं तो उनको सिक लीव दे देंगे मेजॉरिटी के रूप में सर, ठीक है। उसका ये बहुत क्लियर कट कंडीशन था कि भाई आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी मैं दे दूंगा, आई एम रेडी टू गिव द इंश्योरेंस फैसिलिटी एज़ वेल सर, ठीक है, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपका जो प्रीमियम है, जो पेमेंट है वो स्टेट करने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट बिस्मार्क ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो वर्किंग आवर्स है ये वर्किंग आवर्स भी मैं फिक्स करवा दूंगा सर, और खास करके वुमेन चिल्ड्रन के साथ भेदभाव ना हो उसके लिए भी वो काम करेगा। संडे को पब्लिक हॉलिडे के रूप में डिक्लेयर करवा दिया जाता है सर, ठीक है, तो व्हाट वी सी ओवर हियर, बिस्मार्क इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि भाई एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल इंसिडेंट दैट हैपेंस, है ना, तो वो सब ऑटोमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो इससे वर्कर्स को क्या श्योरिटी रहेगी कि स्टेट इज देयर फॉर अस। इससे क्या होता है कि वर्कर्स को स्टेट के अंदर बिलीफ रहता है सर, ठीक है, और स्टेट के अंदर बिलीफ रहता है तो वर्कर्स क्रांति की तरफ नहीं जाएंगे। तो बिस्मार्क ने दो काम किया, एक तो सोशलिज्म की पूरी बजा दी सर, आपको प्रश्न पूछेगा सर, ठीक है, कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ तो सोशलिज्म आया, वहां लेबर पार्टी बनती है। फ्रांस में हुआ तो फ्रांस में भी सोशलिज्म की पूरी बजनी शुरू हो जाती है सर, है ना, सेंट साइमन एंड चार्ल्स फूरियर एंड जोसेफ डॉर्मन, ऑल दिस पीपल, है ना, केम अप, है ना, समझे। एंड हियर वी सी व्हेन जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस, सोशलिज्म कुड नॉट बी मच पॉपुलर इन द अर्ली एरा सर, ठीक है। तो बिस्मार्क न्यू अबाउट दिस पॉइंट, है उसको पता था कि क्या-क्या चीजें काम कर रही हैं वर्कर्स के लिए, अपने लोगों के लिए सर, ठीक है। तो वर्कर्स को स्टेट के प्रति एक लॉयल्टी क्रिएट करवाई जाती है और इसी के थ्रू बेसिकली बिस्मार्क कहता है कि देखो मुझे सोशलिज्म का जो एजेंडा है वो भी मैं वीक करूंगा और साथ वर्कर्स के लिए अपने जो एम्प्लॉइज है उसके लिए काम करूंगा सर, ठीक है। जर्मनी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ वेलफेयर मेजर्स फॉर देयर ओन पीपल एट दैट टाइम सर, है ना, एंड हेंस अ वेरी स्ट्रांग जर्मन स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज़ द पीपल ऑफ जर्मनी वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन पॉलिसीज और द फॉरेन आइडियोलॉजीज दैट वर कमिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप सर, ठीक है ना, समझे। तो आपकी लॉयल्टी गेन हो जाती है सर, पब्लिक ट्रस्ट करती है कि नहीं हमारा राजा ऐसा नहीं है कि सर मुख्तार बन गया है, हमारा राजा ऐसा नहीं है कि जो आके डोमिनेट कर रहा है हमारे ऊपर सर, ठीक है ना, हमारा राजा हमारे लिए काम कर रहा है सर, ठीक है, दूसरी कहानी हमको क्या पता चल रही है सर, बिस्मार्क ने बहुत क्लियर कट कहा वेलफेयर के अंदर कि देखो मुझे जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, आई वांट टू क्रिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जर्मनी, एंड उसमें अगर मैं एब्सोल्यूट फ्री ट्रेड दूंगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये कहता है कि फ्री ट्रेड तेल लेने अभी मेरे को चाहिए प्रोटेक्शनिज्म सर, ठीक है, तो बिस्मार्क ने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करवाने के लिए उसने प्रोटेक्शनिज्म को बेसिकली क्रिएट किया। तो टैरिफ बढ़ा दिए, इंपोर्ट्स के ऊपर उसने टैरिफ बढ़ा दिए। इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ बढ़ाने से क्या होगा सर, है ना, बाहर की चीजें बहुत महंगी हो जाएगी सर, है ना, और बाहर की चीजें जब महंगी होगी तो ऑब्वियसली वी विल कम टू नो दैट द जर्मन पीपल विल बी परचेसिंग देयर ओन गुड्स, है ना, जैसे भारत ने भी करने की कोशिश की थी सर, ठीक है। तो इससे दो चीज होती है, एक तो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो शूट अप होती है और जितना डोमेस्टिक डिमांड शूट अप होगा आप इंडस्ट्रियल मॉडल के साथ लिंक अप कर सकते हो सर, ठीक है ना, तो इवेंचुअली इट विल बेनिफिट द जर्मन इंडस्ट्री सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करने के लिए प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज करेगा, इंपोर्ट सब्सिडिजम की पॉलिसीज करेगा सर, ठीक है। वी विल फाइंड कि हाई ड्यूटीज वर एक्चुअली लेविड ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है सर, ठीक है। और जर्मनी की जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज थी उनको कोई मदद नहीं मिल रही थी, वो ऑटोमेटिकली अब धीरे-धीरे ग्रो करने की शुरुआत करेगी सर, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्रिएटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल सर। एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सेकंड फेज, सेकंड और फर्स्ट फेज, ऐसा कुछ पूछ दिया था सर। आप प्रीवियस के क्वेश्चन में देखिएगा 2017 में या 16 में पूछा था, इतना ओपन एंडेड प्रश्न था सर, ठीक है। देन यू फाइंड कि एवरीवेयर जापान का मॉडल, अमेरिका का मॉडल, फ्रांस का मॉडल, इंग्लैंड का मॉडल, सब जगह के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा और वो कॉम्प्रिहेंसिवली जब आप सबका पिक्चर पढ़ोगे तो ही पता चलता है कि अच्छा इसके ये स्टेट ने क्या किया, इसके ये स्टेट ने क्या किया, स्टेट का रोल क्या होता है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करने के लिए हमको क्या करना है सर, ठीक है, हमको यही करना है कि भाई हमारे स्टेट की हमारी डिमांड बढ़ती जाए, तो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया कि नहीं आपको। और इंपोर्ट ड्यूटीज ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे जो हम लोग इंटरनली खुद के ऊपर चीजें बना पाते हैं, बट अब ज्यादा एक हद से ज्यादा लगा दिया तो डब्ल्यूटीओ में चले जाते हैं लोग सर, देखो भारत डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है हमारे साथ सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए, आपको क्रिएट, देखो इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट नेशनलिज्म की वेव के थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं सर, है ना। तो यू माइट हैव सीन मल्टीपल प्लेयर्स, तो मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट फाइंड इट बैड सर, मैंने उसमें गलत क्या है सर। मैं बता रहा था, मैं स्विट्जरलैंड में बैठा था, टॉकिंग टू स्विस फार्मर, वो कह रहा है कि हमको 50 वहां स्विट्जरलैंड में क्या कहते हैं, स्विस फ्रैंक चलते हैं, स्विस फ्रैंक। वो कह रहा था कि यूरो नहीं चलता है वहां, स्विट्जरलैंड वाला यूरो कम यूज करता है, तो उनकी अभी भी करेंसी बना के रखी है। वो कह रहा है कि हमको 50 फ्रैंक ज्यादा देना पड़ेगा, स्विस फ्रैंक अगर ज्यादा देना है तो वी आर रेडी टू पे 50 स्विस फ्रैंक एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट इज मेड इन स्विट्जरलैंड, दिस इज हाउ दे प्ले, ओके।
वो बोला कि हमारे वहाँ बाजू में ही ऑस्ट्रिया था सर, 20 किलोमीटर में। मैंने बोला ऑस्ट्रिया में सस्ता मिलता है क्योंकि वो यूरोज़ोन का पार्ट है ना, पूरे यूरोज़ोन करेंसी का। तो वहाँ मैंने क्योंकि बाजार देखे थे, मैं उसके साथ संवाद कर रहा था, तो मैंने बाजार देखे, बोला सर आप वहाँ जाके नहीं लेके आते? बोले नहीं जाएगा, हमारा वाला अपने कैंटन को भी नहीं छोड़ेगा। कैंटन उनका जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है सर, प्रोविंशियल यूनिट है, बोले पहले कैंटन से खरीदेगा, गाँव से खरीदेगा, कैंटन से। वहाँ तो विलेज से बड़े-बड़े शहर तो जिनेवा, म्यूनिख, सॉरी जिनेवा एंड क्या कह सकते हैं अपने बाकी सारे सिटी से वही है सर, गेटिंग ओके। बाकी तो ज्यूरिख एंड ऑल दिस प्लेसेस ओके। बाकी रेस्ट ऑफ द स्मॉल स्मॉल सेटलमेंट्स ओके, 1000 की, 2000 की, 5000 की पॉपुलेशन वाले आपको मिलेंगे सर, है ना, स्केटर्डली लाइंग ओके। तो दे विल मेक श्योर कि भाई अपने कैंटन से खरीदेगा, फिर बाहर जाएगा सर, ठीक है। तो इंडिया में अगर कोई ये कह रहा है कि हमको हमारे देश की चीजें खरीदनी चाहिए सर, है ना, उसको आप उसको क्रिटिसाइज कर देते हो, मतलब गलत क्या है? वो तो ब्रेन ऑफ वेल्थ रोक रहा है आपके लिए सर, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो व्यक्ति देख रहा है वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। इंडिया के 1-2 बिजनेसमैनों ने ये ट्राई किया सर, है ना, अच्छा मॉडल था सर, पर वो क्वालिटी के ऊपर काम नहीं कर पाया सर, वो क्वालिटी के ऊपर काम नहीं कर पाई, इंडस्ट्रियलिस्ट के कारण उसको फटका पड़ गया सर, ठीक है। अगर अच्छी क्वालिटी, वो जैसे बाहर की इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आती है, या फॉरेन, जैसे यूनिलीवर बनाता है सर, अब यूनिलीवर के साथ पतंजलि भी बनाता है सर, ठीक है। पतंजलि और यूनिलीवर में प्रॉब्लम क्या है सर? पतंजलि नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड है सर, ठीक है। पतंजलि नेशनलिज्म उसको लोग सपोर्ट भी करता है सर, ठीक है, कुछ गलत नहीं करता है, मैं एब्सोल्युटली ऑलराइट ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट, पूरी दुनिया ऐसे चलती है सर। जापानीज को देखो, दे विल बाय जापानीज प्रोडक्ट ओके, दे विल नॉट गो फॉर चाइनीज प्रोडक्ट ओके, कोरियन विल बाय द कोरियन प्रोडक्ट ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट ओके। तो अगर राष्ट्रवाद और ये कह भी रहे हैं कि भाई यहाँ ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो हमने तो पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। तो ये थाली के बैंगन उसको लेके हैं कर रहे होते हैं सर, ठीक है। बोला कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है? एक दिन ये ऐड आ रही थी मेरे साथ, 2-4 थाली के बैंगन बैठो, बोले देखो ये कैसे ऐड बेस्ड है, लोगों को प्रभावित कर रहा है इमोशंस के अंदर। तो मतलब तुम तो बहुत ऐसे तो बहुत थाली के बैंगन कर जाते हो। तो वहाँ अमेरिका के अंदर वो ट्रम्प आके कहता है कि अमेरिका फॉर अमेरिकन्स इन मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका की इंडस्ट्रीज को पुश करने के लिए अमेरिकन को कहूंगा कि आप अपना सामान, तब तो तुमको लगता है वाओ व्हाट अ पॉलिसी सर, ठीक है। तो तब तो तुम हैं कर देते हो सर, ठीक है। यहाँ जब कोई बोल रहा है सर, तो ये बहुत मैटर करता है सर। बिस्मार्क न्यू अबाउट दिस पॉइंट कि इसके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे अपने इंडस्ट्रियल मॉडल को सर, ठीक है। तो पतंजलि के साथ प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। वो क्यों नहीं दे पाए उसके पीछे का कारण उसने आउटसोर्स किया है सर। आप देखोगे कि जैसे बिस्किट है, बिस्किट उसके 2-3 खुद के प्लांट में बनता है, 2-3 कहीं और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, वहाँ सुपरविजन नहीं हो पा रहा है सर। चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं क्रिएट हो पा रहे। इंस्टीट्यूशन आपका हायरार्की बनानी है, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में पूरी हायरार्की होती है सर। तो वो जो जिसको आउटसोर्स किया हुआ है, मसाला दिया हुआ है कि बनाने के लिए भाई तू बेच सर मेरे नाम से, है ना, वहाँ से सप्लाई चलेगा सर, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम है सर, ठीक है। वो सुधार देगा तो वो प्रोडक्ट बहुत आगे चल पाएगा सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, वो प्रोडक्ट चलता है मार्केट के अंदर, सब चलता है। तो और फिर प्रॉब्लम ये भी है कि फिर उनको उस तरह से कंपनी को डिच किया गया है बाजार के अंदर भी, और बाजार के अंदर भी माहौल बना दिया जाता है कि देखो ये नेशनलिस्ट कंपनी है। तो प्रॉब्लम क्या है नेशनलिस्ट कंपनी के रूप में सर, ठीक है। आप टाटा की प्रोडक्ट खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, है ना, समझे नहीं समझे? आप टाटा की प्रोडक्ट खरीदते हो क्यों? क्योंकि टाटा यू प्रमोट नेशनलिज्म सर, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो वैसे यही चीज है तो बिस्मार्क उस टाइम पे कर रहा है। बिस्मार्क कह रहा है कि मेरी इंडस्ट्री बहुत इन्फेंट है, मेरी इंडस्ट्री बहुत इन्फेंट है, मेरी इंडस्ट्री इन्फेंट है, तो मैं इसको ग्रो करवाऊंगा, कैसे करूंगा? गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के थ्रू सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। तो ये चीज करवाने की कोशिश कर रहा है, सरकार के पास पैसा था और इन बिजनेस के रूप में हमको ये पता चलता है कि बिस्मार्क ने अपना कार्य करने की शुरुआत की सर, ठीक है। धीरे धीरे बिस्मार्क डिसाइड करता है कि भाई देखिए कुछ भी हो जाए, हम लोग को अब यहाँ इंटरनल रिफॉर्म्स हुए हैं, तो अब हम लोग आगे चलेंगे और हमारी फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करने की शुरुआत करेंगे। फॉरेन पॉलिसी में बिस्मार्क ने ये ध्यान रखा है, हो सके उतना वॉर मत करिए सर, ठीक है। पीस एस्टैब्लिश करिए और फ्रांस को आइसोलेट करिए सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अब नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ बिस्मार्क। इंटरनल रिफॉर्म समझ में आई, बिस्मार्क एज अ लीडर के रूप में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या-क्या कार्य किए बिस्मार्क के द्वारा, तो ये सब छाप दीजिएगा सर, ज्यादातर आपको कहानी समझ में आ जाएगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी हमने कवर किया है, जर्मन मॉडल को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब क्लास हमने देखा था, तो जर्मन मॉडल के साथ हमने लिंक अप किया था कि नहीं किया था, जर्मन मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज फार एज आई नो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट मॉडल सर, ठीक है ना। हाँ क्यों बोल रहे हो कर सर, ठीक है। मुझे याद है मैंने करवाया हुआ सर जर्मन मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ सर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस सी कि फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा सर, ठीक। हाउ द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी सर, ठीक है। अब देखिए बिस्मार्क वाज इंटरेस्टेड टू द आइडिया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, है ना। और बिस्मार्क बहुत क्लियर कट था कि हमको साम्राज्यवाद करना है, पर साम्राज्यवाद करना है विदाउट द वॉर सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। बिस्मार्क वाज इंटरेस्टेड इन एजेंडा, वेरी क्लियर कट है सर, है ना। बिस्मार्क इंपीरियलिज्म का सपोर्टर था, वो कह रहा है कि मुझे एम्पायर बनाना है। उसने कहा है कि मुझे तो जर्मन रीच बनाना है, जर्मन रीच का मतलब है कि जर्मन एम्पायर बनाना है सर, ठीक है। ये जो एम्पायर बिल्डिंग है वो बहुत ही क्लियर कट है कि एम्पायर एट द कॉस्ट ऑफ नो वॉर, समझे नहीं समझे। एम्पायर बनाना है पर युद्ध नहीं करना है सर, ठीक है। शांति के थ्रू एम्पायर बनाना है सर। देखिए तो शांति के थ्रू एम्पायर कब बन सकता है? तभी बन पाएगा जब आप डिप्लोमेसी करोगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये डिप्लोमेसी के थ्रू बेसिकली एम्पायर बिल्डिंग करने की कोशिश करेगा और ये प्लान करेगा कि मैं अलाइज बिल्डिंग करूंगा, मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को फील कराऊंगा, सॉफ्ट पावर के थ्रू करने की कोशिश करूंगा सर, ठीक है। हो सके उतनी अलग अलग प्रकार की ट्रीटीज करूंगा सर, ठीक है, और उसके थ्रू अपना इन्फ्लुएंस फैलाने की कोशिश करूंगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। तो बेसिकली हमको ये पता चल रहा है कि बिस्मार्क यहाँ पे 3-4 प्लान कर रहा है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। बिस्मार्क ने कहा कि मेरा साम्राज्यवाद ऐसे नहीं होगा कि सीधे सीधे तौर के ऊपर मैं कॉलोनीज बनाने की शुरुआत कर दूंगा। कॉलोनीज बनाने के लिए टाइम है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। किसी ने पूछा कि हम लोग नेवी बनाएंगे, बिस्मार्क कहता है कि नो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ फॉर्मिंग अ ग्रेट नेवी एज वेल सर, ठीक है। बिस्मार्क बहुत क्लियर कट था कि भाई देखो जर्मनी अभी बहुत ही नासन स्टेट है, बहुत ही बच्चा है सर, ठीक है, और जर्मनी को बेसिकली इकोनॉमिकली डेवलप करवाना है। पीछे की साइड के ऊपर जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाया है। अब उस पीरियड के समय पे बिस्मार्क अगर युद्ध डिक्लेयर कर देगा तो व्हाट इट विल लीड टू सर, इट विल लीड टू कंडीशन जहां जर्मनी की जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है वो तहस नहस हो जाएगी सर। देखिए हमारे नेबर के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद नेबर सर, ठीक है। और नेबर विदाउट डेवलपिंग द इकोनॉमी दे आर कंटीन्यूअसली एट वॉर सर, उनको कुछ और दिखता ही नहीं, उनको वो के फैक्टर है ना उनके जीवन में सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। सो दे हैव दिस के फैक्टर इन देयर लाइफ सर। तो इनके जीवन में के फैक्टर के कारण ही इसमें चला गया है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो हमको ये पता चल रहा है कि वी विल सी कि बिस्मार्क कहता है कि देखो हमको नेवी नहीं बनानी। नेवी क्यों नहीं बनानी, उसके पीछे का कारण है उस टाइम पे नेवल बादशाह कोई दुनिया के अंदर हुआ करता था, नेवल पावर जो था वो था इंग्लैंड सर। और बिस्मार्क को पता था कि अगर मैं नेवी बनाऊंगा तो दिस माइट बी अ पॉइंट वेयर आई विल कम इनटू कंफ्लिक्ट विद इंग्लैंड सर, और इंग्लैंड के साथ कंफ्लिक्ट में मेरे लिए बहुत धक्की हो जाएगा सर, ठीक है। तो ही वाज वेरी स्मार्ट, ही वाज वेरी प्रैक्टिकल सर, ठीक है। तो लेट अस मेक श्योर सर, है ना, आई डू नॉट वांट टू गेट कंपटीशन विद इंग्लैंड। इंग्लैंड को इनडायरेक्टली कह दिया जाता है कि फैक्टर कश्मीर कहते हैं उसको सर, ठीक है ना, कह रहे हैं कहां से आते हो सर, इतना पढ़ने के बाद के फैक्टर को नहीं समझ पाए सर, जीवन के अंदर क्या करोगे सर। चलिए सर, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट ओके। तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग सर, है ना, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंग्लैंड सर। अब देखिए इंग्लैंड की स्टोरी क्या है सर, इंग्लैंड के साथ उसने मना कर दिया। उसने इंग्लैंड को इनडायरेक्टली ये कन्वे किया कि देखिए आप पानी में सबसे बड़े हो,
आप बड़े रहिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमको लैंड में बना रहने का अधिकार दीजिए सर। यू शुड बी अ वाटर रेट, वी शुड बी अ लैंड रेट सर, है ना, ये चूहा कहता है अपने आप को, ठीक है। तो क्या कहता है कि लेट इंग्लैंड बी अ वाटर रेट और सी रेट, लेट जर्मनी बी अ लैंड रेट सर, है ना, समझे नहीं समझे। और इनके बेसिस के रूप में हमको ये पता चल रहा है कि बिस्मार्क अपनी पॉलिसीज के थ्रू बात प्लान कर रहा है कि भाई हम जमीन के ऊपर एक्सपांड करेंगे, हो सके उतनी लैंड के ऊपर अपनी स्पीड ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे और कॉलोनाइजेशन हो सके उतनी कम करेंगे सर, ठीक है। अब एट दैट टाइम जो मेनी पीपल इन जर्मनी हु एक्चुअली प्रपोजिंग बिस्मार्क कि भाई लेट अस हैव कॉलोनाइज, है ना, बाकी सारे लोग बना रहे हैं, अपन क्यों नहीं बनाते हैं सर, ठीक है। उनका ये मानना था कि अगर हम लोग कॉलोनीज नहीं बनाएंगे, पीपल विल माइग्रेटिंग आउट ऑफ द कंट्री सर, है ना, बहुत सारे लोग माइग्रेट चले जाएंगे बाहर, जर्मनी के बाहर चले जाएंगे। उस समय क्रिश्चियन मिशनरी से जर्मनी के अंदर उन सबका भी मानना था कि सर आप कॉलोनी बनाइए, हम क्रिश्चियन मिशनरी के रूप में जाएंगे अफ्रीका के अंदर अलग अलग प्रदेशों में, और वहां पे बेसिकली हम लोग क्रिश्चियनिटी का फैलावा करेंगे सर, ठीक है। तो इसमें कहता है कि रुकिए सर, है ना, लेट अस वेट फॉर सम टाइम सर, ठीक है। इन द इनिशियल 6-7 years बिस्मार्क मेड श्योर कि ही डिड नॉट परस्यू द आइडिया ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब उसको ये समझ में आ रहा है कि यार अब कॉलोनाइजेशन में परस्यू नहीं करूंगा तो मेरे यहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम होने की शुरुआत हो गई। क्यों हो रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है तो मर्चेंट क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास को डिमांड होनी शुरू हो गई। इनको दो चीज की डिमांड थी, बोले सर हमको मार्केट चाहिए, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाया है, आपने हमारा विकास करवा के दिया है, अब हमको कच्चा माल भी चाहिए। बिस्मार्क बोलता है कहां से लाऊं मैं समझे नहीं समझे। तो उन्होंने कहा कि सर आप ना लेके आइए, हमको अलाउ करिए, हम कहीं पे जाएंगे, बसेंगे, सेना वेना साथ में लेके जाएंगे, वहां के लोगों की आता हूँ इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। मेरा इंटरनेट है ना अभी नया कुछ उसको वियर्ड एक्ट कर रहा है सर। हर एक आध घंटे पे वो 5 सेकंड के लिए चला जाता है सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग ओपन है 4-5 सेकंड के लिए, एंड देन अगेन आफ्टर एन आवर और 4-5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश मार देता है सर, समझे। तो मेरे को लगा है राउटर मेरा हीटअप हो गया है। एक्चुअली 24 घंटा राउटर चालू रहता है ना सिस्टम का, तो इट इज टाइम टू रिप्लेस द राउटर, है ना, हीटअप मारता है ना ज्यादा, 1-2 साल से ज्यादा। मैं हर एक साल में रिप्लेस कर देता हूँ एक्चुअली, आई रिप्लेस माय राउटर एंड अदर नेसेसिटीज, है ना, समझे। क्योंकि एक साल में तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है ऑब्वियस, कितना गर्मी रहता है उसको सर, है ना। खैर लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, है ना। तो कहानी क्या है कि मार्केट एंड रॉ मटेरियल की प्रेशर होगी सर, है ना। इन्होंने प्रेशर किया हिटलर को कि यार कुछ तो करिए इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को सर, ठीक है। दूसरा आप देखोगे तो माइग्रेशन हो रहा है जर्मनी में, क्या पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी और देयर वाज माइग्रेशन टू यूएसए, और यूएसए के अंदर ब्रेन ड्रेन हो रहा था। अगर आप देखोगे तो काफी बड़ी मात्रा में जर्मन जो है ये जर्मनी से निकल के जा रहे थे सर, वी आर गोइंग टू यूएसए। अब यूएसए उस टाइम पे सबको अलाउ कर रहा था, सिविल वॉर खत्म हुआ था, यूएसए वाज गोइंग थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन सर, है ना। तो बिस्मार्क को डर था यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। वरना तो क्या होगा कि लोग बाहर चले जाएंगे, हमारे साथ उसका रिश्ता टूट जाएगा, अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे, कहीं पेरिस में जाके सेटल हो जाएंगे, प्रॉब्लम होगा सर, ठीक है। तीसरा कहता है क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरीज भी हिटलर हिटलर कहां सर, है ना। बिस्मार्क को कहते हैं कि सर अलाउ करिए हम क्रिश्चियनिटी का फैलाव करेंगे, आपके लिए भी बढ़िया होगा, हमारे लिए भी बढ़िया होगा सर, ठीक है। अब बिस्मार्क को डर ये था कि यार कॉलोनाइजेशन करने की शुरुआत करेंगे, अगर हम कॉलोनाइजेशन करने की शुरुआत करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम लोग कम्पीट करेंगे, है ना। हम नई कॉलोनी एस्टैब्लिश करेंगे तो ब्रिटेन बौखलाएगा तो और मॉबिंग होगी सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो बिस्मार्क गेम करता है, बिस्मार्क कहता है कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम होगा, हमने ब्रिटेन को कहा है कि आप जमीन के ऊपर मत आइएगा, हम समुद्र में नहीं आएंगे सर, ठीक है। अब हम लोग कॉलोनी एस्टैब्लिश करेंगे, नेवी भेजनी पड़ेगी, ये सब कुछ होगा सर, लड़ाई बड़ाई हो जाएगी, एक ही जगह के ऊपर दोनों ने क्लेम कर दिया कि हाँ मैं बैठूंगा, बोलेगा मैं बैठूंगा सर, ठीक है। बिस्मार्क कहता है देखो मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। बोले क्या प्लान है? बोले काम करते हैं, जितने लोगों को कॉलोनीज एस्टैब्लिश करनी है ना उनको बुला देते हैं यहाँ पे सर, ठीक है। कहाँ बुलाएंगे? बोले बर्लिन के अंदर, गेटिंग माय पॉइंट। एक नंबर का मास्टर स्ट्रोक खेला सर, बोले बुलाओ सबको, केक कटेगा, सब में बटेगा, गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट बिस्मार्क डिड, वेरी स्मार्ट गाय सर, ही कॉल्ड ईच एंड एवरीवन। बोले तुमका क्या प्रॉब्लम है? बोले हमका भी कॉलोनी चाहिए, अरे तू भी लेके जा सर, दो पैसा तू भी कमा, मैं भी कमा रहा हूं ना सर, ठीक, गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? व्हाट बिस्मार्क डिड सर, बिस्मार्क वाज वेरी स्मार्ट इन दिस होल notion where Bismarck actually started inviting all the people of Europe, खासकर यूरोप की बड़ी-बड़ी ताकतें थी, उनको कहा कि आप आइए यहाँ पे, हम बर्लिन के अंदर इकट्ठे होते हैं, लेट अस हैव एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आवर ओन दिस थिंग सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। इंपीरियलिज्म के नाम के ऊपर हम कुछ अपना कुछ कर देंगे सर, ठीक है। तो बिस्मार्क ने क्या किया? व्हाट बिस्मार्क डिड सर, बिस्मार्क वेरी स्मार्ट इन दिस केस, है ना। बिस्मार्क यहाँ पे अफ्रीका से लेके एशिया से लेके जो ईस्ट इंडीज, मतलब ईस्ट इंडीज क्या कहते हैं, ईस्टर्न क्वेश्चन जो उस टाइम के अंदर हुआ करता था, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करिए कि द प्रॉब्लम ऑफ द टर्की, उन सबको सॉल्व करने के लिए बिस्मार्क ने यहाँ पे बर्लिन के अंदर लोगों को इकट्ठा करवाया सर, ठीक है। इसी को ही बर्लिन कांग्रेस के रूप में पहचानते हैं, इसी को बर्लिन कॉन्फ्रेंस के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस था ये सबसे पहले 1878 के अंदर होगा सर, ठीक है ना। द वेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वो भी 1878। ये 1878 की जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, ये बर्लिन कांग्रेस हुआ करती थी, उसमें ईस्टर्न यूरोप को लेके जो चर्चा हो रही है उसको लेके उसने उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी। उसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन सर, ठीक है। ये ईस्टर्न क्वेश्चन में जो टर्की से जो भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और टर्की ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसका क्या करना है उसको लेके चर्चा थी सर, ठीक है। अगेन इन 1883 1884 सर, 1883-84 तक आते हैं। बिस्मार्क कह रहा है कि देखिए हम लोग यहाँ पे अपनी कॉलोनाइजेशन और अपनी जो प्रक्रिया है उसको स्टॉप करने के लिए हम फिर से इकट्ठे होते हैं और बेसिकली अफ्रीका को हम लोग बांट देते हैं, कोई मगजमारी नहीं होगी सर, ठीक है। ये भी बर्लिन का ही पार्ट था सर, ठीक है। एंड देन यू विल फाइंड कि द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका और द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका विल टेक प्लेस, जहां अफ्रीका को हमको ये पता चल जाता है कि तोड़ दिया जाता है सर, ठीक है। हम लोग कल के क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि हाउ द इकोनॉमिक और द अफ्रीकन मैप वाज ड्रॉन सर, है ना, आपको पता होगा सर, ठीक है ना। बिस्मार्क वाज वन ऑफ द चैंपियन ऑफ द अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म इन अफ्रीका, और अफ्रीका की केक काटी जाती है सर, ना, केक कटेगा सब में बटेगा का जो विचार रहा है वो बिस्मार्क के लेके आया है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो 78 79 से लेके 1883 तक आते हैं। बिस्मार्क ने अलग-अलग जगह के ऊपर अपनी कॉलोनीज की एस्टैब्लिशमेंट की है, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। सो यू फाइंड कि अफ्रीका के अंदर जाएगा, कैमरून में जाएगा, ईस्ट अफ्रीका में जाएगा, मार्शल आइलैंड में जाएगा, न्यू गिनीवा में जाएगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। इन सब प्रदेशों में तो पपुआ न्यू गिनीवा आप देखोगे तो कहां, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बाजू में सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। यू फाइंड कि उस पीरियड के समय पे बिस्मार्क ने अपनी जो जर्मन नेवीज जो थी खास करके उनको प्रोटेक्शन देने की शुरुआत की, और बिस्मार्क बहुत क्लियर कट कह रहा है कि देखो मुझे कॉलोनीज नहीं बनानी है, अगर बनाएंगे तो सब मिल बांट के बनाएंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। ये बॉय 10% डाउन हो गया अपना स्क्रीन टाइम, चलो बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो बात आगे करते हैं सर, ना, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट की, है ना, एवरी संडे आता है, पिछले संडे भी 9 बजे आया था सर, इसी टाइम के ऊपर सर, ठीक। तो यस है ना, संडे एकदम बढ़िया टाइम लगा सर ये, और मैं हर बार क्लास में होता हूं, यहाँ पे मेरे को अनाउंसमेंट है, टिंग टिंग करके हो गया सर, गुड थिंग है ना। चलिए और अवॉइड करो सर, और अवॉइड करो सर, है ना। तो और स्टोरी क्या है सर, तो स्टोरी सबको आएगा, जितने लोग आईओएस सिस्टम यूज करते हैं सबको पता है ना। ये आधा घंटा से ये सब चीजें बहुत देता है सर। एक्चुअली
आप कोई एक इकोसिस्टम यूज करिए। इफ यू यूज विंडोज इकोसिस्टम, यू यूज कंप्लीटली विंडोज इकोसिस्टम सर, ठीक है। अगर आप आईओएस यूज कर रहे हो तो यू यूज आईओएस है ना, तो आईओएस में फिर आप टैबलेट, फोन, मोबाइल सब कुछ है ना, इवन लैपटॉप वैपटॉप सब कुछ आईओएस में चले जाइए। आप iCloud के थ्रू काम करोगे ना, आपकी 70-80% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सर, ठीक। मैं सिंगल हैंडेडली एक ही इकोसिस्टम के ऊपर पूरा काम करता हूँ इंटीग्रेट करके सर, है ना। तो मेरा टैबलेट है एंड ना वाईपैड है एंड लैपटॉप है और ये बड़ा मैक है और उसमें सर एकदम सटासटी काम हो जाता है सर, है ना। यहाँ कुछ काम कर रहे हो सीधा उसमें अपलोड हो गया होगा iCloud के अंदर सर, ठीक है। सीधा सिस्टम खोलोगे, डाउनलोड होकर सीधा काम चालू हो जाएगा सर, ठीक है। तो कहीं से भी रिमोट एक्सेस काम कर सकते हैं। तो अभी मैं बाहर गया था सर, तो मेरा टैबलेट में काम चालू था, वो 40 मिनट ऐसे तो हुआ सर, ठीक है। खैर, तो लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, टेक्नोलॉजी विल मेक योर वर्क इजी एज वेल सर। थोड़ी महंगी आती है, कितनी बिटनी एक आध बेचनी पड़ेगी, बट ठीक है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो कहानी क्या है सर, बिस्मार्क बहुत क्लियर करता है। बिस्मार्क कह रहा है कि देखो मेरी फॉरेन पॉलिसी के अंदर मुझे कॉलोनाइजेशन करना नहीं है, अगर कॉलोनाइजेशन करना भी है आई विल मेक श्योर कि मैं यहाँ मिल बांट के कॉलोनाइजेशन करूंगा सर, ठीक है ना। एग्री समझे आप लोग। तो बिस्मार्क को स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका करेगा, बर्लिन कांग्रेस को बुलाता है ईस्टर्न क्वेश्चन टर्की को सॉल्व करने के लिए, ये दर्शाता है उसकी लीडरशिप एबिलिटीज को सर, ठीक है। बिस्मार्क सबको बर्लिन में बुला रहा है सर, है ना। अब बिस्मार्क बर्लिन में बुला रहा है तो व्हाई अदर कंट्रीज वर रेडी टू जॉइन बिस्मार्क, गेटिंग अ पॉइंट नॉट व्हाई अदर कंट्रीज वर रेडी टू जॉइन बिस्मार्क, ये तो होना चाहिए ना सर, आपको ये तो क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है। बिस्मार्क ये दो बेसिकली इवेंट्स के थ्रू बता रहा है कि भाई देखो आई हैव एस्टैब्लिश्ड माय सेल्फ एज अ लीडर, और कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म करना है तो मिल बांट के करना है सर, ठीक है। तो ब्रिटेन अभी भी बिस्मार्क से उतना बौखलाता नहीं है क्योंकि ब्रिटेन वाज गेटिंग हिज ओन शेयर। ब्रिटेन को वो जो है ना रोटी का टुकड़ा मिल रहा था उसके अंदर से, तो इसको कहते हैं स्मार्टनेस। यू आर स्टिल ग्रोइंग अप, यू नो दैट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अलग-अलग कंट्रीज डिसइंटीग्रेट हो गए। बेसिकली ईस्टर्न क्वेश्चन जो है वो आपको क्रीमियन वॉर के दौरान भी पढ़ाया था सर, और ये वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी आएगा, हम लोग पढ़ेंगे अभी कल परसों की क्लास में जब इंपीरियलिज्म को पढ़ाएंगे तो वापस मैं आपको इसको लेके आऊंगा सर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 और इंपीरियलिज्म का ही पार्ट है ये सर, ठीक। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 हम लोग खत्म करेंगे 15 मिनट के अंदर, सुन लीजिए मेरी बात। खाली मैं घटना बताऊंगा फर्डिनेंड को कैसे मारा गया सर, ठीक है। बाकी उसके जितने भी कारण है ना वो आगे के 4-5 क्लासेस में होंगे सर। थंब रूल है सर, वर्ल्ड वॉर को ऐसे ही समझा जा सकता है। वर्ल्ड वॉर के लिए आपको अलग से क्योंकि पीछे जितने भी इवेंट्स हुए ऑल आर कॉजेस, इंपीरियलिज्म कॉजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मार्केट बेस्ड सिस्टम कॉजेस, अलायंसेस अभी बिस्मार्क बनाने की कोशिश करेगा कॉजेस, एक से एक कॉजेस बनने की आपके पीछे शुरुआत हो जाएगी। लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। तो बिस्मार्क ने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू इंपीरियलिज्म किया। ये इंपीरियलिज्म में भी ये ध्यान रखा कि सबको साथ में लेके गए, सबका साथ सबका विकास, गेटिंग पॉइंट है ना। तो इन दिस कंडीशन यू विल फाइंड कि जो पूरी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रही है बिस्मार्क के दौरान, वहाँ बिस्मार्क ये ध्यान रख रहा है कि भाई मेरी कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया में ज्यादा कुछ मगजमारी ना हो सर, ठीक है। तो एक तो उसने कॉलोनाइजेशन को पुश करवाया धीरे धीरे करके। दूसरा उसकी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव कॉलोनाइजेशन एकमात्र नहीं था, वो तो उसको प्रेशर मारा गया, इसके लिए बिस्मार्क ने कहा कि चलो लेट मी रिफॉर्म। ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ कॉलोनाइजेशन, मैंने आपको बताया इनिशियली 6-7 साल तो 1878 के बाद धीरे धीरे एक्टिव होता है कि चलो सब कुछ करते हैं। 1883 में अफ्रीका और फिर बाकी सारे रीजन से एस्टैब्लिश हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में कहीं नहीं गया, सेंट्रल अफ्रीका में था, ईस्टर्न अफ्रीका में था सर, ठीक है। ये कैमरून और ये सब प्रदेश आप देखोगे देवर ऑल जर्मन कॉलोनीज ना सर, टोगोलैंड ना, समझ नहीं समझे। बिस्मार्क कहता है कि देखिए बाकी सब ठीक है, मेरी फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है सर, वो है कि जर्मनी को स्ट्रांग करना है, और जर्मनी स्ट्रांग कब होगा, एट द कॉस्ट ऑफ फ्रांस। मेरी मजबूती फ्रांस के नाते फ्रांस कमजोरी होगा तभी हो पाएगी सर, ठीक है। तो उसकी बहुत क्लियर कट आइडिया था। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई फ्रांस को तोड़ूंगा तो ही मेरा पूरी सिस्टम बनेगी सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन बिस्मार्क फ्रांस के प्रति कभी जनरस नहीं रहा सर, ठीक है। आप पकड़ने की कोशिश करिए 1866 में ऑस्ट्रिया के सामने उसने दिल दरिया बाकी सब समंदर कर दिया, और ऑस्ट्रिया को प्राग के अंदर बुलाया जाता है, पर प्राग में भी ह्यूमिलेट नहीं किया गया, राजा को कहा गया कोई बात नहीं सर, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग को ये पता चलता है कि 1870 में सेडन की लड़ाई हुई और फ्रांस की बात होती है सर, ठीक है, और फ्रैंकफर्ट और पेरिस के अंदर जो घटना होती है वो दर्शाती है कि बिस्मार्क वाज वेरी फर्स्ट क्लियर टू ह्यूमिलेट द फ्रांस एट दैट टाइम सर, ठीक है। कहानी ये चलती है कि लोरेन वाज इन द फ्रेंच ब्लड, फ्रांस के हर लहू के कतरे के अंदर लोरेन की बात होती थी सर, ठीक है। और उस पीरियड के अंदर बिस्मार्क लोरेन लेके जा रहा है, अल्सस लेके जा रहा है सर, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंच पीपल वर डिटरमाइंड टू गेट बैक अल्सस एंड लोरेन एट एनी कॉस्ट। बिस्मार्क पेरिस के ऊपर जब अटैक करेगा तो उसके बाद हमको ये भी पता चल रहा है कि पेरिस के लोगों ने सीज किया था, बोले विल नॉट अलाउ बिस्मार्क टू एंटर पेरिस, ओके, तुम जो भी उखाड़ना उखाड़ लीजिए सर, ठीक। तो बिस्मार्क उसके बाद और बौखला गया, तुम हारने के बाद भी तुम्हारा राजा सरेंडर कर रहा है सर, ठीक है, वो हेलीकॉप्टर कर दिया, तुम भी आखिर तक, तो बिस्मार्क और गुस्सा होता है। बिस्मार्क कहता है वो होता है ना कि यार ईगो आ गया था उसको सर, तो बोलता है अब तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा सर, आई विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय यू नाउ, ठीक है। तो व्हेन द सीज ऑफ पेरिस टुक प्लेस and the Parisians, the people of Paris were actually, in fact, revolting, and they fought bravely for 3-4 months. They were able to contain the German forces from entering Paris and Versailles, ठीक है। तो उसके कारण कह रहा है कि अब ये खत्म हो गया सर, इसको मैं क्वारंटाइन करके रहूंगा, ऐसा क्वारंटाइन कहूंगा कोई भी बीच में ना आ पाए सर, ठीक है। तो बिस्मार्क ने देखा कि फ्रांस को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाए। बोले फ्रांस को मदद कौन करेगा उस टाइम पे, ऑस्ट्रिया करेगा। ऑस्ट्रिया को तो हमने पूरी बजा दी है, फ्रैंकफर्ट वियना क्या कहते हैं पराग की ट्रीटी के द्वारा, इन ट्रीटी ऑफ पराग उसको कहा गया था कि तुम मेरे अंदर में रहना सर, वरना तुम खत्म कर दूंगा सर, ठीक है। और बिस्मार्क पावरफुल भी हो गया, अब ऑस्ट्रिया की पहले से पूरी चल नहीं रही है सर, ठीक है। बिस्मार्क ये भी देखता है कि उस टाइम पे रशिया फ्रांस की मदद करने आ सकता है, और रशिया को तो पोलिश मूवमेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर बिस्मार्क ने लपेटे में ले लिया था। पोल्स यूज्ड टू हेट बिस्मार्क, पोलिश लोग जो थे वो तो हेट करते थे, बोले बेकार है सर, ठीक है ना। पोलिश लोग बेकार थे क्योंकि बिस्मार्क को ये लग रहा था कि कैथोलिक लोग हैं सब, और ये मेरे अगेंस्ट में भी इनफैक्ट कल के नया पोलैंड का राज्य बनाएंगे तो मेरा रशिया और जर्मनी का भी कुछ विस्तार तोड़ जाएंगे सर, ठीक है। डेनिश ओरिजिन के लोग वहां पे रहते थे, खास करके डेनिश ओरिजिन के लोग, क्योंकि उसने जब स्लेस्विग होल्स्टर लिया तो उसमें 10-20% डेन्स भी हुआ करते थे, तो डेन्स को भी मारा, समझा आप, ठीक है। तो ऐसी भी कहानी हमको पता चलती है सर, ठीक है। तो बिस्मार्क ने कहा कि भाई मेरे साथ तो चलेगी नहीं सर, ठीक है। बिस्मार्क देख रहा है कि फ्रांस को तीसरा कोई कंट्री मदद कर सकता है, वो इटली सर। बिस्मार्क क्या कर रहा है कि फ्रांस को कोई तीसरा कंट्री मदद कर सकता है, इटली। अब इटालियंस तो बेसिकली बिस्मार्क के मोहताज थे, है ना, उनको तो बिस्मार्क का मैं तो कहूंगा कि उनके पांव के ऊपर पानी डाल के वो चाट लेना चाहिए सर, ठीक है। विदाउट बिस्मार्क इटालियन यूनिफिकेशन वाज नॉट पॉसिबल सर। इटली हमेशा जीवन के अंदर बेसिकली शुड ऑलवेज बी इंडेप्टेड हो, रूनी बन गुलाम बनना चाहिए इटालियन को सर, ठीक है ना। तुम जर्मन के ऊपर बौखला रहे हो सर। आप देखिए मुसोलिनी और हिटलर क्यों इकट्ठे हुए थे पता है सर, क्योंकि वो थे कॉमन हिस्टोरिकल पास्ट। जब आपकी रोम एंड बर्लिन एक्सिस होगी सर, उसके पीछे का कारण ये है कि दोनों को पता है, और जर्मन से तो उनको इंडायरेक्टली कन्वे करवाया था कि बेटा हमारा अस्तित्व तुम्हारा अस्तित्व हमारे कारण है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। अब बिस्मार्क कह रहा है कि कौन मदद करेगा इसकी मैं देखता हूं, है ना। ये चल रहे थे ना सर, और फ्रांस में अराजकता आई हुई है, राजा हेलीकॉप्टर कर चुका है, फ्रांस में नई सरकार बन रही है 1871 के बाद, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी सर, उसमें ह्यूमिलेट कर रहा है बिस्मार्क सर, ठीक है। तो बिस्मार्क का कौन मदद करेगा सर, इटली मदद करेगा, इटली तो हमारा मोहताज है। चौथा कौन बाकी है, बोले ब्रिटेन, और इंग्लैंड को कॉलोनीज दे दो, इंग्लैंड के साथ संघर्ष मत करो, इंग्लैंड को जो चाहिए दे दो सर, ठीक है। इंग्लैंड के साथ तो उसने इंपीरियलिज्म किया, बर्लिन कांग्रेस में बुलाया, बोले क्या चाहिए सर, बोली कौन सा केक चेरी वाला तुम लेके जाओ, पहले लेके जाओ, मेरे को चाहिए नहीं, ये तो मेरे लोग बूम बूम कर रहे इसलिए कॉलोनी बना रहे हो।
इंग्लैंड को बहुत क्लियर करता है, बोले मैं नहीं, मैं आऊंगा नहीं, तुम चिंता मत करो, ये कॉलोनीज बना रहा हूं, वो भी इनफैक्ट बहुत लिमिटेड कॉलोनीज है। अब पूरे यूरोप में कॉलोनाइजेशन देखिएगा, यूरोपियन कंट्रीज का सबसे लीस्ट कॉलोनाइजेशन जर्मनी ने किया है 1890 तक। 1890 तक आपको पता चलेगा कि जहां जहां साम्राज्यवाद फैला है अफ्रीका के अंदर, एशिया में, आपको जर्मन बहुत, क्योंकि बिस्मार्क की पॉलिसी थी नहीं, बिस्मार्क कहता है मेरे को जाना ही नहीं है समुद्र में, सर नमकीन होना ही नहीं है अपन को, है ना, समुद्र में नहा के और भी नमकीन हो गए, ठीक है बिल्कुल नहीं होना आपको नमकीन, सर नमक वाला पानी होता है इसके लिए। खैर, तो बिस्मार्क कह रहा है कि देखिए माय फिलॉसफी इज वेरी मच क्लियर, माय फिलॉसफी इज वेरी मच क्लियर एंड द पॉलिसी सेज कि भाई आई वांट टू आइसोलेट फ्रांस एट एनी कॉस्ट, क्योंकि फ्रांस हमारा दुश्मन नंबर 1 है। दुश्मन नंबर 1 क्यों है? क्योंकि फ्रांस के लोग वो ह्यूमिलिएशन को भूले नहीं है और मैं उनको खत्म करके रहूंगा सर, ठीक। बिस्मार्क ने एक्चुअली डिप्लोमेसी अब भूलना शुरू कर दिया था आफ्टर द डिफीट ऑफ सदाम सर, ठीक, और द फ्रेंच डिफीटेड सदाम। Bismarck lost the ABC of diplomacy. That there are no permanent friends and no permanent allies in diplomacy. Just to cut out and isolate France, अगर आप समझने की कोशिश करिए, you find कि बिस्मार्क यहाँ पे फ्रांस को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बिस्मार्क कह रहा है कि देखो मेरे लिए एक ही चीज है कि यहाँ पे हो सके उतने मैं फ्रांस को आइसोलेट करूंगा by having good relations with Austrians, by having good relations with Russians, Italians and English people. Getting my point. The foreign policy of the German Empire since 1871 has been the maintenance of peace and the prevention of anti-German coalition, the pivot of the policy of the Russia. ठीक है, कि ये पूरी पूरी पॉलिसी का जो पाइवट है, पाइवट का मतलब है कि इसका जो लीडरशिप लेगा मैं रशिया के थ्रू करने की कोशिश करूंगा, ठीक। रशियंस को कहता है कि आप भूल गए, यू वांट टू बी अ माइनॉरिटी इन यूरोपियन पॉलिटिक्स। रशियंस ने कहा कि सर हम आपकी लीडरशिप भूल गए। तो रशियंस को कहा गया कि यू वांट टू बी अ माइनॉरिटी इन पॉलिटिक्स। तो जब 1878 में पहली बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई ईस्टर्न क्वेश्चन, उसमें रशिया के फेवर में बोल रहा था बिस्मार्क। ईस्टर्न क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास के अंदर कि जब टर्की का एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस कह रहे थे कि, और ब्रिटेन और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे थे कि रशिया को कुछ नहीं मिलना चाहिए। बिस्मार्क कहता है कि नहीं, रशिया को मिलना चाहिए, है ना, तुम्हारा है, तुम ही लेके जाओगे ना, ठीक। इनडायरेक्टली गेम करवा रहा है, समझ में आया कि नहीं आपको? तो बिस्मार्क सबके साथ गेम खेल रहा है, ही इज प्लेइंग हिज ओन गेम। फ्रांस के लोग एकदम ह्यूमिलिएशन में बैठे हुए बोले हमारा है ना, मतलब लिटरली चीर हरण हो रहा है, नो वन इज कमिंग टू स्पीक फॉर अस, समझ लो, ठीक। बिस्मार्क सबको अलग अलग गेम खेल रहा है। बिस्मार्क ने एक साइड के ऊपर फ्रांस को आइसोलेट करने के लिए प्लान बनाया और उसके बाद बिस्मार्क ने एक एक करके अपनी पॉलिसीज गेम करने की शुरुआत की। बिस्मार्क कहता है कि लेट अस प्ले गेम, अलग अलग प्रकार की सीक्रेट अलायंस शुरू करेगा फ्रांस को आइसोलेट करने के लिए। ये 4 खिलाड़ी है ना, सबके साथ अलग अलग गेम करेगा सर, ठीक है। सबसे पहले बिस्मार्क 1873 में आया फ्रांस को आइसोलेट करने के लिए, जैसे ही जर्मनी का यूनिफिकेशन उसके 2 साल के बाद उसने एक लीग बनाई, 3 एम्परर्स लीग। 3 एम्परर्स लीग, अब देखिए ये तो चांसलर है, ये तो राजा है नहीं सर। उसने कहा कि 3 राजा को इकट्ठा करूंगा मैं सर, किसी पॉइंट में। बोले कौन से राजा? बोले ऑस्ट्रिया के राजा जो हमारे गुलाब है जिनको हमने प्राग में संधि करवाई थी पूरे पेश के ऊपर। जर्मनी का राजा खुद कैसर विलियम जो हमारा जर्मनी प्रशिया का राजा है, और रशिया का राजा ज़ारा। बोले आ जाओ, किसी पॉइंट। और कहा कि इन तीनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है सर, ठीक है, किसी पॉइंट। और ये कॉमन फैक्टर क्या है सर, ठीक है, किसी पॉइंट। वो है कि इनकी यूनिटी रहेगी तो इवेंचुअली भविष्य के अंदर यूरोप स्टेबिलिटी रहेगा सर। तो इनको एक विजन दिखाई गई सर, समझे नहीं समझे, किसी पॉइंट। 3 एम्परर्स लीग, ड्राई काइजर लीग, तीनों के तीनों राजा हैं इसके लिए, ड्राई 3 कहते हैं ना उसको, ड्राई। तो कह रहा है कि यूरोपियन स्टेबिलिटी यूरोपियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है सर। दूसरी कहानी हमको ये भी पता चल रहा है कि बिस्मार्क इसके थ्रू फ्रांस को आइसोलेट कर रहा है। तो उसने इंग्लैंड के साथ अलग से ट्रीटी की हुई है कि कहा हम नेवी में नहीं आएंगे और तुम कॉलोनी चाहिए तो ले लेना, ठीक। जब ये कहानी खत्म हुई तो 1873 में उसने इसकी शुरुआत की। अब 1873 में प्रॉब्लम ये हुआ कि 3 एम्परर्स लीग बनवा तो दिया, पर बोथ द कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रिया एंड रशिया विद इन द लीग वर कंटीन्यूअसली फाइटिंग सर। ये 3 एम्परर्स लीग 1878 तक आते आते ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये ब्रेक डाउन क्यों होती है उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करिए कि ऑस्ट्रिया वाज द बिगेस्ट एम्पायर एट दैट टाइम व्हेन इट कम्स टू इंपीरियलिज्म। बिस्मार्क के पीछे गेम कर रहा था, पर ऑस्ट्रियन एम्पायर वाज आल्सो बिल्डिंग अप। और ऑस्ट्रिया बेसिकली चाहता था कि ये जो ईस्टर्न क्वेश्चन है, ईस्टर्न क्वेश्चन मतलब पूर्वी यूरोप के जितने भी प्रदेश टर्की से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वो प्रदेश बेसिकली ऑस्ट्रिया को मिलने चाहिए। दूसरी साइड के ऊपर रशिया कह रहा है कि यहाँ की जो स्लाव जाति के समुदाय के लोग हैं, तो ऑटोमन एम्पायर के जितने भी प्रदेश इंडिपेंडेंट हो रहे हैं वो किसको मिलने चाहिए? रशिया को मिलने चाहिए। इसके लिए होता यह है कि जब ये 3 एम्परर्स लीग बनी थी तो बिस्मार्क ने एक ऐसी बोट बनाने की कोशिश की थी जहां पे बिस्मार्क बीच में बैठा है, यहाँ ऑस्ट्रिया, यहाँ रशिया को बैठा है। रशिया बोट को यूं खींच के लेके जा रहा है, ऑस्ट्रिया यूं खींच के लेके जा रहा है। बिस्मार्क बैठे बैठे यूं कर रहा है, बोला ऐसा सोचा ये राजा लोग क्या कर रहा है? हमने बनाया था स्टेबिलिटी के लिए, न्यूट्रलिटी के लिए, फ्रांस को आइसोलेट करने के लिए, तो हमारी गेम कर रहा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो व्हाट इज हैपनिंग सर? बिस्मार्क क्या कर रहा है सर? बिस्मार्क देख रहा है कि यार यहाँ तो ये पैचवर्क करने की कोशिश करे फ्रांस को आइसोलेट चक्कर में, ये तो अंदर अंदर झगड़ रहे हैं सर। क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि ईस्टर्न क्वेश्चन अभी भी चालू है, ऑटोमन एम्पायर टूट रहा है, जितने भी न्यू एरियाज, न्यू कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बल्गेरिया, सर्बिया, रोमानिया, लाटविया, लिथुआनिया सर, ठीक है, ऑल द स्लाविक एंड द नॉन स्लाविक एंड द पान स्लाविक कंट्रीज सर, ठीक है। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि हमारे अंडर में आएंगे, ये हमारे अंडर में आएंगे सर, ठीक है। रशिया कह रहा है कि वो हमारे अंडर में आएंगे सर, ठीक है। इसी के चक्कर में बर्लिन कांग्रेस बुलाएगी, बर्लिन कांग्रेस बुलाएगी इसी के चक्कर में आई ना, पहली बर्लिन कांग्रेस 1878 में वो ईस्टर्न क्वेश्चन के लिए हुई थी। ये बिस्मार्क कहता है कि चलो यार इनको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं बर्लिन कांग्रेस के अंदर, बट समहाउ इट कुड नॉट बी फॉट, इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड आउट सर, ठीक है। बिस्मार्क कहता है कोई बात नहीं, भले टूट गई ना, टूट गई सर। बर्लिन कांग्रेस के अंदर जरा बेसिकली आप देखोगे तो रशिया को कुछ चीजें दी गई, कुछ ऑस्ट्रिया को दी गई, और बिस्मार्क ने कहा कि भाई इसके ऊपर युद्ध नहीं करना है। युद्ध क्यों नहीं करना है? क्योंकि युद्ध करेंगे सबके एनर्जी रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, तो दे दो, दो जमीन इसको, दो जमीन इसको दो सर। तो इस तरह से उसने ऑस्ट्रिया को भी बैलेंस किया, रशिया को बैलेंस किया, पर 3 एम्परर्स लीग टूट जाती है सर, ठीक है। अब 1878 में ब्रेकडाउन हुआ, बिस्मार्क कहता है कि चलो ये तो ब्रेकडाउन हो गया, कुछ नया करते हैं ना सर, ठीक है। बर्लिन कांग्रेस के बाद चल नहीं पाया, बोले व्हाट कैन वी डू? बोले कुछ नया क्या करेंगे, एक खत्म हो गया है तो एक दूसरी लीग बना देते हैं। बोला दूसरी लीग कौन सी बनाएंगे? अभी तो एक बनाया हमने सर, ठीक है। तो बिस्मार्क कहता है कि चलो 3 एम्परर्स लीग बन गया है ना सर। बर्लिन कांग्रेस के बाद हम लोग ड्यूअल अलायंस करते हैं सर। ड्यूअल अलायंस किसके साथ की? तो ऑस्ट्रिया को तेरे के जगह के ऊपर बिठा दिया, कहा कि तू मेरा भाई है सर, ठीक है। तो यू फाइंड कि बिस्मार्क डिड अ ड्यूअल अलायंस विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। अब ऑलरेडी भाई तुमने ऑस्ट्रिया को तो तुमने गुलाम बना के रखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर द प्राग ट्रीटी ऑस्ट्रिया की ऐसे भी अथॉरिटी खत्म हो गई है, तो तुम ये क्या करवा रहे थे सर, ठीक है। तो होता यह है कि आफ्टर दी बर्लिन कांग्रेस रशिया को ईस्टर्न यूरोप में काफी सारे प्रदेश मिले थे सर। आफ्टर दी बर्लिन कांग्रेस रशिया वाज डोमिनेटिंग मल्टीपल एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूरोप।
एंड जर्मनी रियलाइज कि इफ रशिया इज डोमिनेटिंग मल्टीपल लैंड एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, तो जर्मनी की जो लैंड पावर की जो आइडिया है, मैंने आपको बताया, बिस्मार्क कहता है मैं समुद्र में नहीं जाऊंगा, मेरे को खारा नहीं होना है, समुद्र नहीं समझे ना, ऐसा खारा हो जाएंगे फिर काले पड़ जाएंगे, आप समुद्र के पानी में जरा टैन हो जाते हो सर, ठीक, अपन जमीन के ऊपर रहेंगे, छाए छाए में खेलते रहेंगे सर, ठीक है। तो उसको ये पता चल रहा है कि बर्लिन कांग्रेस में रशिया की पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है, हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में बर्लिन कांग्रेस क्या हो रहा है। रशिया की पोजीशन जो है ये थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी, उसको काफी सारे एरियाज उसको अलॉट किए गए थे, प्रेशर प्रेशर के थ्रू, लड़ाई बड़ाई ना हो उसके लिए सर। एंड इन परिस्थिति में बिस्मार्क ये देख रहा है कि अगर रशिया स्ट्रांग होगा तो लैंड के ऊपर उसकी डोमिनेशन बढ़ेगी यूरोप में। तो बोल रहा है कि क्या किया जाए, ऑस्ट्रिया को थोड़ा और पुश किया जाए सर। ये सब आप देखोगे तो ये वर्ल्ड वॉर का माहौल बन गया भाई। ड्यूअल अलायंस अगर आप समझने की कोशिश करिए, ये ऑस्ट्रिया को चने की झाड़ के ऊपर बिठाने का था, और ये चने की झाड़ के ऊपर बिठाने का अलायंस इसके लिए किया गया था क्योंकि बिस्मार्क न्यू दैट कि रशिया विल ग्रो स्ट्रॉन्गर, उसको काउंटर करने के लिए हमको कोई ना कोई ऐसा चाहिए सर, ठीक है। तो होता यह है कि उस पीरियड में जब ये घटना बनी सर, ठीक है, तो रशिया के अंदर तो बूम हो जाती है बर्लिन कांग्रेस को लेकर, और रशिया के राजा जार निकोलस के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि तुम एक काम करो, जर्मनी को अटैक कर दो। राजा बोलता है रुको रुको, ऐसा नहीं चलता सर, ठीक है ना। एंड देन यू फाइंड रशिया उस पीरियड के अंदर गेम करने की शुरुआत करेगा, बिस्मार्क अपनी गेम करने की शुरुआत करता है सर, ठीक है। एंड एक दोनों की इनसिक्योरिटीज थी सर, है ना, उसको काउंटर करने के लिए उसने ऑस्ट्रिया को और चने के झाड़ के ऊपर चढ़वा दिया सर, ठीक है। बिस्मार्क को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी कि यार तुम ऑस्ट्रिया को इतना क्यों पावरफुल कर रहे हो। बिस्मार्क कहता है कि अगर मैं नहीं करूंगा, समझे नहीं समझे, तो रशिया बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और रशिया जितना स्ट्रांग होगा लैंड के ऊपर उतनी हमारे लिए खतरा है सर, अटैक होने की शक्यता है सर, गेम हो रही है ना सर, ठीक। तो बिस्मार्क ने 1879 में यू फाइंड सीक्रेट अलायंस, ड्यूअल अलायंस के रूप में प्रपोज किया सर, ठीक है। एंड ये ड्यूअल अलायंस के रूप में यू फाइंड कि बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को और मजबूत करता है। बर्लिन और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में जो बची खुची वार्ता थी वो भी खत्म हो जाती है। एंड देन यू फाइंड कि ये बर्लिन और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में एक इनसिक्योरिटी वाला माहौल रहता है, हर रोज बातें चल रही है, बोले बिस्मार्क कभी अटैक कर देगा, कभी जर्मनी में बातें हो रही है कि रशिया कभी अटैक कर देगा सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए पब्लिक लाइफ की जब हम लोग बात करेंगे तो लोगों को एक दूसरे के ऊपर शंका चालू हो गई थी कि भाई ये पूरी ये लीग रशियंस पावरफुल हुआ है, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ये सीक्रेट अलायंसेस के थ्रू एक दूसरे को काउंटर कर देंगे सर, ठीक है। प्राइवेट लाइफ में और प्राइवेट जब हम लोग बातें करेंगे तो जर्मन्स एंड रशियंस वर स्टिल टॉकिंग विद ईच अदर, क्योंकि बिस्मार्क की मैंने आपको कहानी बताई कि बिस्मार्क वाज वेरी मच क्लियर टू अवॉइड वॉर एट एनी कॉस्ट। मैंने बताया ना सर, उसका पॉलिसी ही यही रहा है, बोले इनफैक्ट जर्मनी कैन नॉट बी सेंट टू वॉर। बच्चा है जर्मनी अभी, जर्मनी को मैं युद्ध में नहीं झोंक सकता, हो सके उतना डिप्लोमेसी गिव एंड टेक करके दे दीजिए सर। बोले एक लीग फेल हुई है, दूसरी लीग बनाएंगे सर, ठीक है। ड्यूअल अलायंस के बाद माहौल ऐसा हो गया था कि बर्लिन और वियना नजदीक आ गए थे, वियना क्योंकि इनका कैपिटल था, और सेंट पीटर्सबर्ग उस टाइम पे इनका कैपिटल हुआ करता था रशियन का, वो आइसोलेट हो गया था। और पीछे इनकी बातें हो रही है सर रशिया के साथ, और पीछे की बातों के थ्रू जब 1879 में ड्यूअल अलायंस प्रपोज किया गया, रशिया आइसोलेट हो गया और रशिया अपनी गेम खेल रहा था, तो पीछे बिस्मार्क ने कहा कि हो सके उतनी वॉर को अवॉइड करेंगे। 2-4 साल या पहले 1-1.5 साल तक जर्मनी की प्रेस में और रशिया की प्रेस में दोनों में युद्ध का माहौल बन गया था, बोले आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा सर, ठीक। और बिस्मार्क को लग रहा था कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग सर, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, विकास करना है, एजुकेशन रिफॉर्म करना है, जर्मनी में बहुत सारी चीजें बाकी है ना सर। बिस्मार्क कहता है कि छोड़ो सर, कल की बात है, गेटिंग पॉइंट। बोले क्या करेंगे, बोले लेट अस डू वन मोर टाइम, लेट अस टॉक वन मोर टाइम सर, फिर से इकट्ठे होते हैं, हो सके उतने इकट्ठे हो जाएंगे सर, जितने इकट्ठे होंगे ज़्यादा ठीक रहेगा सर, है ना। 1881 में बिस्मार्क ने क्या किया सर, सेकंड टाइम, दूसरी बार फिर से तीनों के तीनों एम्पायर को इकट्ठा किया। ड्राई केसरबंद का मतलब है थ्री एम्पायर्स लीग वाज रिवाइव्ड, रिवाइवल होता है सर, देयर इज रिवाइवल सर, गेटिंग पॉइंट। वो कहता है कि फिर रिवाइव करता है सर। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रशिया के बीच में प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज रिस्पेक्ट टू द ईस्टर्न क्वेश्चन ना, द प्रॉब्लम इज रिस्पेक्ट टू द ईस्टर्न क्वेश्चन सर, ईस्टर्न क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बोले क्या चाहिए, द प्रॉब्लम वाज दैट कि उस टाइम पे जो ईस्टर्न यूरोप है, जो टर्की से इंडिपेंडेंट हो रहा है, वो टेरिटरीज बांट देंगे, समझे नहीं समझे। तो बोले दो सॉल्यूशन लेके आते हैं, तुम बल्गेरिया चाहते हो ले लो, मैं दे देता हूं तुमको। ऑस्ट्रिया को कहा कि तुम अपना क्लेम छोड़ दो बल्गेरिया के ऊपर, ऑस्ट्रिया ने कहा मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए ना सर, ठीक है। ऑस्ट्रिया को बोला गया चलो तुमको क्या चाहिए, बोले मेरे को बॉस्निया चाहिए, बॉस्निया हर्जगोविना। बोले ठीक है चलो दे देते हैं सर, ये वर्ल्ड वॉर 1 का कारण बनता है, आपको ना पता हो तो बोले दो। यहाँ पे डिसाइड किया जाता है बिस्मार्क के द्वारा कि जस्ट टू अवॉइड वॉर एट एनी कॉस्ट लेट अस हैव वन मोर टाइम। 1881 में प्रैक्टिकलिटी लाते हैं सर, ये प्रैक्टिकलिटी के अंतर्गत ऑस्ट्रिया को दे दिया गया बॉस्निया हर्जगोविना, जिसके कारण इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि ये सब प्रदेश में रशिया ये कह रहा था कि ये स्लाविक प्रदेश है, दिस आर ऑल स्लाविक कंट्रीज, एंड बिकॉज़ दे आर स्लाविक ओरिजिन पीपल लिविंग ओवर हियर, इट शुड बी गिवन टू अस। गेटिंग बस ऑस्ट्रिया कह रहा है कि देखो यहाँ पे नॉन स्लाविक लोग भी रहते हैं जो ऑस्ट्रियन ओरिजिन के हैं और बाहर से, तो हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में बीच में सर्बिया आ गया था, सर्बिया वाज अंडर द रशियन कंट्रोल, तो सर्बिया क्लेम कर रहा है कि नो ऑस्ट्रिया शुड गिव दी बोस्नियन हर्जगोविना टू अस। तो आपको पता होगा कि बोस्नियन हर्जगोविना को लेकर ही सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में संघर्ष हो रहा था, और सर्बिया के ही एक आतंकवादी ने ऑस्ट्रिया के राजा का खून किया, युवराज का आर्गडुक फर्डिनांड का, है ना। तो 28 जून को ये घटना बनी है, देन यू विल फाइंड आफ्टर अ मंथ, जुलाई 28 1914 तक आते आते तो फिर ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया सर, स्पार्क हो गया, द शॉट दैट शुक द वर्ल्ड। नो वन एक्सपेक्टेड दिस थिंग विल हैपन। 1881 में किसी ने सोचा नहीं था कि 40 इयर्स डाउन द लाइन समथिंग लाइक दिस विल टेक प्लेस, एंड बिस्मार्क इज ट्राइंग टू सेटल इट आउट एमिकेबली। बिस्मार्क कह रहा है कि हो सके उतना आसान करिए सर। लोग कहते हैं कि बिस्मार्क ने बेसिकली जो डिफरेंसेस थे ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच में उसको सेटल करवाया था प्रैक्टिकल वे के अंदर। बोले आधा तुम लो तो लड़ाई मत करो सर, जितना लड़ाई करेंगे वो बहुत प्रॉब्लम होगा सर, ठीक है। बिस्मार्क के लिए फायदा ये हुआ कि दोनों को उसने बैलेंस कर लिया था, ऑस्ट्रिया और रशिया को सर, ठीक है। रशिया को सिक्योरिटी मिल जाती है ब्लैक सी के अंदर, बल्गेरिया वाले रीजन को, और उसको ये भी अब डर नहीं लग रहा था कि भाई अब यहाँ ऑस्ट्रिया और डोमिनेटिंग हो जाएगा, दोनों को इक्वल डिवीजन करवाया गया था सर। बिस्मार्क थोड़ा खुश था इस बात को लेकर, बिस्मार्क कहता है कि चलो सर, है ना, एटलीस्ट आई एम मेकिंग श्योर कि भाई हो सके उतना मैं इन लोग को मेटल किया सर, ठीक है। अब कहानी आगे चलेगी सर, बात आगे चलती है, बिस्मार्क ने यहाँ पे भी जादू किया है अलग अलग लीग्स के थ्रू। अब बैठा बैठा है बिस्मार्क, बोले और क्या किया जाए, बोले और फ्रांस का कोई है मदद करने वाला सर, ठीक है। इन दोनों को मैंने सेटल करवाया, ये तो फ्रांस की मदद करके रख रहा है, और वो ये भी ध्यान रख रहा है कि रशिया जमीन के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए सर, ठीक है। देख रहा है, बोले और कुछ हो सकता है, बोले हाँ तनिक एक बात है, बोले इटालियंस की,
बोले इटालियंस को भी ले लेते हैं ना तपेटे में सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो क्या करेंगे इटालियंस के साथ, बोले इटालियंस को भी बोल देंगे कि आप भी आ जाइए, है ना, नेकी और कुछ कुछ, हाँ, वाई आर नॉट कमिंग विद अस, गेटिंग पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आपको? तो बिस्मार्क क्या करता है, व्हाट ही डिड सर, है ना, बिस्मार्क यहाँ पे एक नई गेम करेगा। 20 मई 1882 के दिन, ऑन 20th May of 1882, बिस्मार्क कम्स अप विद न्यू प्रपोजल। और ये न्यू प्रपोजल क्या था सर, वो था ट्रिपल अलायंस का। तो उसके एक एडवाइजर ने पूछा कि सर अभी तो हमने वो 3 राजाओं को इकट्ठा किया, फिर से रजवाड़ों को, हम थे, ऑस्ट्रिया थे, रशिया था, झगड़े ना उसके लिए हमने वॉर फॉरवर्ड किया, और बेसिकली एक दूसरे के साथ संघर्ष ना हो उसके लिए हमने ये बताया, कई पॉइंट है ना, समझे नहीं समझे, और इन परिस्थितियों में हम यहाँ सेटल करवा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट। तो बोले कि ये अलग है, ये ट्रिपल अलायंस जो है, ये ट्रिपल अलायंस हम लोग कर रहे हैं ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के बीच, इसमें रशिया नहीं है सर, गेटिंग पॉइंट। बिस्मार्क कह रहा है कि ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच में जो ईस्टर्न यूरोप का मैटर है, वो मैटर हम लोग यहाँ पे नहीं लाएंगे सर, ठीक है। ये ट्रिपल अलायंस का मेन इंटेंशन ये है कि ये इंटेंशन के थ्रू हम लोग फ्रांस को काउंटर करेंगे सर, ठीक है। कैसे करेंगे फ्रांस को काउंटर सर, ठीक है, फ्रांस को काउंटर करेंगे नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर वाया द आइडिया ऑफ इटली। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज उस टाइम के अंदर हमको ये दिखेगी जो फ्रेंच ऑक्यूपेशन और फ्रेंच कंट्रोल में हुआ करती थी, ठीक है, तो बिस्मार्क इटालियंस को कहता है, तो एक काम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम चले जाओ नॉर्थ अफ्रीका में, हम देखते हैं कि फ्रेंच क्या करेगा सर, ठीक है, समझ में है कि नहीं है। अब इटालियंस को पुरानी याद आ रही है, बोले सर, है ना, वो बोले वेनिस में हमारे साथ क्या हुआ था, उसको 1871 में रोम में क्या हुआ था सब याद आ रहा है सर, ठीक है। अब देखिए कि जो ऑस्ट्रियंस ने इटालियंस को तबाह किया था वेनिस के अंदर, आज वो ऑस्ट्रियंस के साथ इटालियंस सेम बोट के ऊपर बैठे हुए। इटालियंस को तो मारा गया था, मैंने आपको बताया था जब वेनिस का इंटीग्रेशन हुआ सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आपको? एंड देन यू विल फाइंड कि आज इटालियंस और ऑस्ट्रियंस एक आ गए सर। डिप्लोमेसी किसको कहते हैं पता नहीं चलता सर। 16 साल पहले इन 1866 व्हेन द इंटीग्रेशन ऑफ वेनिस विल टुक प्लेस, यू विल फाइंड द ऑस्ट्रियंस विल बी क्रशिंग द इटालियंस। और बहुत बुरी, वो तो बिस्मार्क ने पूरे पेपर के ऊपर साइन कराए छोड़वा की लड़ाई के बाद, है ना, वो तो पराग की ट्रीटी हुई तब जाके वेनिस का इंटीग्रेशन हुआ सर इटली में। इटालियंस को मोटिवेट किया गया बिस्मार्क के द्वारा सर, बोले देखो फ्रांस हमारा कट्टर दुश्मन है सर, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया तो देखो तुमको वेनिस देके गया था, वो फ्रांस ने कभी एंड तक छोड़ा नहीं था सर, पता है ना, लोग ये नेपल सिसिली में क्या हुआ, पोप के साथ क्या हुआ सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आया आपको? और इटालियंस क्लेम कर रहे हैं कि यार ये तो हाँ बरोबर बताया भाई तूने, है ना, ठीक है, समझ नहीं समझे। और फिर उसको नॉर्थ अफ्रीका का चूरन दिया गया। अब देखिए कहानी क्या है सर, है ना, अगर आप यूरोप का नक्शा देखोगे, इटली यूं आया है सर, मन की आंखों से देखोगे, और नीचे नॉर्थ अफ्रीका है। नॉर्थ अफ्रीका में एक्चुअली ये फ्रांस है, ये फ्रांस है, यहाँ इटली लग जाता है एक्चुअली, इनकी बॉर्डर सेम लगती है यहाँ से, ठीक है, गाड़ी चलती है सबके बीच में सर। सो फ्रांस कह रहा है कि हमें अपना स्पीयर ऑफ, ये मेडिटेरेनियन है, दिस इज मेडिटेरेनियन सर, ठीक है, यहाँ अपना स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रांस फैला रहा है सर, ठीक है, समझ में है कि नहीं आपको? इटली कह रहा है कि यार यहाँ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर इनका हो गया, मोरक्को 10 years, ट्यूनीशिया वाले रीजन में सर, है ना, तो फिर इटालियंस क्या भजिया करेंगे सर। तो इटालियंस कहते हैं कि हमको भी नॉर्थ अफ्रीका चाहिए, ट्यूनीशिया, उसके आजू बाजू के प्रदेश जहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस था सर। बिस्मार्क ने बेसिकली उस पीरियड के अंदर गेम करने की शुरुआत की। बिस्मार्क ने एक साइड के ऊपर इटालियंस को कहा कि देखिए नॉर्थ अफ्रीका की कॉलोनीज फ्रांस लेके जा रहा है, और फ्रांस को मोटिवेट किया गया कि ट्यूनीशिया खाली है, तुम ले लो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? बिस्मार्क क्या गेम कर रहा है पता है? फ्रेंच को मोटिवेट कर रहा है कि ट्यूनीशिया इज एम्प्टी, समझे नहीं समझे? दिस इज द परफेक्ट टाइम टू प्लक द राइप ट्यूनीशियन फ्रूट एंड यू गेट सेटल ओवर देयर सर। कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तो फ्रांस के लोग जाके बैठ गए, गेटिंग पॉइंट। इटालियंस बौखला गया, बोले फ्रांस बैठ गया, हमको चाहिए था नॉर्थ अफ्रीका, हमको चाहिए था। बिस्मार्क कहता है मैंने कहा था ना, अब आ जाइए, हम आपकी मदद करते हैं नॉर्थ अफ्रीका लेने के लिए, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। बिस्मार्क गेम बहुत बड़ा खिलाड़ी है सर, ठीक है ना, वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मास्टर डिप्लोमेट किसको कहते हैं सर, ठीक है। वो पहले डिप्लोमेट था, देखिए वो प्राइम मिनिस्टर बना, चांसलर बना, जर्मनी को यूनिफाई किया, उसके बाद उसने डिप्लोमेसी की है, ठीक है, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी सर, है ना, सीखने से सीखिए सर, अचानक नहीं थी है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो उसने क्या किया, फ्रेंच को मोटिवेट किया कि एक नॉर्थ अफ्रीका की ट्यूनीशिया वाली टेरिटरी है, वो आप ले लीजिए, ऐसे भी खाली पड़ी है, कुछ हो नहीं रहा है सर, कॉलोनाइजेशन के रूप में। फ्रांस ने ट्यूनीशिया लिया तो उसने इटली को जाके कंप्लेन करवाई, और इटली तो ऑलरेडी कायदे भी था, बोले हमको कुछ मिला नहीं है। बिस्मार्क तो ऑलरेडी उनको मोटिवेट कर रहा था कि देखो तुम्हारे यूनिफिकेशन में इन्होंने सबसे बड़ा रंग डाला था, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, समझ में है कि नहीं आपको? तो इन परिस्थिति में बिस्मार्क बेसिकली प्लान ये कर रहा है कि इटालियंस को अपने साथ में ले ले सर, ठीक है। और इस तरह से 20 में 1882 में 20th में 1882 में ट्रिपल अलायंस साइन हुआ सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। और बिस्मार्क ने ट्रिपल अलायंस के थ्रू इटालियंस को अपने साथ में ले लिया। ये ट्रीटी 1887 तक चलती रहेगी सर, और 1914 तक भी आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इटालियंस 1915 के बाद साइड चेंज करेंगे सर, जब उनको कुछ नहीं मिलता है सर, ठीक है। ट्रिपल अलायंस मूलतः से फ्रांस को आइसोलेट करने के लिए इटालियन डिफेंस और इटालियन क्या कह सकते हैं कॉन्क्वेस्ट का जो पूरा विचार था, उसके साथ आपको यहाँ से दिखेगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। फ्यूचर एम्बिशंस के लिए इटालियंस ने किया सर। बिस्मार्क ने इनडायरेक्टली भविष्य में इटली और फ्रांस अगर इकट्ठे हो सकते थे वो भी तोड़ दिया, वाया सम रैंडम कॉलोनी ऑफ अफ्रीका कॉल्ड ट्यूनीशिया। उसको पता है इटली और फ्रांस गलती से एक हो गया तो प्रॉब्लम होगा ना सर, तो फ्रांस को चढ़ाया, फिर इटली को चढ़ाया सर। देखो आपके साथ भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे सर जो दोनों के साथ बैठते होंगे सर, ना, दोनों के साथ बैठने का मतलब है कि वो ये ग्रुप में भी बैठेंगे, वो ग्रुप में भी बैठेंगे, और बात क्या करेंगे पता है, यार वो तो तेरे बारे में ये कर रहा था, अच्छा ऐसा, तो उधर जाके बोलो ठीक है, समझ सर, थोड़ा दूर है ना, आइडेंटिफाई कर देना लोगों को, है ना। गॉसिपिंग गॉसिपिंग होता है कि नहीं होता सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे? एक से गॉसिपिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं सर, और ऐसा माहौल बनाएंगे सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, लड़ाई हो जाएगी सर। ये सिद्धार्थ के साथ प्रॉब्लम ये है कि सिद्धार्थ बहुत जनरलाइज करता है चीज़ों को सर, है ना। हाँ, सिद्धार्थ जेंडर न्यूट्रल नहीं है सर चीज़ों को लेकर सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ऐसा जरूर नहीं कि स्त्रियाँ ये सब करती है सर, ठीक है, जितनी स्त्री करती है उससे ज़्यादा पुरुष करते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं सर। हाँ, तो ऐसा ऐसा विचार रखोगे तो फिर बेटा बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, पेट्रियार्कल थॉट आपका बाहर निकल जाएगा कहीं ना कहीं सर, ठीक है। क्या लेट मी कम बैक टू दिस आस्पेक्ट सर। लड़के यही काम करते हैं, नहीं लड़कियाँ ये काम करती है सर, ठीक है। ऊपर से दोनों कैरेक्टर्स आपको दिख जाएंगे इसके अंदर सर, ठीक है, बिस्मार्क की जैसी गेम करने वाले सर। लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। बट इनडायरेक्टली अगर आप पकड़िए तो मेंटालिटी सर, है ना, ये मेंटालिटी है सर, है ना, और ये मेंटालिटी कभी एंड नहीं होती सर, है ना। ये गॉसिपिंग वाली जो है, एक दूसरे को चढ़ाने की मेंटालिटी, वो ये बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है सर, ठीक है, वेरी ओपन। मेरे साथ तो बात करने आता नहीं क्योंकि मैं मुंह की चिपकाता हूँ, मतलब क्या तो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, बोले तो आई डू नॉट रिएक्ट, ओके। हाँ, समझ नहीं समझे, समझ में आया।
और फिर लड़कों लड़कों में मेंटालिटी अलग होती है सर, है ना। हम गाली देते एक दूसरे के साथ झगड़ा करते, मतलब हम कॉलेज में तो ऐसा होता था, हमारा बिस्मार्क वाला गेम, मतलब कॉलेज वाले पकड़ भी लिया, फिर आधे घंटे के बाद चल चाय पीते, चल चाय पीते, चल चल मिट्टी पाओ, चलो सर, है ना। और जिसने आग लगाई होती है वो देख रहा है यार ये दोनों तो अभी चाय पी रहे शुरू कर दिया, ये तो ठीक है ना, मैं तो आग लगा रहा था, गाली गलत हो गई, बम हो गई, लग रहा था कि मतलब अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा यार। लड़कों में आपको मतलब नॉर्मली ये होता है कि बॉयज डू नॉट हैव दैट कैरी फॉरवर्ड थिंग, ओके, कैरी फॉरवर्ड समझ में आता है, बोले वो बैगेज को चलते नहीं चलते सर, वो लोड वहां पे आया, खंखेर दिया आपने सर, बात आगे चलती है सर, गिरिंग समझ। नॉर्मल ये होता है, कुछ लड़के होते हैं उसमें तो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, बोला मेरा अपमान किया था, तेल लेने के अपमान, आगे बढ़ना, खैर। तो कहानी क्या है सर, है ना, यू विल फाइंड कि बिस्मार्क जो है, तो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं तो बहुत ही ब्लंट हूं सर, मेरे साथ कोई इसके लिए बात ही नहीं करता है, इधर उधर की बातें करने मेरे साथ ना आए सर, मैं बोला मेरा क्या लेना देना, तो तुम्हारे बारे में ये हो रहा है, ये हो रहा है, होने दो ना, मैं क्या करूँ, हाँ मेरे ऊपर आएगा तो देख लूंगा सर, लड़ लेंगे अपन, उसको बोल देना कि लड़ने के लिए तैयार हो, ज्यादा से ज्यादा सर, समझ गए, सर का माहौल आ जाता है, तो यहाँ मैसेज पहुंचता है वहाँ, बोले तो लड़ने के लिए बात कर रहा है, ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है सामने वाला, बोले तो यार ये तो काउंटर कर देगा हमको, ठीक है, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। तो बिस्मार्क ने क्या किया, इटली को साथ में ले लिया, इनके साथ अलायंसेस कर दी, इनके साथ अलायंस कर दी, उसके बाद बिस्मार्क कहता है कि और क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी डन सर, बोले एक कंट्री बाकी, बोले इंग्लैंड, बोले इसके साथ भी कुछ करते हैं ना सर, ठीक है। तो बिस्मार्क इंग्लैंड को बहुत क्लियर कट कह रहा है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी बिटवीन अस एंड इंग्लैंड कमिंग इनटू वॉर। बिस्मार्क बहुत क्लियर कट कह रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि इंग्लैंड और हमारे बीच में लड़ाई हुई सर, क्योंकि दे आर वाटर रैट एंड वी आर लैंड रैट, वो पानी में रहने वाले चूहे हैं, हम जमीन में रहने वाले चूहे हैं, जमीन और पानी के बीच में कोई संघर्ष नहीं होता सर, ठीक है, वहां बिस्मार्क मार खा गया। बाय द वे बिस्मार्क बहुत क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा है कि इंग्लैंड में कोई ऐसी बेकार की सरकार आई ना जो इन सब चीजों से इंस्टिगेट होगी तो ही वो कर पाएगा। ऊपर से इंग्लैंड को खुश करने के लिए स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका प्रपोज किया बिस्मार्क, बोले काम कर रहे हैं, अफ्रीका को मिल बांट के खाते, उसमें 40% से ज्यादा अफ्रीका इंग्लैंड को मिला, आपको ना पता, हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में इंटेलिजेंस में सर, ऑलमोस्ट 40% ऑफ अफ्रीका वाज गिवन टू इंग्लैंड, ले जा तू, ले जा भाई, तुमको चाहिए उतना ले जाओ, मेरे को तो चाहिए नहीं कॉलोनाइजेशन, तो प्लानिंग उसका यूरोप में ही गेम था सर पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिस्मार्क को पता है ये चीज कि देयर इज नो पॉइंट कि इन परिस्थिति में मैं इंग्लैंड के साथ संघर्ष करूं सर, ठीक है। बिस्मार्क इंग्लैंड के साथ कंटिन्यूअस कांटेक्ट में, इसके लिए उसने एम्बेसडर के रूप में अपने लड़के को अपॉइंट किया, कोई ऐसा ऐसा बंदा नहीं जाएगा सर, ठीक है, आई एम अपॉइंटिंग माय सन टू इंग्लैंड एज एन एम्बेसडर, वो जाएगा मेरे लिए थोड़ा रेगुलर रहेगा, अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट विद इंग्लैंड। कैसे करेंगे, जर्मन कॉलोनीज को टोन डाउन कर देंगे, जर्मन नेवी को मिनिमलिस्टिक रखेंगे, मिनिमलिस्टिक, नॉट मच डेवलपमेंट ऑफ जर्मन नेवी शुड टेक प्लेस, जिसके कारण इंग्लैंड जो है उभर के आ जाए, इंग्लैंड बौखला जाए, इंग्लैंड को लगे कि भाई कुछ हो जाए, ठीक है, जैसे क्लेमेंट एटली ने कहा था कि गांधीज रोल इन इंडियाज फ्रीडम इज मिनिमल सर, है ना, तो वैसे ये भी कहता है सर, ठीक है, ओके, कि द जर्मन नेवी शुड बी केप्ट मिनिमल सर, समझेंगे, समझ में आया कि नहीं। तो बिस्मार्क ये पूरी गेम कर रहा है इंग्लैंड के साथ में, बहुत ही स्किलफुल गेम कर रहा है सर, ठीक है। एट टाइम्स आप समझने की कोशिश करिए कि बिस्मार्क यहाँ ब्रिटिश और रशियन के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसमें मजे ले रहा है सर, ही इज एक्चुअली टेकिंग एंजॉयमेंट ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि रशियंस एट दैट टाइम आर कमिंग टू सेंट्रल, दे आर कमिंग टू वेस्ट एशिया। रशिया में ईस्टर्न क्वेश्चन हुआ ना जब बर्लिन कांग्रेस के बाद, तो रशिया गॉट मेनी कॉलोनीज इन दिस एरिया ऑफ वेस्टर्न यूरोप, इन द ईस्टर्न यूरोप के जो ट्रांजिशन बाल्कन एरिया कहते हैं उसको, तो आज का ब्लैक सी वाला जो रीजन है सर, ठीक है। तो बिस्मार्क बहुत क्लियर कट कह रहा है सर, गेटिंग पॉइंट कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बिस्मार्क साइलेंटली सबकी गेम एंजॉय कर रहा है, फ्रांस पकड़ा में बैठा हुआ है ना, समझे नहीं समझे, वो फ्रांस पकड़ा में बैठा हुआ है सर, ठीक है, हम करें क्या, क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें सर, ठीक। फ्रांस पकड़ा में बैठा हुआ है, फ्रांस बोलता है कोई तो होगा मेरी मदद करने वाला सर, ठीक है, देयर शुड बी, रशिया भी पकड़ा में बैठा हुआ है, बोले इंग्लैंड पावरफुल हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा सर, ठीक है। तो होता यह है कि बिस्मार्क चाहता है कि फ्रांस आइसोलेट रहे, फ्रांस और इंग्लैंड इकट्ठे ना हो, रशिया किसी और के साथ ना हो, सब मेरे साथ रहे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। और इसी के कारण बिस्मार्क ने इनिशियल जो अपने अलायंसेस बनाई थी, ये अलायंसेस के थ्रू अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल असर्शंस किया सर, इसी को बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, पिक्चर समझ में आया आपको, ठीक। यू विल फाइंड कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जहां बिस्मार्क फ्रांस को आइसोलेट करने के चक्कर में बहुत सारे मिशन इंपॉसिबल कर रहा था, मिशन इंपॉसिबल 1, मिशन इंपॉसिबल 2, मिशन इंपॉसिबल 3, और यहां से उसकी अलायंस सिस्टम की क्रिटिसिज्म आई सर। बिस्मार्क 1887 1888 तक आते आते ये अलायंसेस को इतना मजबूती से बना देता है, तो बिस्मार्क कहता है कि वी जर्मन फियर गॉड एंड नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, हम खाली भगवान से डरते हैं और किसी से डरते नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे साथी है ना, गेटिंग पॉइंट। और हमने अलायंसेस के थ्रू ऐसी सिस्टम क्रिएट की है, बहुत सारी सीक्रेट डील्स की हुई है, ये डीलिंग्स के थ्रू, अलायंसेस के थ्रू, नो वन विल बी एबल टू काउंटर जर्मनी सर, समझ में आया कि नहीं है, खतरनाक गेम खेली ना सर फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, और इस पीरियड में जर्मनी को स्टेबिलिटी दी भाई साहब ने। अब ये स्टेबिलिटी दी, इसके कारण जर्मनी सुपर पावर बन गया सर, जो इंग्लैंड 50 साल में या 100 साल में अचीव करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो बिस्मार्क ने 1870 से लेकर 1900 तक अचीव करवाया, 1870 से लेकर 1900 तक आते आते 30 इयर्स में जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि फास्ट पेस के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है सर, इतनी फास्ट पेस में जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। कैसे किया गया, फ्रांस को ह्यूमिलेट करके, आइसोलेट करके सर, ये सब चीजें आपको यहाँ से दिखी। अब आप देखने की कोशिश करिए सर, बिस्मार्क की अलायंसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या था, फॉरेन पॉलिसी का प्रॉब्लम आपको पूछता है, बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लिखिए व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू, अब इसकी क्रिटिसिज्म देखते हैं जितनी भी अलायंसेस की ना बिस्मार्क ने, ठीक है। सो ये सब चीजें हुई और बेसिकली उसने ये गेम की सर, समझा, ठीक है। बिस्मार्क की ये फॉरेन पॉलिसी की अब जब हम लोग क्रिटिसिज्म देखते हैं तो 4-5 चीजें दिखेगी सर। पहली चीज ये थी कि उसने एम्परर्स लीग बनाई 2 बार, द 3 एम्परर्स लीग वर क्रिएटेड 2 टाइम्स, 1873 में और 1881 में, है ना। ये 3 एम्परर्स लीग जो थी, इट वाज एक्चुअली फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। क्यों कॉन्ट्राडिक्शंस में थी, क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड रशिया, उसमें बोथ वर इंपीरियल कंट्रीज एंड बोथ वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर एम्पायर बिल्डिंग, बोथ वर क्लेमिंग एरियाज एंड हेंस यू विल फाइंड कि दे वर कंटीन्यूअसली इन द कॉन्फ्लिक्ट व्हेन इट कम्स टू बाल्कन और द ईस्टर्न क्वेश्चन। और इसी के कारण हमको ये पता चल रहा है कि फर्स्ट टाइम जब बनती थी वो भी टूट गई, व्हेन द फर्स्ट टाइम द 3 एम्परर्स लीग वाज मेड, इट वाज ब्रोकन डाउन, ठीक है। अगेन यू विल फाइंड कि
जब सेकंड टाइम बनाई जाती है थ्री एम्परर्स लीग तो वो भी टूट जाएगी। इवन इन द सेकंड टाइम व्हेन द थ्री एम्परर्स लीग वाज मेड इट वाज एक्चुअली शटन डाउन सर, वो फिर से टूट जाती है। टूट नहीं थी, इट वाज बाउंड टू हैपन सर, क्यों इट वाज बाउंड टू हैपन? क्योंकि वो लीग चलने के लायक ही नहीं थी सर। रशियंस को 1890 तक आते आते स्वाद चखना शुरू हो गया। और रशियन को क्यों स्वाद चखना शुरू हो गया? क्योंकि रशियंस को समझ में आ रहा था कि वर्तक धोखा हो रहा है सर, ठीक। हम लोग को काउंटर किया जा रहा है बाय क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ लीग्स एंड वी आर नॉट बीइंग परमिटेड टू गेट द सिस्टम विद अस। हम लोग को जितना एम्पायर बिल्डिंग करना चाहिए वो सब तो मिल ही नहीं रहा है सर, ठीक है। रशिया धीरे 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 ये थ्री एम्परर्स लीग से दूसरी बार जब जुड़ा था वो भी बाहर निकल गया। 1881 में वो जुड़ा था सेकंड टाइम में थ्री एम्परर्स लीग में सर, ठीक है। वो वहां से फिर बाहर निकल गया 1879 के बाद जुड़ा था प्रिसाइसली। नहीं सर, गेटिंग अपॉइंट है। बर्लिन कांग्रेस के बाद अलग हुआ था थ्री एम्परर्स लीग, फिर 2 साल के बाद फिर से टेलीग्राम भेजा गया, फिर से एस्टैब्लिश किया गया सर, ठीक है। अब सवाल ये है कि व्हाई रशिया वॉकड आउट ऑफ द थ्री एम्परर्स लीग सेकंड टाइम? व्हाई रशिया वॉकड आउट ऑफ द थ्री एम्परर्स लीग सेकंड टाइम? ये क्यों वॉकआउट कर रहा है? उसके पीछे का कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट रशिया वॉकिंग आउट ऑफ द थ्री एम्परर्स लीग, ठीक है। तो 2-3 कारण आपको यहां से दिखेंगे सर, ठीक है। हमको ये पता चल रहा है कि रशिया को एक डर था कि जर्मनी ऑस्ट्रिया को ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। जर्मनी ऑस्ट्रिया को ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। दूसरा हमको ये भी पता चल रहा है कि रशिया ने इटालियंस के साथ भी ट्रीटी करवाई थी, करवाई कि नहीं करवाई? अभी हमने देखा ट्रिपल अलायंस बना 1890s तक। तो देन यू विल फाइंड कि दिस गाइस प्रिसाइसली द रशियंस आर फीलिंग इनसिक्योरिटी। बोले यार ये तो थ्री एम्परर्स लीग बनवाई थी, अब इटली के साथ क्यों चले गए? और फ्रांस उस टाइम के अंदर उभर के आया था। फ्रांस को भी अब लग रहा था कि भाई नाउ वी शुड असर्ट आवर पावर एंड लेट अस टॉक टू द रशियंस। रशिया के साथ बात करके कुछ हो सकता है तो अपन कुछ गेम करेंगे सर। तो 1894 में पहली बार हमको ये पता चला कि द रशियंस एंड द फ्रेंच केम टुगेदर। द रशियंस एंड द फ्रेंच केम टुगेदर बिकॉज द इटालियंस, जर्मन्स एंड ऑस्ट्रियंस केम टुगेदर। और वो तो टूनिशिया की मैटर में फ्रांस को लड़ता था ना। अब ये सब रशियंस का तो अपन कुछ गेम करेंगे सर। तो 1894 में पहली बार हमको ये पता चला कि द रशियंस and the French came together. The Russians and the French came together because the Italians, Germans and Austrians came together. और वो तो टूनिशिया की मैटर में फ्रांस को लड़ा था ना सर। अब ये सब घटना हो रही थी 1894 में, तब आपको ये सवाल होना चाहिए कि बिस्मार्क ने फिर क्यों डिप्लोमेसी नहीं की? 1894 में ये सब के सब इकट्ठे हो गए तो बिस्मार्क कुड हैव प्लेड डिप्लोमेसी वन मोर टाइम। प्रॉब्लम है बिस्मार्क मर चुका है, बिस्मार्क इज आउट ऑफ द गेम सर। और इसी के कारण अब डिप्लोमेसी को काउंटर किया जा रहा है सर। बिस्मार्क को हटा दिया गया है फ्रॉम हिज अथॉरिटी, मर चुका है मतलब अथॉरिटी हटा दिया गया है। जर्मनी के राजा उसको हटा देते हैं, काइजर विलियम II सर। कहते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू कंटिन्यूइंग द चांसलरशिप, है ना, अब मैं अपना गेम कर रहा हूं सर। बिस्मार्क ने कहा था राजा गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हो, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, प्लीज बी श्योर, बहुत प्रॉब्लम होगा सर, ठीक है। थ्री एम्परर्स लीग टूट गई सर। थ्री एम्परर्स लीग टूटती है, ऊपर से रशिया और फ्रांस थे। हमको पता चला है कि रशिया और फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन भी इकट्ठे हो गया। समझ में आ रहा है? तो होता यह है कि ऐसी परिस्थिति का सर्जन हुआ कि जो फ्रैंको रशियन अलायंस था, क्या था? फ्रैंको रशियन अलायंस था सर, ठीक है। वो फ्रैंको रशियन अलायंस चलते 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 भविष्य के अंदर ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगा तो उसी से ही तीनों के तीनों कंट्रीज इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल एंटिटी। तो ट्रिपल एंटिटी सर। रशिया और ब्रिटेन अपने इंटरनल डिफरेंसेस को भूल जाते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों कंट्रीज सेंट्रल एशिया के अंदर फाइट कर रहे थे, इंडिया को लेके, ईरान को लेके। तेल लेने गया सर भारत में, देखा होगा आपने 1907 के बाद लॉर्ड कर्जन जब भारत से विदाई लेता है सर, ठीक है। तो देन द रशियंस केम टू द टर्म्स एंड द ब्रिटिश आल्सो केम टू द टर्म कि भाई कुछ भी हो जाए हम अपने डिफरेंसेस को भूल जाएंगे सर, ठीक है। तो होता यह है कि यहाँ ट्रिपल एंटिटी की फॉर्मेशन होगी सर। तो बिस्मार्क की जो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है, जहां वो कह रहा था कि मैं इनको इकट्ठा नहीं होने दूंगा, वो टूटा कि नहीं टूटा सर? तो ट्रिपल अलायंस या बेसिकली पहले थ्री एम्परर्स लीग टूट जाती है। थ्री एम्परर्स लीग टूट गई और थ्री एम्परर्स लीग टूटने के कारण रशिया जो इनके एम्परर सिस्टम का पार्ट था वो अलग हो गया सर, ठीक है। समझे नहीं समझे? तो पहली पॉइंट आपको समझ में आई, यू गॉट द पिक्चर क्लियर कि भाई कैसे डेवलपमेंट होता है आगे सर, ठीक है। अब बातें और आगे चली सर, है ना। एज एंड व्हेन द थिंग्स प्रोग्रेस्ड वी विल फाइंड कि एक साइड के ऊपर रशिया की लीग टूट गई, थ्री एम्परर्स लीग टूट जाती है, 3EL गॉट ब्रोकन डाउन सर। अब सेकंड आगे बात चलती है। दूसरी थी बिस्मार्क ने एक और लीग बनाई थी जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल अलायंस। इसमें कौन हुआ करते थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। इसमें कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। रशिया जॉइंड अ न्यू एंटिटी कॉल्ड एज ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। फ्रांस को तो मौज आ गई, बोले कोई तो आया मेरे पास, ठीक है। फ्रांस को तो मौज आ गई 1894 में। 1894 में ये हुआ कि ये दोनों इकट्ठे हो गए। 1905 तक आते आते या 1907 तक आते थे ब्रिटेन और फ्रांस भी इकट्ठे हो गए, सॉरी ब्रिटेन और रशिया भी हो गए, और ये दोनों तो इकट्ठे थे ही सर, दे वर ऑलरेडी टुगेदर सर, ठीक है। तो फ्रांस को तो जान में जाना ही 1890 के बाद, बोले हाँ कोई तो आया मेरे साथ, ठीक है। तो देन यू फाइंड कि फ्रांस की ऊपर पिक्चर क्लियर हो रही, फ्रांस अभी डेवलप हो रहा है, फ्रांस रिपब्लिक बन गया, फ्रांस में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक ना, तो डेमोक्रेसी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रिटेन मदद कर रहा है, बोले तुसी भी डेमोक्रेसी, ऐसी भी डेमोक्रेसी है ना, सारी पार्लियामेंट्री सिस्टम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिस्टम्स है ना, आप भी काम करिए हम भी काम करेंगे साथ में मिलकर सर। बात आगे चली। थ्री अलायंस में बिस्मार्क की क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? लेट मी द थ्री अलायंस, जहां जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली इकट्ठे हुए थे। ये जो थ्री अलायंस है, ये थ्री अलायंस के अंदर भी लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम इसके लिए था क्योंकि ये थ्री अलायंस के तहत बिस्मार्क फिर से एक मिशन इम्पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये थ्री अलायंस के अंदर उसने इटालियंस को साथ में लिया था, पर इटालियंस का उतना कोई यूज था नहीं सर। ये थ्री अलायंस में हिस्टोरियंस का मानना है कि इट शुड बी द ब्रिटेन हु शुड हैव बीन ऑन बोर्ड रेदर देन द इटालियंस। और अगर उसने ब्रिटेन को ऑन बोर्ड किया होता तो यहाँ पे जो रशिया के साथ जो अलग है ना संगम हो रहा था वो ना होता सर। थ्री अलायंस की उसके थोड़े टाइम के बाद हमको ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे बिस्मार्क रिटायर्ड हो जाता है सर। और इसी के कारण काफी लोग ये कह रहे हैं कि बिस्मार्क ने जो पूरी की पूरी सिस्टम बनाई थी, जिसे बिस्मार्क सिस्टम के रूप में, जैसे मेटरनिक सिस्टम थी, उसके कारण अलायंसेस, काउंटर अलायंसेस, डील्स एंड सीक्रेट डील्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुपिंग्स होने की शुरुआत हुई, एंड दिस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। गेटिंग अ पॉइंट सर, समझो आप लोग। तो आपको कभी-कभी पूछता है कि हाउ फार डू यू एग्री दैट बिस्मार्क्स अलायंस सिस्टम वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड द फर्स्ट वॉर? तो हम लोग कह सकते हैं द बॉल वाज रोल्ड बाय बिस्मार्क, बॉल को रोल किया गया था बिस्मार्क के द्वारा सर, ठीक है।
And then, because of the insecurity, because of the fears generated into the minds of the kingdoms and the states at that time, sir, when he started taking into different alliance system and the deals, humiliation of France, getting a point, है ना? So we will find कि iron and blood, rat race की जो शुरुआत होती है, और फिर उसके बाद we will find कि फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ माहौल बन जाएगा सर। बिस्मार्क को मानना था कि alliance can be the basis for every problem solution. Alliance can be the problem for every problem, anything सर, कोई भी चीज होती है डिप्लोमेसी में सब alliance के रूप में करेंगे सर। प्रॉब्लम मेरे साथ छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज के लिए भी आप alliance बनवाया है। आपने जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रशिया को इकट्ठा किया तो ब्रिटेन बौखलाएगा कि नहीं बौखलाएगा? आपने जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली को इकट्ठा किया तो क्या फ्रांस बौखलाएगा कि नहीं बौखलाएगा? उनको इंसिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी? आप जब ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहे हो तो रशिया बौखलाएगा कि नहीं बौखलाएगा? बोले हमारे साथ क्या हो रहा है? ठीक, तो यू विल फाइंड कि लोगों को इंसिक्योरिटी हो रही है अलग अलग प्रकार की, ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है सर, है ना? बिस्मार्क सबके साथ गेम कर रहा है सर। ठीक, तो 1871 से 1890 के बीच में बिस्मार्क ने बहुत सारी अलायंसेस की। बिस्मार्क के हटने के बाद काउंटर अलायंसेस की शुरुआत हुई। बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी के लोग कहते हैं कि ये फेलियर था, मैं फेलियर नहीं मानता हूं, क्योंकि 20 साल तक बिस्मार्क के सामने काउंटर अलायंसेस नहीं हुई। काउंटर अलायंसेस हुई आफ्टर, जैसे जर्मनी के अगेंस्ट में रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस इकट्ठे हुए 1894 onwards से। पहले रशिया और फ्रांस 1894 में इकट्ठे हुए, 1907 में ब्रिटेन और रशिया इकट्ठे हुए, ब्रिटेन और फ्रांस में भी 1900 तक आके सेटलमेंट हो गया सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये दर्शाता है कि बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी अगर फेलियर होती तो बिस्मार्क इन सबको एक साथ 20 साल तक इकट्ठा किया कि नहीं किया सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। बिस्मार्क ने ट्रिपल अलायंस की जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के अंदर। वो ट्रिपल अलायंस भी उसकी मृत्यु तक सक्सेसफुल रहती है सर, वो मतलब वो जब तक पावर में था सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। होता यह है कि बिस्मार्क 1890 तक एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स रहेगा, 1871 से लेके 1890 तक, फॉर द 20 years बिस्मार्क विल बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। व्हाई ही वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स पता है? क्योंकि द किंग ऑफ रशिया कैसर विलियम ऑलवेज यूज्ड टू सपोर्ट बिस्मार्क। बोले तू मेरा भाई है, तू जो करेगा वो सही होता है, तूने जो लीग बनाई है इंडियन प्रीमियर लीग, ये लीग पता नहीं, मेरे को पूरा भरोसा है तेरे ऊपर सर। ठीक, एंड बिस्मार्क हमेशा कह रहा है कि आई एम द फेथफुल सर्वेंट ऑफ द किंग कैसर विलियम। बिस्मार्क कभी ये नहीं कहता है कि आई एम द एम्परर माय सेल्फ। बिस्मार्क इसके लीग भी बना, ऐसा नहीं कह रहा कि दिस इज बिस्मार्क्स लीग, उनके नाम पे लीग बनाया क्या जाता? बोले ड्राई काइजर बन। ड्राई काइजर बन का मतलब क्या? बोले तीन राजाओं का हमने लीग बनाया सर, बैंड बनाया। बन का मतलब होता है बैंड सर, लीग सर कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। सो द प्रॉब्लम वाज दैट कि बिस्मार्क ने अपने आयरन चांसलरी को एस्टैब्लिश किया। आयरन चांसलरी समझ में आया? आयरन चांसलरी का मतलब ये है कि बिस्मार्क इज ट्राइंग टू कंटेन दिस थिंग, एंड बिस्मार्क यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ सब कुछ अपने पॉलिसीज के थ्रू कर रहा हूँ। बिस्मार्क ने ऐसे फॉरेन अलायंस बनाए हैं, ये फॉरेन अलायंस के थ्रू सैटेलाइट सिस्टम बनाई थी सर। बिस्मार्क जिस तरह से पीस एंड सोशल ऑर्डर को क्रिएट कर रहा है, इसके कारण हमको ये पता चल रहा है कि जर्मनी का विकास हुआ। 1890 तक आते आते इसमें से कोई भी सिस्टम डिसइंटीग्रेट नहीं होती। तीन एम्परर की लीग पहली बार डिसइंटीग्रेट हुई तो बिस्मार्क ने उसको फिर से रिवाइव किया। 1873 में पहली बार बनी थी, 78 में टूट गई, 1881 में फिर से बनाएगी। बोले नहीं, अब फिर से इकट्ठे होते। ये दर्शाती है स्टेट्समैनशिप को। ब्रिटेन के साथ उसकी फॉरेन पॉलिसी अब देखोगे तो उसने हमेशा अवॉइड किया है, बोले नहीं करना है, कॉलोनीज के ऊपर भी नहीं जाना है। स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका होता है बर्लिन में, और उस टाइम पे यूरोप का राजा था प्रैक्टिकली, जो नेपोलियन ने किया था वो बिस्मार्क कर रहा था। अभी नेपोलियन युद्ध करके कर रहा था, बिस्मार्क दिमाग से कर रहा था, दिमाग से कर रहा था। बाप जागीरदार था, एरिस्टोक्रेट था, मदर सिविल सर्वेंट की फैमिली से बिलोंग कर रही थी। उसको जो दिमाग मिला कि मम्मी के वहां से मिला है, ननिहाल से मिला है। ठीक है, बिस्मार्क का उसका फादर तो एरिस्टोक्रेट था, मैंने आपको बताया ना, वो तो थोड़ा नौटंकी बात था अपने कॉलेज डेज में तो सर, है ना, जानता मेरा बाप कौन है सर। ठीक है, मदर से भी वही चल रही थी उसको, मदर सिविल सर्वेंट थी उसके मामा जी और नाना जी सर, और मदर बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ सिविल सर्वेंट, दिमाग वहां से मिला है। शरीर वरी जो मिला है उसका, कद काठी जो है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, वो मिला उसके फादर से सर। वो बर्लिन की यूनिवर्सिटी में जाके, है ना, उस रात अपन 2 बजे तक किया, प्रोफेसर को सभी चढ़ाई, बोला जानता है मेरे को सर। ठीक है, प्रोफेसर कहता है हाँ भाई जानते हैं, अभी तुम जाओ अपना काम करो सर। ठीक, तो देखो परिपक्वता इंसान को बाद में नहीं आती है सर। ठीक, किसी ने सोचा नहीं था कि ये बंदा मास्टर डिप्लोमेट बनेगा, और किसी ने सोचा नहीं था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करेगा सर। गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे? ही वुड बिकम अ मास्टर डिप्लोमेट एंड क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 30 साल तक यूरोप में लड़ाई नहीं करवाई सर। वाया दी अलायंसेस, लोग कहते हैं बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी फेल थी, तो आप लिख सकते हो कि इफ इट वाज अ फेलियर इन द अलायंस सिस्टम, तो 30 इयर्स यूरोप वाज एट पीस। आप 1780 से लेके 1870 तक का इतिहास उठा के देखोगे साहब, 80 साल में यूरोप ने सैकड़ों लड़ाइयां देखी थी। ये बिस्मार्क था जिसने अलायंस सिस्टम के थ्रू एक दोनों कंट्रीज को ऐसा बांध के रखा तो लड़ाई ना हो सर। बोले कहीं और लड़ाई होगी तो आग मेरे यहाँ लगेगी। उसका इंटरेस्ट था जर्मनी का सर, हिज इंटरेस्ट वाज टू सिक्योर जर्मनी टू दी फाउंडेशन पोजीशन, है ना, वो कुछ भी हो जाए बोले उसको सिक्योर कर। उसको डर था वहां फ्रांस में आग लगेगी तो मेरे यहाँ आएगा, वहां आग लगेगी मेरे यहाँ आएगा सर। इसके लिए जब ट्यूनीशिया का मैटर आया तो फ्रांस को इंस्टिगेट कर दिया, बोले तुम जाओ सर ट्यूनीशिया ले लो, थोड़ा तुमको भी मजा आएगा सर। प्रैग्मेटिज्म है ना उसके अंदर। गेटिंग पॉइंट। दूसरा हमको ये भी पता चल रहा है कि बिस्मार्क ने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू वॉर को अवॉइड किया, स्टेबिलिटी दी, पीस दी, पूरे यूरोप को दिया है सर। इस पीरियड में देखोगे द होल ऑफ यूरोप वाज गेटिंग दी बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देख लीजिएगा सर, फ्रांस का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। अब इस पीरियड में देखोगे तो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वहां नेशनलिज्म और नेशन बिल्डिंग की शुरुआत हो रही है। जो ईस्टर्न क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे इंपीरियलिज्म के साथ, तो यू विल फाइंड कि नेशन बिल्डिंग इज आल्सो गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली एट दैट टाइम सर। गेटिंग पॉइंट। तो रशिया जैसा रशिया भी विकास कर रहा है, ठीक है, उतना नहीं कर रहा है, पर रशिया में भी थोड़े रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए। गेटिंग पॉइंट। तो जब तक बिस्मार्क ना लीग टूटी, ना अलायंसेस टूटी, ना सीक्रेट अलायंसेस होती उतनी बड़ी मात्रा में, वो सब बिस्मार्क के बाद होती है। ऐसा क्यों हुआ? तो बिस्मार्क कहता है कि मैं तो सेवक हूँ, किसका है? काइजर विलियम वन का, उसका राजा था। आई एम द फेथफुल सर्वेंट ऑफ काइजर विलियम। ये कभी नहीं कहेगा कि मैं राजा हूँ, प्रधान सेवक ही कहेगा अपने आप को। ठीक, होता यह है कि यू विल फाइंड कि काइजर विलियम वन की मृत्यु हुई ना सर, उसके बाद जो मोनार्की ऑफ जर्मनी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। तो टेम्पररी यू विल फाइंड कि एक और राजा था फेडरिक, और फेडरिक को हटा के उसी साल 2-3 महीने के अंदर काइजर विलियम 2 पावर के ऊपर आया। तो फेडरिक हट जाता है और काइजर विलियम 2 पावर के ऊपर आता है। ये इसकी लीनियरिटी है, इसका नाम हम इसके लिए याद नहीं रखते, किताबों में भी ये लिखा गया 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद नहीं फेडरिक आता है, फिर 2 आएगा। अब 2 आया ना, तब तक कहानी बदल जाती है सर। अब ऐसा क्यों है? तो ठीक है, काइजर विलियम 2 वाज यंग, वेरी डिटरमाइंड। उसने बचपन से ये सब चीजें देखी है।
अपने स्टेट के अंदर क्या चल रहा है, राजाशाही में क्या चल रहा है, वो देख रहा है कि हमारा राजा बिस्मार्क के कहे के ऊपर चलता है। बिस्मार्क कहता है दिन है तो दिन है, बिस्मार्क कहता है रात है तो रात है। हाँ, अब युवा व्यक्ति राजा बना है, कहता है कि अपन बिस्मार्क के गुलाम तो कभी बन नहीं सकते। बिस्मार्क कहता था मैं सेवक ऊपर, प्रैक्टिकली बिस्मार्क वाज टेकिंग ऑल द कॉल्स। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगी ना सर मोनार्की और नोबिलिटी के बीच में। बिस्मार्क वाज अ नोबल, तो चांसलर था, तो नोबल था। तो वही कहानी है सर बिस्मार्क की, बिकॉज ही वाज अ नोबिलिटी क्लास पीपल, द मोनार्क वाज अ वेरी यंग एंड आई वुड से ओवर एम्बिशियस गाय। वो कह रहा है कि भाई नो, आई विल टेक द लास्ट कॉल, आई विल टेक माय डिसीजन। बिस्मार्क सबको डिसाइड करता नहीं चलता है सर। वो स्टेटमेंट देता है कि आई हैव डिस्कवर्ड दैट माय मिनिस्टर्स रिगार्डेड देमसेल्व्स एज बिस्मार्क्स ऑफिशियल और नॉट द काइजर्स ऑफिशियल। बोले मेरे मंत्री अपने आप को ये कह रहे हैं कि वो बिस्मार्क के सेवक है, बिस्मार्क के मंत्री है, ना कि मेरे मंत्री है। कैबिनेट मैं बनाता हूं, नॉमिनल मेरे सिस्टम से चलता है ना मोनार्की के अंदर। एंड देन यू विल फाइंड कि बिस्मार्क को परेशान करना शुरू कर दिया। बिस्मार्क उस पीरियड के समय पे आप पकड़ने की कोशिश करी जिस तरह से सिस्टम को चला रहा था। तो राजा कह रहा है कि मैं नहीं चलाने दूंगा तुमको। बिस्मार्क सीनियर हो गया सर, है ना, गेटिंग अपॉन। बिस्मार्क सीनियर हो गया। बिस्मार्क को ऐसा था कि मेरे लड़के को मैं बिठा देता हूं सर, वो ऑलरेडी फॉरेन सेक्रेटरी था, मैंने ब्रिटेन में एम्बेसडर भेजा था उसको। मैं आपको बताया था ना, हबर्ट बिस्मार्क नाम था, ऑटो वेन बिस्मार्क का लड़का था हबर्ट बिस्मार्क। हबर्ट बिस्मार्क वाज मेड द एम्बेसडर एट द टाइम, है ना, एम्बेसडर के रूप में बिठाया गया था। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल फाइंड कि बिस्मार्क इज कमिंग टू अ कंक्लूजन कि यार ये बहुत भारी हो जाएगा मेरे लिए, वेरी मच प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू रन द स्टेट इन द अफेयर्स एज वेल। ठीक है, नोबिलिटी मेरे साथ में है बट मेरा राजा परेशान कर रहा है सर। तो फिर राजा के साथ उसकी लड़ाई होगी, कंफ्लिक्ट हो जाती है सर। बिस्मार्क बर्लिन से थोड़ा दूर रहने की शुरुआत करता है, बोले मेरे को नहीं काम करना है सर राजा के साथ, मेरी इज्जत ना करे सर। ठीक है, गेटिंग अपॉन। एंड देन यू विल फाइंड कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत बिस्मार्क को लग रहा था कि राजा को ज्यादा चर्बी करे, इट्स बेटर कि मैं अपने काम करने की शुरुआत करता हूं सर। ठीक है, यू विल फाइंड कि इन परिस्थितियों में बिस्मार्क की संघर्ष होने की शुरुआत हुई और यही संघर्ष के दौरान बिस्मार्क कहता है मैं रिजाइन कर देता हूं सर। ठीक है, बोले आई डोंट वांट टू वर्क सर। 1890 तक आ जाते हैं, इतने डिफरेंसेस इनके बढ़ गए अपने राजा के साथ, रिजाइन फ्रॉम पोजीशन, नहीं काम करना। हमको स्वाभिमान बहुत पसंद है। राजा को लगता था कि लोग बिस्मार्क की वैल्यू ज्यादा करते हैं क्रिएटर ऑफ मॉडर्न जर्मनी रहते थे, तो लगेगा ही ना सर। और बिस्मार्क की क्रिएटर ऑफ मॉडर्न जर्मनी रिस्पेक्ट होती है ना, क्यों नहीं होगी सर? उसने उसने फाउंडेशन रखा है मॉडर्न जर्मनी का सर। ठीक है, रियलिटी तो यही है ना, ये क्रिएटेड दिस मॉडर्न जर्मनी सर। गेटिंग अपॉन। हमको ये पता चल रहा है कि राजा कुछ ज्यादा ही पर्सनली हो गया था सर बिस्मार्क को काउंटर करने के लिए। और बिस्मार्क ने जब रिजाइन करने की बात आई तो बिस्मार्क के दिमाग में ऐसा था कि सम क्लास ऑफ पीपल विल कम इन फेवर ऑफ मी, मैं रिजाइन करूंगा तो। बट द प्रॉब्लम वाज दैट बिस्मार्क जब ये 20 साल तक शासन कर रहा था, ही वाज एन आयरन चांसलर। और जब आप आयरन चांसलर के रूप में आयरन फिस्ट बना के शासन करते हो ना सर, समझ में आया कि नहीं आपको? तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपने इंटरनल बहुत सारे एनिमीज क्रिएट किए होंगे। ये जो नया राजा उभर के आया था तो अपनी एम्बिशन दिखा रहा था ना, उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, बोले राजा बराबर है, इसकी बहुत चर्बी चल गई है, 20 साल से इसने परेशान करके रखा है, पूरे जर्मनी को परेशान करके रखा है। गेटिंग अपॉन, समझे कि नहीं समझे? तो पॉलिटिकल स्ट्रगल का इशू था। यू विल फाइंड द इशू वाज रिगार्डिंग द डायनेस्टिकल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल सर। ठीक है, यू विल फाइंड द इशू वाज रिगार्डिंग बिस्मार्क्स वे ऑफ वर्किंग एज वेल सर, है ना। तो बिस्मार्क कहता है कि इट्स बेटर कि नॉट टू वर्क आउट, है ना, एंड आई विल रिजाइन फ्रॉम माय पोजीशन सर। ठीक है, तो यू विल फाइंड कि बिस्मार्क इवेंचुअली कहता है कि भाई मैं रिजाइन कर देता हूं। और 1890 में मार्च महीना था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सेकंड या थर्ड वीक के आसपास का टाइम, तारीख तो याद रखता नहीं मैं कैसे भी। तो मार्च के अंदर बिस्मार्क रिजाइन करेगा, इन द मंथ ऑफ मार्च बिस्मार्क विल बी रिजाइनिंग। और वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पे निकलता हूँ सर। ठीक है, दुआ में याद रखना सर। गेटिंग अपॉन। और यहाँ से बिस्मार्क का चैप्टर खत्म हुआ। जर्मनी के अंदर नए राजा काइजर विलियम II। बिस्मार्क ने नो वॉर, नो वाटर एक्सपांशन, नो कॉलोनाइजेशन का जो आइडिया दिया था, जर्मनी का राजा कहता है नहीं, अब हम लोग कॉलोनीज भी बनाएंगे, इंपीरियलिस्टिक भी होंगे, नेवी बनाएंगे। ब्रिटेन को प्रॉमिस किया था कि नहीं करेंगे। बिस्मार्क जब तक जिंदा था या जब तक वो पावर के ऊपर था चांसलरी के रूप में, तब तक एक भी अलायंस नहीं टूटती। रशियंस को अभी भी भरोसा था कि बिस्मार्क कुछ हो जाएगा। जैसे ही राजा आया, रशियंस एंड फ्रेंच स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। ब्रिटेन एंड फ्रेंच स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। इनकी भी कट्टर दुश्मनी थी ब्रिटेन और फ्रांस की सर। ये पापे मारा गया था, बदन 36 आंकड़ा गया गुजराती मामे पे, तो 36 आंकड़ा समझ में आता है ना सर। ठीक है, लड़ाई झगड़े वाले लोग थे। बट नाउ यू विल सी कि वो दोनों दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं सर। बिस्मार्क ने दोनों को इकट्ठा करवा दिया सर, है ना, समझे? हाँ, फील्ड मार्शल का टाइटल दिया बिस्मार्क ने, कहता है कि दुआ में याद रखना सर। ठीक है, गेटिंग अपॉन। द पायलट हु स्टीयर्ड द शिप्स फ्रॉम सो मेनी स्टॉर्म्स, समझे नहीं समझे? रिटायर्ड द डिप्लोमेट, आर्मी मैन, वो जनरल भी था, आर्मी का अध्यक्ष के रूप में भी था सर। और एक एरा खत्म होता है और एक नए एरा की शुरुआत हुई। ये नए एरा के कारण सीक्रेट अलायंसेस, सीक्रेट डील्स, इंपीरियलिज्म और बढ़ता है। इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतनी इनसिक्योरिटीज बढ़े। बिस्मार्क काउंटर कर देता था इनसिक्योरिटी। उसको लगता था ना कि इनसिक्योरिटीज बढ़ रही है जैसे ही। बिस्मार्क कहता है कि रुकिए रुकिए, क्या चाहिए? चाहिए तो ले लो, युद्ध मत करो। तुम युद्ध करोगे मेरा इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकेगा। ऑब्वियस है ना, इट अफेक्ट्स ऑल द वर्ल्ड, ऑल द सोसाइटी। देखिए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की जो पूरी की पूरी संस्था है ना, वो ऐसे ही काम करती है। आपको ये लगता है कि व्हाई इंडिया टुक द मैटर टू यूएन, है ना, कश्मीर वाला मैटर है, तो वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां और भी पावर जब इंक्लूडेड होते हैं तो दे विल आल्सो थिंक अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट। तो एट टाइम्स उसको एस्केलेट नहीं करने देंगे, दे विल नॉट अलाउ टू एस्केलेट इट अप। क्या हमारे लिए नुकसान हो गया सर कि वे टुक द मैटर टू द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, एक से ज्यादा, पर एक से ज्यादा ताकतें इकट्ठी होती है तो वो अपना देखने के लिए वो युद्ध टालते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में 99 में भी ऐसी हालत हो गई थी, है ना, कारगिल। और 2001 में तो आप देखोगे तो पार्लियामेंट हुआ तो सिचुएशन और टेंस हो गई है। ठीक है, गेटिंग अपॉन, समझ नहीं चलता, समझ में आया कि नहीं आपको? गेटिंग अपॉन। तो ये पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि यू विल फाइंड कि बिस्मार्क वाज अ मास्टर डिप्लोमेट, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। यू विल फाइंड ही बिलोंग टू द आइडिया ऑफ मैकियावेलियन पॉलिटिक्स। और मैकियावेली ने जो कहा था कि भाई अपने नेबरिंग स्टेट को कैसे कंट्रोल करना, किस तरह, वो सब कुछ उसने किया था। यू विल फाइंड ही फैमिली मैन के रूप में काम कर रहा है सर। ये सब जब कर रहा था तो ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज वाइफ, चिल्ड्रन और उन सब के लिए सर। ठीक है, गेटिंग अपॉन।
और जो भी काम कर रहा था अपनी बीवी को बताता रहता था। तो उस टाइम पे लेटर्स लिखा करते थे सर, ठीक है ना, कि आज हम ये कर रहे हैं, आज ये हुआ हमारे साथ, हम वहाँ ड्यूटी करने जा रहे हैं सर आफ्टर दिस पॉइंट, है ना। ये जनरल की खासियत आपको मिलती है सर। आप देखिए कि जब 71 में ये हुआ सर, बांग्लादेश हुआ, बधाई हो, बांग्लादेश पैदा हुआ, और नियाजी सरेंडर कर रहा था, तो मानेकशॉ साहब ने कॉल किया जगदीप सिंह अरोड़ा को, ईस्टर्न कमांड के चीफ थे ना, बोले अकेले मत जाइएगा, वाइफ को लेके जाइए, इट्स अ ग्रेट मोमेंट इन योर लाइफ, योर बेटर हाफ शुड बी पार्टनर एंड पार्टी टू दैट, यू नो दिस ना सर। उनकी वाइफ जाती है सर, फौजी वाइफ थी ना सर, ठीक है। जगदीप सिंह अरोड़ा के सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सर वहाँ अभी भी सरेंडर हो रहा है, मतलब वाइफ फ्लेयर अप है ना, आखिर में पाकिस्तान कुछ कर देंगे, चिंता मत करिए सर, ठीक है। एंड देन यू सी कि बिस्मार्क ने एक नए यूरोप की कल्पना की सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी, यूरोपियन पॉलिटिक्स को नई दिशा दी सर, समझा आपको, ठीक है। और रशिया की अध्यक्षता में जर्मनी यूनिफिकेशन की कल्पना की, जर्मनी को सुपर पावर बना के लेके आया। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब काइजर विलियम पावर के ऊपर 1890 में, तो जर्मनी के अंदर फिर कहानी बदल जाती है। एंड बिस्मार्क वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट्स एंड मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ यूरोप, है ना। ही शिफ्टेड द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ यूरोप फ्रॉम वियना टू पेरिस एंड फ्रॉम पेरिस टू बर्लिन सर, एंड ही क्रिएटेड द सेकंड रीच दैट वाज सपोज्ड टू बी इमिटेटेड बाय नन अदर देन हिटलर इन द फॉर्म ऑफ थर्ड रीच। गेटिंग पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो ये थी बिस्मार्क की कहानी, थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स के ऊपर आपको समझा देता हूँ कि क्या किया सर। बिस्मार्क ने फ्रांस को ह्यूमिलेट किया, फॉरेन पॉलिसी में फ्रांस को आइसोलेट करना था, देखा कि कौन कौन लोग यहाँ पे फ्रांस के सपोर्ट में आ सकते हैं, सबके साथ मिलिट्री अलायंस की, इसमें चौथा पृथ्वी भी इंक्लूड कर सकते हो। हमने जो चार्ट बनाया था ना, बॉक्स बनाया था, बॉक्स को ड्रॉ कर दीजिएगा सर, ठीक है। 3 एम्परर्स की लीग की जाती है, 3 एम्परर्स की लीग के अंतर्गत इनका प्लान ये था कि मैं तीनों के तीनों राजाओं को नचाऊंगा सर, गेटिंग पॉइंट, ऐसे सब कार्टून आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये था कि ऑस्ट्रिया और रशिया कभी इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के दोनों इंपीरियल थे सर, तो ये वर्कआउट नहीं कर पाई, 1878 तक आते आते। 1878 में बर्लिन कांग्रेस होती है, 3 एम्परर्स लीग खत्म हो गई, इसके बाद मैंने आपको बताया, उसने कहा कि ऑस्ट्रिया को मैं इक्वल पावर का दर्जा देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम होगा। खैर 2 साल के बाद रशिया को फिर से आके हाथ में लेके आया और उसने सेकंड टाइम रिन्यूअल किया 3 एम्परर्स लीग का। और सेकंड टाइम कैसे किया? ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को एक दूसरे में बंटवा दिया, बल्गेरिया रशिया को दिया और बोस्निया हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया को दिया, कहा कि एक दूसरे की मदद करेंगे सर, ठीक है। ये मदद नहीं हो पाती, इसके कारण फिर बाल्कन वॉर्स हो जाएगा, वो बात अलग है सर, ठीक है। इटली के साथ बात कर दी और इटली को कह दिया गया कि भाई देखिए ये जो टूनिशिया वाला फ्रांस कंट्रोल में है सर, वो आपको दिला देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए सर, ठीक है। तो यहाँ ट्रिपल अलायंस होती है जहाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली भी इकट्ठे हो जाते हैं सर, इटली को भी इटली मिल जाती है फ्री के अंदर। इंग्लैंड को कहा कि भाई देखो हम नेवल डेवलपमेंट करना नहीं चाहते, हम यूरोप के अंदर जमीन के ऊपर रहना चाहते हैं, आप समुद्र में रहिए, आप सी रैट है सर, ये शब्द है जर्मनी के अंदर उसने बोले थे जर्मन लैंग्वेज में, हम लैंड रैट है सर, समझ नहीं समझे, हम आप समुद्र के चूहे हो, हम जमीन के चूहे हैं सर, ठीक। जर्मन से वेरी पेक्यूलर अबाउट द लैंग्वेज, उसका ट्रांसलेशन देखोगे, ट्रांसलेशन में ऐसे शब्द निकल के आए सर, ठीक है ना। तो ऐसी कहानी आपको दिखेगी सर, है ना, द जर्मन एम्पायर फ्रॉम 1867 सर, है ना, उसमें किताब में ये सब शब्द आपको मेंशन करके मिल जाएंगे सर, ठीक है। और इन परिस्थितियों में यू विल फाइंड कि बिस्मार्क यहाँ अवॉइड कर रहा था रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, फ्रांस को आइसोलेट करने के लिए, और बेसिकली भविष्य में रशिया के साथ संघर्ष ना वो भी ध्यान रखा गया सर, ठीक है। और इन बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया और जर्मनी को नंबर 1 नेशन बिल्डर के रूप में उभर के आया सर, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न आपको एक दो पूछे गए हैं सर, ठीक है ना, समझ में आया आपको कि जो आगे के टॉपिक से वहां से भी क्वेश्चन आया है सर। सो पूछा गया है कि द बर्लिन कांग्रेस ऑफ 1878 failed to unlock the eastern question, though there was no major war in Europe for nearly 3 decades after the treaty of Berlin, it contained the seat of many future wars। तो आज मैंने इसका प्रीफेस आपको पढ़ाया बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी के थ्रू सर, ठीक है ना। आज हमने इसका प्रीफेस देखा, कल इसको डिटेल में देखेंगे बर्लिन कांग्रेस को, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न क्वेश्चन एंड इंपीरियलिज्म। कल हम लोग इंपीरियलिज्म के ऊपर चले जाएंगे प्रॉपर्ली, तो उसमें फिर से इसको चर्चा में देंगे कि क्या हुआ था एक्चुअली सर, ठीक है। दूसरी ये प्रश्न यहाँ से 2-3 बार पूछे गए थे सर, ठीक है। The to the Bismarck, the conclusion of the Treaty of May of 20th May 1802 was the culmination of this system। अब this system का मतलब क्या है? अलायंस सिस्टम। ये 20 में 1882 के दिन उसने ट्रीटी की थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली वाली ट्रिपल अलायंस है ना, इसके लिए उसको पूछ दिया है सर। The isolation of France constituted the keystone of Bismarck's foreign policy सर, ठीक है ना। ये दो प्रश्न अभी हमने देखे, तो टोटल 3-4 प्रश्न यहाँ से आए हैं। यूनिफिकेशन के बाद वाली जो कहानी है ना, बिस्मार्क की यूनिफिकेशन के बाद की कहानी है सर, ठीक है। इसको अगर आपने थीम के रूप में नहीं पढ़ा तो आप वर्ल्ड वॉर को नहीं समझते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर एक ही पॉइंट के ऊपर आएगा, सीक्रेट अलायंसेस एंड ग्रुपिंग्स, उसमें ट्रिपल एंटिटी, ट्रिपल अलायंस, ये सब कुछ आ जाता है उसका पार्ट सर, ठीक है। सामने सामने डीलिंग होना, ये वो होना सर, इन पॉइंट उठाना। पर बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी से आएगा सर ना, जगलरी के ऊपर आएगा, जादूगर हो जादूगर है ना, तू है बड़ा दिलबर, मेरा दिल से अकेला तूने खेला ऐसा खेला, इन है ना। हाँ जादूगर है बिस्मार्क, बिस्मार्क जादूगर है भाई, खतरनाक जादूगर है सर, ठीक है। उसने जो जादू किया है उसने पूरे जर्मनी को यूनिफाई किया भाई सर, ठीक है ना। कहा गया सर जादूगर में, जादूगर मैंने कहीं पे डाला हुआ है सर, ठीक है। ये कुछ तो किया है सर हमने, नहीं है सर, ठीक है। ये डिप्लोमेसी के अंदर किया है सर, ठीक है। हाँ ये देखो ये लिखा है सर, इन्फेंट कैन बी सेंट एट वॉर, ये सब सर डाला हुआ नीम कहीं बनाया था सर, है ना। ये सब ठीक है, ये हुआ आपको फिटिंग है ना। तो बाकी नेशन स्टेट का फॉर्मेशन है अलग अलग प्रदेश के रूप में सर, है ना, भूल गए होंगे सर, है ना। कल मैं दिखा दूंगा कल परसों सर, ठीक है। बट होपफुली जर्मन यूनिफिकेशन खत्म हो गया। अब देखो सिलेबस बता देता हूं हम कहां तक पहुंचे बाय द वे सर। वेट अभी सिलेबस दिखा देता हूं आपको। आप में से काफी गोलू बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिलेबस पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं अभी से, ठीक है। क्योंकि वी आर इंटरकनेक्टिंग बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग इंटरकनेक्ट कर रहे हैं और ऐसे टॉपिक को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते सर, ठीक है, समझिए वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द थीम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एज वेल सर, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 1 के कारण भी आपको मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना। टोटल वॉर्स के जो कॉजेस है वो पीछे हो गए सर, है ना। तो हमने ये खत्म कर दिया बाय द वे सर, है ना। वी हैव कवर्ड दिस ऑल द टॉपिक्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सब कुछ खत्म हो गया। आज मेरे को वो भेज दीजिएगा ना इसका क्लास की आपने जो स्क्रिबल किया होगा नोट्स, 2-3 लोग भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे सर, है ना। मैं इसी में से स्लाइड बना दूंगा जो फिर मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर से सर, ठीक है। डीएम कर दीजिएगा, ग्रुप पे मत भेजिएगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने कवर कर दिया है, नेशनलिज्म कर दिया है सर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स बाकी है, ये ईस्टर्न क्वेश्चन का पार्ट है सर, है ना। और इंपीरियलिज्म सर कल हम लोग देखेंगे। हमने 19th सेंचुरी रिवॉल्यूशन देख ली है। 19th सेंचुरी रिवॉल्यूशन में 1830 1848 नेशन बिल्डिंग के साथ क्या क्या घटनाएं हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ हमने देख लिया है। तो आई गेस इंपीरियलिज्म कल करेंगे, एक क्लास में हो जाएगा ये क्लास में, क्योंकि इसकी थीम करनी है, इसकी बॉल बॉल कमेंट नहीं देखनी होती, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और फिर फाइनली हम लोग सीधे चले जाएंगे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के क्लासेस में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसके बाद फासिज्म और नासिज्म ग्रो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया कि नहीं। इसने क्या किया है कि वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ऊपर फासिज्म नासिज्म डाल दिया,
गेटिंग माय पॉइंट, सब कर लेंगे, चाइना वाइना जो भी है वो सब कर लेंगे। देखो बहुत सारे कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से प्रश्न ही नहीं आया है। एक बार खाली देख लेंगे कि कब पहुंचे अंग्रेज, पहला पैर कहां पे रखा, फटाक करके समझे नहीं समझे, फिर वहां के एबोरिजिनल्स को कैसे मारा, एक ही थीम होती है, वहां जाओ कत्लेआम करो, फिर कहो कि हम सिविलाइजेशन करने आए हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये तो कोई बात होती है सर, जाके तुम कत्ल कर दो फिर सिविलाइज करना है, ठीक है। तो हम देख लेंगे, चाइना का देखेंगे, कटिंग ऑफ द चाइनीज लेमन, स्क्वीजिंग ऑफ द चाइनीज लेमन, कटिंग नहीं, द स्क्वीजिंग ऑफ द, चाइना के अंदर नींबू निचोड़ा गया, जैसे स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका होता है ना, अफ्रीका को तोड़ा गया। अफ्रीका का आप नक्शा देखिए, सिंगल लाइंस दिखती है, स्ट्रेट लाइंस, आपने कभी देखा है अफ्रीका ऐसा है सर, यूं लाइन दिखती है, यूं यूं ना यूं। वेट वेट, अरे वेट, आ रहा हूँ खैर, स्टक हो गया था, 1 घंटा हुआ था ना इसके लिए सर। खैर, तो अफ्रीका का पुराना मैप देखोगे ना, इफ ओल्ड मैप ऑफ अफ्रीका 1878 के बाद वाला, 1880s का मैप है ना, 1880 और 1890s का, आपको इस पीरियड में स्ट्रेट लाइंस दिखेगी। क्यों दिखती है पता है? सब इंपीरियलिज्म का पार्ट, समझे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इंपीरियलिज्म विल लीड टू द वर्ल्ड वॉर्स, ये वर्ल्ड वॉर 1 देखेंगे, फिर हम लोग बीच में जाएंगे फासिज्म और नासिज्म के राइज के बीच में, वर्ल्ड वॉर 1 देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन को, रशियन रिवॉल्यूशन इज एन आउटकम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वो अलग से नहीं हुआ। 1917 में रशिया की क्रांति होती है वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे, ठीक है, समझे। चाइनीज रिवॉल्यूशन है वर्ल्ड वॉर 2 का आउटकम है, वर्ल्ड वॉर 1 का आउटकम है ही नहीं सर। तो ये जो है ना रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन जो है 11 नंबर का टॉपिक है, उसको हम लोग तोड़ ताड़ के देख रहे हैं, कुछ ऊपर देख लिया, कुछ बाद में देख लिया सर, और आखिर में फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कहानी शुरू होती है सर। ये सब 1 2 3 4 और 5 5 6 क्लासेस का काम है सर। थीम वर्ल्ड वर्ल्ड कमिटी नहीं, थीम यूएन एज एन इंस्टीट्यूशन में क्या प्रॉब्लम है। तो आई गेस कितने क्लासेस हुए हमारे, 25 हुए ना सर, तो 35 क्लासेस तक हो जाना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री, आराम से हो जाएगा सर। थीमेटिकली मैं आपको थीम करवा रहा हूँ सर, मार्क प्लान ये है कि अगले 10 दिन में हम लोग करेंगे, मार्च फर्स्ट वीक तक फ्री हो जाएंगे, मार्च अप्रैल और मई पूरा रगड़ के मॉडर्न सर, ये बात थीमेटिकली सर है ना। बॉल बाय बॉल आपको क्यों, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए आप अभी भी ये गलतफहमी मत रहिए कि हमने टच नहीं किया है सर, नो वी हैव टच्ड ईच एंड एवरी टॉपिक, इफ यू सी द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन द एग्जैक्टली क्वेश्चन सेंट्रिक हम लोग नहीं कर रहे। क्वेश्चन आपको थीमेटिकली पूछता है, कंपैरेटिव एनालिसिस पूछता है, काउंट केवल और बिस्मार्क की पॉलिसीज के रूप में पूछता है, नेपोलियन के शुरू होकर बिस्मार्क तक कंटिन्यू, तो वो तभी समझ में आएगा जब आपको पूरी थीम समझ में आ रही है सर। जर्मनी कैसे लेटर पॉलिटिक्स में, ये कहा गया प्रश्न, ये वाला प्रश्न सर, यू सी दिस क्वेश्चन कि जर्मन यूनिफिकेशन इंटरनल पॉलिटिक्स में कैसे अफेक्ट करता है। देखिए ये थीम समझ में आ रही है आपको कि इनके यूनिफिकेशन में कॉन्टेक्ट था, बट इटाली कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अफेक्ट नहीं करेगा जितना जर्मनी करेगा सर। ये प्रश्न ही इसी के ऊपर इलुसिडेट पूछा है, मतलब आपको अलायंसेस लिखनी है बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी, इटालियन यूनिफिकेशन में उसके बाद भी इटली उतना स्ट्रांग नहीं हुआ। इटली ऑलवेज यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ यस मैन, समझ में आ रहा है, मैं चलाना है मेरे साथ, मैं तुम आओगे, हाँ मैं अलायंस करोगे, मैं जर्मन कहते हैं यूं खड़े होगे, ले मैं चौड़ा होकर खड़ा होगा, क्या कर रहा है, मैं कंट्री बन गया, समझ आप लोग, आप मारोगे सब उठा के, ये फर्क पड़ता है सर, है ना। हमका चाहिए फुल इज्जत, केड़ी में है ना, हमका चाहिए फुल इज्जत वाली फीलिंग होती है ना सर, फुल इज्जत वाली कहानी फिर यहाँ शुरू होगी जर्मन की, तो इज्जत के चक्कर में फिर वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ब्रिटेन कहता है मैं तुमको इज्जत नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव द रिस्पेक्ट, वो कहता है कि हम नंबर 1 है सर, समझे आप लोग, ठीक है। ग्रीन समझ में, चार्टिस्ट मूवमेंट के प्रश्न देखिए, आपको एक इटालियन यूनिफिकेशन का क्वेश्चन दिखाता हूं, रुकिए 5 मिनट रुकिए सर, आज संडे टाइम है मेरे पास, तो 2 दिन से तो बहुत भगा दौड़ी चल रही थी, आज थोड़ी गाड़ी मेरी पटरी के ऊपर आई है सर। क्वेश्चन देखिए सर, 5 मिनट रुक जाइए, संडे ही है ना, आप तो ऐसे भी ब्रश करने जाओगे सब लोग, संडे को कोई काम भी नहीं तो ऑफिस ये वो सर, ठीक है। हमारा तो काम चालू है, टेस्ट क्विज भी वो करा देंगे सर। देखिए इटली के ऊपर से क्या प्रश्न आया सर, आप स्लाइड्स और लेक्चर्स को देखिए और उसमें से आप थीम पकड़ लीजिए और क्वेश्चन पेपर को साथ में रखिए सुबह, तो आप उसमें से उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो आपको रेलेवेंट लगती है सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ देखो ये प्रश्न हमने आपको पिछली बार बताया था कि मजीनी के लिए इटालियन नेशनलिज्म की विचारधारा क्या है सर, हाउ इटली वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन टू नेशन स्टेट, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हाउ, ये मेटरनिक ने कहा था ना, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बोले ये तो ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, ये क्या है सर, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, गेटिंग पॉइंट है ना, समझे नहीं समझे, ये हमने देख लिया था। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन ऑर्डर, है ना, वियना ऑस्ट्रिया फ्रांस ये सब पराजित हो गए, पोप पराजित हो गया, पूरी बन गई सर, ये हमने देखा था। इसके अंदर चार्टिस्ट मूवमेंट देखिए सर, यू सी द चार्टिस्ट मूवमेंट सर, the Chartist movement failed to achieve its stated objective, but it succeeded in seeding the ideas of representative democracy should include all citizens. इनकी डिमांड क्या थी, याद करो, नहीं दिखा था, मैं आपको स्लाइड में डाल दूंगा सब कुछ, आजकल मैं आपको स्लाइड मिल जाएगी। हाँ रिप्रेजेंटेशन था नहीं था, 20 वर्ष के अबव, प्रॉपर्टी के क्वालिफिकेशन हटा दो, वोटिंग क्वालिफिकेशन को एनलार्ज कर दो, रिप्रेजेंटेशन में कम ज्यादा पॉपुलेशन पे ज्यादा एमपी होने चाहिए सर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाए, वो तो 1920 के बाद फुलफिल होते हैं, पर आइडिया तो दे दिया था ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, ठीक है, पढ़ा था ना मुझे। राइज ऑफ नेशनलिज्म अक्रॉस नेशंस शटर्ड द चेन्स विल हेल्प द टुगेदर एम्पायर्स ऑफ मॉडर्न यूरोप, राष्ट्रवाद के कारण बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो गए, कल हम लोग देखेंगे टर्की ऑस्ट्रिया, फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है सर, ठीक है। The passing of the Reform Act marked the real beginning of modern party system in England. In real sense, the present political system in England dates from 1832. ये शायद कल आपको बताया था मैंने, ठीक है। एक ये प्रश्न आया था, change in Britain came comparatively peacefully through a democratic process. In the first half of 19th century, the model of functioning democracy through a ballot box was successfully put in place. The whole 1830 से लेके 1860s तक का, ये 1840s तक का जो पूरा चार्टिस्ट मूवमेंट है, रिफॉर्म एक्ट, पहले रिफॉर्म एक्ट से शुरू हुआ था सर, वहां से चार्टिस्ट एक्ट तक कैसे बदलाव आया सर, कैसे बैलेट बॉक्स को इंपोर्टेंस दिया गया, कैसे पार्टी सिस्टम निकल गया, ये पूरी हमने थीम ही देखी थी उस दिन, आपको ना बताऊं ना, मैंने 2 घंटा 25 मार्क का प्रश्न पूछा था भाई, ये रहा 25 मार्क, बोलो तारा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी थीम पूरा क्लास समझोगे तो ही समझ में आएगा। 2.5 घंटा बैठोगे ना सर, उस दिन हमने 2.5 घंटा बैठे चार्टर मूवमेंट पूरा समझाया था मैंने आपको, कैसे डेमोक्रेटिक स्टेप्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। द रूट्स ऑफ द चार्टिस्ट मूवमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन वर पार्टली पॉलिटिकल एंड पार्टली इकोनॉमिक। चार्टिस्ट मूवमेंट के दौरान बेसिकली कुछ आंदोलन का जो रूट था पॉलिटिकल था, कुछ क्योंकि वर्कर्स थे, वर्कर्स को राइट चाहिए थी नहीं चाहिए थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इकोनॉमिक इश्यूज थे कि नहीं थे वर्कर्स को लेके, पढ़ा कि नहीं पढ़ा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक 10 मार्क में पूछा था। The arguments of free traders were a curious mixture of economy, hard-headedness, social benevolence, cosmopolitan idea and class prejudice. Free traders basically जो आइडिया दे रहे थे वो सबकी मिक्सचर थी सर,
पॉलिटिकल क्यों थे? क्योंकि बेसिकली रिफॉर्म एक्ट के बाद जो पार्टी बननी शुरू हो गई थी, वो पार्टी सिस्टम के अंदर भी आंदोलन हो रहा है ना सर। चार्टिस्ट मूवमेंट बेसिकली जो है वो पार्टी सिस्टम को भी प्रमोट करवा रहा है सर। और पॉलिटिकल राइट्स की तो बात हो रही है ना, चार्टिस्ट मूवमेंट में क्या था, वर्कर्स को इक्वल राइट देने की बात कर रहे हैं ना। तो पार्टी पॉलिटिकल, पार्टी इकोनॉमी सर है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वर्कर्स एंड लार्ज उनका डिमांड बढ़ गया, एंड दे वर माइंडिंग पॉलिटिकल राइट्स सर। दूसरा रिफॉर्म एक्ट, रिफॉर्म के कारण एनलाइटमेंट आया, एनलाइटमेंट के कारण 2 से 3% की आपकी वोटर्स की प्रपोर्शन बढ़ जाती है, तो भी लोग थोड़े बहुत मजबूर हो गए, उनको मिला, मेरे को भी नहीं मिला। हाँ, सुप्रीम को वोटिंग राइट मिला, मेरे को भी नहीं मिला, देन यू फाइंड द सिस्टम विल गो। फ्री ट्रेडर्स तो खिचड़ी थे ना, कुछ इकोनॉमी थे, कुछ सोशल बेनोलेंस वाले थे, कुछ कॉस्मोपॉलिटन थे, क्लास प्रेजुडिस वाले थे। क्लास प्रेजुडिस वाले क्यों थे? क्योंकि उनको मौज थी, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम यहाँ पे एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम को प्रमोट करना चाहते हैं जहाँ अधिक से अधिक लाभ मिले सर। किन पॉइंट है ना, तो फ्री ट्रेड की आइडियोलॉजी है, हमने आपको उसका कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। तो फ्री ट्रेडर्स बिलोंग टू डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल्स है ना, तो वो चाहते थे कि इकोनॉमी को नई तरह से रिफॉर्म करना चाहिए, तो उनके आर्गुमेंट्स के ऊपर पूछा गया सर। किन पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाँ जी भाई, हाँ जी, शांत बनाए रखिए सर। ठीक है। आफ्टर यूनिफिकेशन फोकस वाज अवॉइडिंग आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, नहीं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी शुरू तो हुई थी सर। ये आयरन पॉलिसी बेसिकली होती है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और इंटरनली अगर आप देखोगे तो अपने ऑपोजिशन पार्टीज को खत्म करना वो ब्लड एंड आयरन का ही पार्ट था सर। ठीक है, वो प्रैक्टिकली दिखती नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि नहीं था सर। आयरन चांसलर उसके बाद ही बना बिस्मार्क, बिस्मार्क बिकेम आयरन चांसलर, तो इसी के बाद बना। देखो हर बार जरूरी नहीं कि आप यूज करो। वल्लभ भाई पटेल भी लोह पुरुष थे, तो हर बार उन्होंने सेना का उपयोग किया था, दिमाग से खेला था। किन पॉइंट समझे नहीं समझे? तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कंटिन्यूड बट इन अ वेरी डिफरेंट वे सर। एवरी टाइम इट्स नॉट देयर कि आप मिलिट्री पावर्स को दिखाओ, हर बार सेना भेज दो। किन पॉइंट मॉडर्न इंडिया की बुक बता दीजिए। मॉडर्न इंडिया में 2 किताब करेंगे हम सर। एक ग्रोवर एंड मेहता की किताब है, एस चंद पब्लिकेशन की। ग्रोवर एंड ग्रोवर या ग्रोवर एंड मेहता दोनों एक ही है, क्योंकि पहले ग्रोवर एंड ग्रोवर आती थी, उसमें मेहता साहब ने एडिशन कर दिया। और दूसरी हम लोग क्लासिक पार्टीशन कर देंगे। ऐसे तो 3-4 पढ़नी पड़ती है, पर बाकी सारी मैं करवा रहा हूँ आपको सर। ठीक है, इसमें ना ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का पार्ट बहुत अच्छे से दिया है। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का पार्ट का मतलब है कि जो इनिशियल पार्ट ऑफ हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और ये जो है ये 1750 से बाद से 1947 तक अच्छे से आपको मिल जाएगा। बाकी अदर तो आपको स्लाइड्स में मिलेगा ही सर, स्लाइड्स में तो मसाला रहेगा ही अपना सर। ठीक है ना? चलिए सर, स्पेक्ट्रम भाई ओ किधर स्पेक्ट्रम वेक्टर जमाना चला गया, तुम ऑप्शनल कर रहे हो। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन कोड्स आएंगे ग्रोवर एंड मेहता से। ठीक है, स्पेक्ट्रम इज ओनली फॉर जीएस, वो गाइड है, वो गाइड है सर, इट्स अ डाइजेस्ट। स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली नॉट अ रेफरेंस बुक, वी आर डूइंग फॉर ऑप्शनल माय फ्रेंड। ठीक है, इट्स अ गाइड, स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली गाइड। नवनीत की गाला की आती थी ना हम लोग स्कूल में हुआ करते थे। इंडिया स्ट्रगल की जरूरत नहीं होगी, स्लाइड्स में इंटीग्रेट कर दूंगा विपिन चंद्रा को, विपिन चंद्रा साहब की बुक को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो कोई 1-2 करो सर, ग्रोवर एंड मेहता क्लासिक पार्टीशन। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विल बी कवर्ड इन माय स्लाइड्स ओनली सर। ठीक है ना? क्लासिक पार्टीशन मुझे याद नहीं है, शेखर बंदोपाध्याय ऑथर का नाम है, शेखर बंदोपाध्याय इज द नेम ऑफ द ऑथर। ये एस चंद की किताब होती है, शेखर बंदोपाध्याय। ये हिंदी में भी आती है, दोनों की दोनों ये हिंदी में आती है, प्लासी से विभाजन तक, और इनका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, वैसा कुछ नाम है सर। ठीक है ना? दोनों हिंदी में आती है, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक चलिए सर, है ना? और स्लाइड्स तो मिलेगी इसमें, मॉडर्न में तो स्लाइड्स रेडी है ऑलमोस्ट, है ना? उसमें कुछ पार्ट्स देखेंगे यहाँ पे। चलिए सर, है ना? कल मिलता हूँ, कल इंपीरियलिज्म से शुरू करेंगे। हाँ, तो हमारा वॉलिस्टिक काफी हो गया 25 सेशन में, मतलब ठीक ठाक हुआ है। मुझे लगा कि हमारी स्पीड थोड़ी कम होगी, बट वी आर ऑन ट्रैक। ओके, अभी वर्ल्ड वॉर पहुंच जाएंगे नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में वर्ल्ड वॉर सर, बूम बूम का बूम सर, समझे? वर्ल्ड वॉर में खाली आउटकम ही देखना है सर, कॉजेस तो हमने पढ़ लिया पूरा। एक्चुअली पूरा सिलेबस देखोगे ना, ऊपर से चलते 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 नेशन स्टेट का बिल्डिंग, नेशनलिज्म होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, इंपीरियलिज्म होना, वो सबका सब वर्ल्ड वॉर का कारण होता है। ऑल ऑफ देम कमिंग टुगेदर विल लीड टू द वर्ल्ड वॉर, समझा? ठीक, तो देन यू रियलाइज कि यार वर्ल्ड वॉर इसी को कहते थे। तो हम तो पढ़ते थे कि बोले वहां ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया और सर्बिया को बचाने रशिया आ गया। अरे भाई वो तो सब पीछे हो चुका है पहले से, है ना? अब बॉल कमेंट्री याद रखते हो, पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन, अरे तुम पीछे आगे देखो 20 घंटा 25 घंटा, पता चलता है कि सब कहानी खत्म हो चुकी है। चलिए भाई, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ सर, है ना?